किस किस टाइप के स्कैम्स होते हैं? पहला ब्लैकमेलिंग, दूसरा फाइनेंशियल फ्रॉड्स, तीसरा ट्रेडिंग के नाम पे काफ़ी फ्रॉड्स होते हैं। इंडिया के बारे में बोलते हैं कि हम वर्ल्ड कैपिटल हैं स्कैम्स में। 5 लाख करोड़ रुपए इंडिया से एक साल में चाइना गया है थ्रू स्कैम्स। कि डार्क वेब को गवर्नमेंट बंद क्यों नहीं करवाती अगर इतना कुछ इलीगल वहाँ पे हो रहा है? आज कोई वेबसाइट है, उसका कुछ रैंडम सा नाम है, 2 घंटे बाद चेंज हो गई। किसको बंद कराने कहाँ जाओगे? तो क्या हमारी साइबर सिक्योरिटी किस लेवल की है कि वो हर उसको टैकल कर सकते हैं? जितने केस रजिस्टर होते हैं गवर्नमेंट के पोर्टल्स पे, उनमें लेस देन 1% केसेस पे FIR रजिस्टर होती है और इन्वेस्टिगेशन FIR के बाद में स्टार्ट होती है। 99% केसेस आर जस्ट रजिस्टर्ड। पॉइंट इज कि क्या करना नहीं चाह रहे? नहीं, हम कर नहीं पा रहे। जैसे एयरपोर्ट पे जाते हैं या फिर कहीं शॉपिंग मॉल में गया, वहाँ पे फ्री वाईफाई मिल रहा है। इट्स नॉट सेफ। रेस्टोरेंट्स में कभी भी अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कभी नहीं करना चाहिए। कई बार क्या होता है, चार्जिंग पॉइंट्स लगे होते हैं, ये चार्जिंग पॉइंट नहीं होते। आप जैसे ही उसको कनेक्ट करोगे तो वो चार्ज तो होगा, बट वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा और उसका एक्सेस किसी दूर बैठे बंदे के पास चला जाएगा। एक MMS वायरल हुआ जी, 15, 20, 30, 100 वेबसाइट्स पे चला गया। हाँ। ऐसा कुछ ऑप्शन है कि कुछ ही टाइम में वो सारी जगह से रिमूव हो जाए? एक ऐसी जगह जहाँ पे करोड़ खर्च कर पा रहे हैं, हम उसको नहीं रोक पा रहे हैं, उसको तो पॉसिबल ही नहीं है। वंस इट्स ऑन इंटरनेट, इट्स ऑलवेज ऑन इंटरनेट। आज का एपिसोड हर उस इंसान को देखना चाहिए जो मोबाइल यूज करता है, जिसका बैंक में खाता है, या फिर जिसके घर में कोई ना कोई मोबाइल यूज करता है, या जो CCTV के आसपास रहता है, या जो ऑनलाइन शॉपिंग करता है। यानी कि सबको देखना चाहिए, क्योंकि हमने डिजिटल वर्ल्ड की एक अदर साइड डिस्कस की है। फ्रॉड्स, स्कैम्स, डार्क वेब। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको डरा भी देंगी, लेकिन डरने की बजाय चीज़ों को समझिए, सतर्क रहिए। एंड बहुत ही यूजफुल एंड मच नीडेड एपिसोड है, क्योंकि इसमें जो हमारे गेस्ट हैं मिस्टर अभिषेक परासर, वो साइबर सिक्योरिटी के अंदर काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, काफ़ी एक्सपीरियंसड है, काफ़ी उन्होंने केसेस सॉल्व किए हैं, बहुत अच्छे इजी सिंप्लीफाइड वे में उन्होंने चीज़ों को हमें एक्सप्लेन किया है। तो एंड तक देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एंड ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ईदर नाउ और इन फ्यूचर। सो प्लीज़ एंजॉय द एपिसोड। अभिषेक परासर, राजस्थान से आके, जहाँ के बारे में हमने सुना है कि इंटरनेट भी नहीं है, मोबाइल सिग्नल्स भी नहीं है, टावर्स भी नहीं है, वहां से आप आते हो और बात करते हो और काम करते हो साइबर सिक्योरिटी, डार्क वेब, हैकिंग एंड ऑल दैट स्टफ जी। सो उसके बारे में हम जानेंगे कि ये हुआ कैसे बिना इंटरनेट से, इंटरनेट की इतनी डिटेल में। एंड काफ़ी सारी बातें करेंगे अबाउट डार्क वेब, जैसे कि जो कि आई थिंक आपकी एक्सपर्टीज है। साइबर सिक्योरिटी थोड़ा सा डराएंगे, थोड़े से डर दूर करेंगे, बिल्कुल। एंड काफ़ी सारी आई एम होपिंग कि इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी, क्योंकि हम लोग डिज़ाइनर्स हैं, टेक्निकल, ये आपका पार्ट बिल्कुल ही टेक्निकल है, तो काफ़ी कुछ हमें क्यूरियोसिटी है चीज़ों को जानने की। सो वेलकम टू शालू निशा पॉडकास्ट। एंड या थैंक यू फॉर हैविंग मी। एंड आप लोगों को लिटरली काफ़ी टाइम से देखा है, एंड लोगोज एंड आपके डिजाइनिंग्स बहुत देखा है आपका वर्क। सो एंड दिस इज़ नाइस टू मीट यू गाइज, एंड दिस इज़ माय प्लेजर कि आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल रहा है। एंड आई विल ट्राई कि मैं अपनी नॉलेज का बेस्ट दे पाऊँ, एंड आई विल गिव कि जो हमारी ऑडियंस है वो यहाँ से एक मीनिंगफुल कंक्लूजन अबाउट साइबर सिक्योरिटी, सारे मिसकंसेप्शंस को क्लियर आउट करेंगे, एंड जो भी साइबर सिक्योरिटी के बारे में लोगों को नहीं पता वो देने का ट्राई करेंगे। तो यार थैंक यू फॉर हैविंग मी। बिल्कुल। सो आप अपनी बताओ कि अभी आप एज अ प्रोफेशनल, मतलब आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, या फिर आप अपना बिजनेस करते हो? जी। हमें आपका ये प्रोफेशनली कुछ भी आइडिया नहीं है। एंड देन ये सब स्टार्ट कैसे हुआ आपकी जर्नी? जी। सो ये स्टार्ट हुआ था लाइक जब मैं 11th-12th में था, तो वहाँ से मेरे को आइडिया था साइबर सिक्योरिटी के बारे में, क्या होते हैं, वर्कशॉप्स वगैरह ज्वाइन की थी ऑनलाइन। ओके। जी। तो उसके बाद कोटा गया JEE की तैयारी करने, तो वहाँ पे पता लगा कि डिफ़िकल्ट है। तो ये तो कोटा फैक्ट्री है। फैक्ट्री है। तो वहाँ पे ऐसा हुआ था कि हम फर्स्ट डे था, एंड एक टीचर क्लास में आता है हमारे, वहाँ पे मेरे रूम में बोर्ड लगा हुआ था IIT बॉम्बे का, एंड 96 मैंने स्कोर किया था 12th में। तो उसके बाद लगा था IIT बॉम्बे तो हो ही जाएगा, चूज करना आप कौन सा पास है, कौन सा कंफर्टेबल है। फर्स्ट डे था, एक टीचर आते हैं एंड ही इज़ लाइक तुम पूरी क्लास में
तुम में से किसी का नहीं होगा। अच्छा। वी आर लाइक टॉपर्स हैं हम। नहीं बेटा, वो जिनका होगा ना वो सब टॉप फ्लोर पे बैठे हैं और उनको एचओडीज पढ़ा रहे हैं और ये 8th क्लास से स्टार्ट कर चुके हैं। यू आर लेट। अभी तक आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे और अभी यू आर लेट। तो काफ़ी लगा कि यार मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली, और फिर ये बहुत बड़ा झटका था कि नहीं होगा। ये तो हो गया फिर दिमाग में कि नहीं होगा, टेक्निकली बात करते हैं, प्रैक्टिकली कि नहीं होगा। उसके बाद था कि यार अब क्या करें, तो तभी साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट आया। घर वालों से झूठ बोला कि टेस्ट देने के लिए 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, लैपटॉप भेज दीजिए, ऑनलाइन टेस्ट दूंगा। लैपटॉप आ गया पास में, तो अब कंप्लीटली साइबर सिक्योरिटी में। एंड जेई बहुत गंदे से ख़राब हो गया। एंड लास्टली उसके बाद मैं घर आया, जब सेकंड अटेम्प्ट हुआ जेई का, उसमें घर आके घर वालों की निगरानी में रह के थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ली, तो ठीक ठाक कॉलेज मिल गया। अब अगेन कॉलेज में गए, आईआईटी वगैरह कुछ नहीं, एनआईटीज भी नहीं थी, तो फिर अब कॉलेज में गए, वहाँ जाके पता चला कि कॉलेज भी प्लेसमेंट्स ही नहीं है। एंड फैमिली प्रेशर ऑलरेडी था कि लोअर मिडिल क्लास फैमिली की, खुद से ही करना है। फर्स्ट ईयर की फ़ीस आई 1 लाख के आसपास फ़ीस पे की। फादर की सैलरी काफ़ी कम थी, मतलब साल भर में शायद इतना कलेक्ट हो पाता जितना फ़ीस में जा रहा था। तो फिर डिसाइड किया कि यार अभी नहीं मांगना घर से, लास्ट है ये। तो फिर एक्सप्लोर किया चीज़ों को, फिर देन एंटर्ड इनटू साइबर सिक्योरिटी कि यार ये डोमेन है जिसमें अर्ली इनकम कर सकते हो, मतलब है उस हिसाब का। तो फिर ट्राई दिया, बग बाउंटी एंड ऑल इनके बारे में अवेयरनेस आई। ये तो कॉलेज में आया आपको सारा अवेयरनेस? जी कॉलेज और ये टाइम पे। आपने खुद से सीखा या फिर कॉलेज में स्टडी थी इसकी? और नहीं, कॉलेज में स्टडी नहीं थी एक्चुअली, मेरी बैचलर्स है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में थी, तो वो बिल्कुल अपार्ट है इससे, बिल्कुल भी मैच नहीं करता। तो उसके बाद मैंने स्टार्ट किया साइबर सिक्योरिटी में ऑनलाइन रिसोर्सेज के थ्रू। एंड अगले 2-3 महीने अच्छा से मेहनत करके फिर एक बग बाउंड्री टर्म है उसको एक्सप्लोर किया मैंने कि ये होता है क्या, ये सारी चीज़ें। हमें भी बताओ, बग बाउंटी के बारे में बिल्कुल नहीं हुआ है। जी, अब जैसे क्या होता है, कंपनीज़ के आईटी एसेट्स हैं, उनकी वेबसाइट्स हैं, सर्वर्स हैं, एपीआईज हैं, राइट। तो उनमें क्या होते हैं, बग्स होते हैं, राइट। जैसे अभी एक नॉर्मल सा बग बताता हूँ मैं आपको। लेट्स से आपने कोई पार्सल डिस्पैच किया, एंड ये मैंने एक शार्क टैंक पे आए हुए एक बंदे हैं, उनकी वेबसाइट में रिपोर्ट भी किया है। ओके। तो उन पे क्या होता है कि ऑर्डर ट्रैकिंग आती है। अब उसमें क्या वक्त था कि आप नंबर डाल के और ऑर्डर ट्रैक कर पा रहे थे, ऑर्डर आईडी डाल के ऑर्डर ट्रैक कर पा रहे थे। मैं किसी की ऑर्डर आईडी डालूंगा तो वहाँ पे उसकी पूरी डिटेल आ जाती थी, ये बंदा कौन है, कहाँ रहता है, ओके। ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ गई उसकी। तो ये काफ़ी ख़तरनाक था। इसमें कोई भी ऐसा नहीं था कि भाई ओटीपी मांग लो, एटलीस्ट उससे वेरीफाई करा लो कि सेम पर्सन है या नहीं। तो ये होता है बग, लॉजिकल फ्लो। तो ऐसे क्या होता है, कंपनीज ऐसे अपने वो रखते हैं प्रोग्राम्स को, एंड उन प्रोग्राम्स पे हंटिंग करनी होती है हमें। तो हम क्या करते हैं, उनमें बग फाइंड करते हैं, उनको रिपोर्ट करते हैं, तो वहाँ से हमें पैसा मिलता है। जी ओके, मतलब हाँ। हमारी ही वेबसाइट में क्या बग्स हैं वो आप बताओ। जी अच्छा, वो अपने इन हाउस नहीं रखते, प्रोग्राम्स रन करते हैं? हाँ, देखो इन हाउस होते हैं, बट वही अगेन कि कुछ लिमिटेड टीम है वहाँ पे। और हमेशा ये ऑनलाइन आईटी में बग, आप जैसे सोच रहे हो, मैं जैसे सोच रहा हूँ, दोनों में भी डिफरेंस होता है, राइट। राइट। तो एक डेवलपर ने कोड किया, उसने कुछ सोचा, अब एक बंदे ने टेस्ट कर लिया, उसने कुछ सोचा, बट ये पूरा नहीं सोच पाए। समझ पा रहे हो आप ये चीज़, कि मैं अब तीसरा बंदा आऊँगा, मेरा अपना पर्सपेक्टिव होगा, मैं उस पर्सपेक्टिव से सोचूंगा। तो बग्स मिलना, अभी देखो मेजर कंपनीज में बग मिल रहे हैं जबकि उनकी बहुत बड़ी आईटी टीम है, राइट। ओके। हाँ, तो ऐसे कोई और इंटरेस्टिंग था कि जैसे ये काफी खतरनाक था कि आपको प्रॉपर सिर्फ वो डालने से कोड इन्फॉर्मेशन मिल पाए कि कौन कहाँ रहता है, क्या नाम है। ऐसे कोई और इंटरेस्टिंग बग्स आपको याद हो जो लेटेस्ट फिगर आउट किए हो? मैंने रिसेंटली रिपोर्ट किया है नेटफ्लिक्स में। ओह, नेटफ्लिक्स का बग। जी, उसमें क्या था कि आप ईमेल अनसब्सक्राइब का फीचर होता है कि अगर आपको नेटफ्लिक्स से अपडेट्स नहीं चाहिए तो अनसब्सक्राइब कर दो अपने आप को। अब आप लोगों की जीमेल है, तो ये डिसीजन आपका होना चाहिए अनसब्सक्राइब करना है या नहीं करना। मैं अभी भी आप लोगों की जीमेल को अनसब्सक्राइब कर सकता हूँ, वो बग अभी भी वहाँ पे है। मतलब समझे नहीं। मतलब लेट से आपके पास मेल्स आते हैं ना, अपडेट्स से के रिगार्डिंग, प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग, नेटफ्लिक्स से मेल आते हैं। हाँ जी। तो अब आपका जीमेल है, आपको वो मेल रिसीव करने या नहीं करने, ये आपका डिसीजन होना चाहिए कंप्लीटली। आप ही सब्सक्राइब कर सकते हो, आप ही अनसब्सक्राइब कर सकते हो, राइट। बट मैं आपके किसी के भी जीमेल को वहाँ से अनसब्सक्राइब कर सकता हूँ अभी भी। ये ये बग, आपको डाटा कैसे मिलता है सारा? देखो हमारे पास ना जो बग बाउंटी होती है, इसमें हम क्या करते हैं, वेबसाइट्स को बड़ी डीपली स्क्रॉल करते हैं, उनको देखते हैं कि ये कैसे फंक्शन कर रही है, और फिर कहाँ ग्लिच हो सकते हैं, कहाँ बग हो सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम वहाँ पे करते हैं। तो यहाँ से हमारे टूल्स भी होते हैं और ऑटोमेटेड भी होता है, मतलब मैनुअल भी होता है।
कि हम लोग मैनुअली टेस्ट कर रहे होते हैं, हमने लॉजिक्स लगा रहे होते हैं कि यार ये ऐसे हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो वहाँ से एक दिन स्क्रॉल करते हुए ही मेरे को बहुत दिखा था नेटफ्लिक्स पर। तो ये उनका कोई प्रोग्राम होता है कि नेटफ्लिक्स का भी जैसे कोई प्रोग्राम है कि जिसमें आपने उनको रिपोर्ट किया या वैसे ही कर दिया? जी नहीं, ये थर्ड पार्टी प्रोग्राम्स है। आप कंपनीज हैं, मैं बगंटर हूँ, बीच में थर्ड पार्टी प्रोग्राम है। आपने अपनी कंपनी लिस्ट की वहाँ पे, मैंने को वो कंपनी मिली वहाँ पे, मैंने उस पर हंटिंग स्टार्ट कर दी। ठीक है, तो अब ये प्लेटफॉर्म डिसाइड करेगा, मैंने इसको सबमिट की कि बग है, ये आपको बताएगा कि ये वाला बग है, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी डिसीजन होगा उसके अकॉर्डिंग मेरे को मेरा पे आउट मिल जाएगा। ओके, बट इसमें वैसे ट्रांसपेरेंट हाँ, होगा मैं कुछ भी ये जैसे जानना चाह रही हूँ। देखो करो तुम। कि जैसे आपने बग बता दिया उनको, उनको पता लग गया, वो सोल्व कर देंगे, वो नहीं भी दे तो क्या, हुआ ये है, तो बहुत बड़ा बग है। हुआ है। मतलब बग सब आपने बाउंटी कर दिया, प्रोग्राम सब में। सोल्यूशन भी दे दिया और बता दिया यहाँ पे कमी है, और उन्होंने कहा ओके हमने ठीक कर लिया, आपको कुछ पे ही ना करें या फिर बात भी ना करें। जी, एक्नोलेज नहीं करेंगे कि हमने पैच कर दिया, वो घुमाएंगे कि नहीं इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, हाँ, कि ये यूजलेस है हमारे लिए। बट होता है, बहुत बड़े बड़े टेक जाइंट्स हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं। मतलब वही ना कि मैं नाम लूंगा तो बदनाम हो जाएंगे सॉर्ट ऑफ चीज़ें। काफ़ी सारे लोग हैं कि एक बंदे ने बहुत मेहनत की, एक बहुत अच्छा बग निकाल दिया, अब लेट्स से उसके लिए पे करना पड़ा $4,000, 3.5 लाख के आसपास हो जाता है। तो वो लोग क्या करते हैं, उसे पैच कर देते हैं और कुछ पे नहीं करते। बट ये जो थर्ड पार्टी है ये इंश्योर करते हैं जनरली केसेज में कि वो रिवॉर्ड मिले, बट ये लूप होल्स भी हैं कि नहीं करते, काफ़ी केसेज हैं ऐसे। ओके। जी, एंड आपने अब तक सबसे बड़ा कौन सा ये बग पॉइंट आउट किया और आपको क्या मिला उसमें? जी। तो मैंने अगर रिवॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एक मेरे को कॉलेज में बाउंटी लगी थी, वो थी $3,000 की। उसमें क्या होता है कि मैं किसी के भी जीमेल की डेटा ले पा रहा था। मतलब आप SSO देखो, सिंगल साइन ऑन के पे आपके आता है साइन अप विद गूगल, हाँ जी। राइट। तो वहाँ पे एक SSO का मिसकन्फिगरेशन था, उससे इन्फॉर्मेशन आ जा रही थी, तो वो रिपोर्ट किया। मतलब तो मतलब ऐसा था कि मैं एक वेंडर हूँ, मेरे को SSO चाहिए, तो मैंने गूगल से जाके टाई अप किया कि मेरे को आपकी सर्विस यूज़ करनी है। मैं नहीं चाहता कि यूज़र को आगे सारी डिटेल्स फिल करनी पड़े, आपके पास डेटा है। अच्छा, जो हम जनरली Facebook देखते हैं login का वेबसाइट साइन पे अप विद, कि हाँ साइन अप विद गूगल, तो वो जी, उनको उसके साथ गूगल से टाई अप करना पड़ता है, और Absolutely. उसका पे भी करना पड़ता होगा। जी, उसके लिए पे करना ओके, पड़ता है। इंटरेस्टिंग। तो ये जो लिंक है, इसमें क्या हो रहा है कि एक वैलिडिटी होती है कि इधर से क्लाइंट है वो डेटा मांगेगा, फिर वो सर्वर के पास जाता है, वो यूज़र से पूछता है कि दे दूँ, जैसे आपके पास आता है हाँ आर जी, यू हाँ जी, हाँ हाँ। तो आप यस पे टाइप करते हो, टिक करते हो, एंड फिर वो वेंडर के पास जाता है। अब इसमें क्या होता है कि आप ना इसको बाईपास कर पा रहे थे कि जो यूज़र के पास पॉपअप था ना वो जनरली नहीं जा रहा था, और वहाँ से आपको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन आ जा रही थी। ओके। इसके लिए $3,000 मिला था, जो कॉलेज टाइम पे बहुत बड़ा अमाउंट था। तो यही था। और ऐसे बात करें तो काफ़ी सारे सर्वर्स को रिपोर्ट किया है जो कि टेक ओवर किए। एक इंडिया की भी बहुत बड़ी कंपनी में किया था, बट वहाँ से कुछ पे आउट मिला नहीं। एंड ये होता है कि कंपनीज जनरली पे नहीं करती, एक्नोलेज भी नहीं करती बहुत सारी कंपनियाँ। एंड इसलिए जब कोई कंपनी हैक होती है तो बहुत ज़्यादा सिंपैथी रखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो रिवॉर्ड ही नहीं कर रहे, कर्मा होता है बेसिकली। बस जी। ओके, सो आफ्टर कॉलेज जैसे आपका कंप्लीट हुआ, उसके बाद आप अभी क्या करते हैं? कॉलेज के बाद क्या किया? जी, कॉलेज जैसे ही कंप्लीट हुआ वैसे ही मेरी जॉब लगी, एंड जॉब मेरी साइबर सिक्योरिटी डोमेन में ही थी। जॉब में मैं जॉब कर रहा था एक्चुअली, तो उस बीच में क्या होता है कि हमने एक पेज स्टार्ट कर दिया था, ये इंडियन साइबर क्लब कॉलेज में ही। तो पेज स्टार्ट किया था, तो वहाँ पे बस फन में कंटेंट डाल रहे थे कि ठीक है यार, कोई नहीं कर रहा, अपन करते हैं, क्या पता चल जाए। कुछ आता था नहीं, वो स्क्वायर वाला वो लेते थे पोस्ट का, चारों तरफ लाइंस लगा के बीच में कुछ भी लिख देते थे। उस पर 3-4 महीने तक 3 लाइक आए थे, एक मेरा था, एक मेरे पार्टनर का था और एक मेरी सिस्टर का अकाउंट मैंने बनवाया था, वो था। तो आई वाज लाइक चलो ठीक है। फिर एक उस पर रील थी, वो थोड़ी वायरल गई, उस पर फिर लोग आए। ओके। फिर क्या होता है, थोड़ा ये ट्रेजिक था कि एक फॉलोअर का मैसेज आता है कि यू गाइज हैव टू वर्क हार्ड। क्यों, ठीक ही कर रहे हैं। नहीं यार, एक्चुअली क्या हुआ, कल नाइट को मेरी जो सिस्टर है उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया। आई लाइक व्हाट। तब वो बताता है कि वो टेलीग्राम पे उन्होंने एक फ्रॉड का शिकार हुई, जिसमें क्या होता है कि फाइनेंशियल फ्रॉड था, जिसमें उन्होंने कुछ 10,000 अर्ली डिपॉजिट किया, तो उनको 8-10 दिन में 20,000 मिल गए थे। उसके बाद इन्होंने क्या किया, अपनी जितनी भी ज्वेलरी थी वो सारी बेच दी एंड डिपॉजिट कर दिया, और वो एज यूजुअल जो होता है ब्लॉक हो गए और गायब बंदा। तो बीइंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, ज्वेलरी सबसे बड़ा एसेट होता है। तो अब
समझ में नहीं आया उनको क्या करना चाहिए, तो फाइनली दे डिड दैट। उसके बाद लगा कि यार ये तो फील्ड बड़ा सेंसिटिव है, मतलब मजाक की बात तो नहीं है। फिर अपना डोमेन चेंज किया और फिर मार्केट में आए साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में। ओके। अभी तक थे एथिकल हैकर और हैकर, फिर चेंज करके साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में आए। अब भी हम लोग क्या करते हैं, हमारा खुद का इंडियन साइबर क्लब नाम से हम ऑपरेट कर रहे हैं करंटली। इसमें हम क्या करते हैं, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में लोगों की हेल्प करते हैं, क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करते हैं। लोगों की एज इन लोग तो इन्वेस्टिगेट कहाँ करते हो, तो पुलिस या फिर हमारे गवर्नमेंट ये जी करती है इन्वेस्टिगेट, जी। तो आप उनकी हेल्प करते हो? हाँ, हम लॉ इन्फोर्समेंट के साथ भी काम करते हैं। इसके अलावा हम खुद भी एक एजेंसी हैं जो कि आपके केसेस को इन्वेस्टिगेट करके आपको बताएंगे कि किसने किया है। ओके। जी। किस टाइप के केसेस जनरली? करंटली सबसे ज़्यादा आता है ब्लैकमेलिंग, फाइनेंशियल फ्रॉड्स, एंड ये 2 से 3 तरह के मेजर फ्रॉड्स हैं जो हम कवर कर रहे हैं। ओके। जी, कर सकते हैं, बट बाकी के डोमेन्स में ना इतना मेजॉरिटी है नहीं। इसमें क्या होता है, फाइनेंशियल जा रहा है किसी का या फिर ब्लैकमेलिंग, ये दोनों बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। इसमें लास्ट स्टेज वही है, सुसाइड। जी, होता है। बहुत सारे डीएम्स आते हैं, कांप जाते हैं, मैसेज आते हैं, सामने वाला 5 मैसेज करेगा, 6ठा मैसेज होगा सीन कर लो नहीं तो सुसाइड कर लूँगा। लाइक कितने लोगों के रिप्लाई करें, कैसे रिप्लाई करें, और एक केस को सॉल्व करना इतना आसान नहीं है, मतलब लग जाते हैं काफ़ी लंबा टाइम। अब उसमें ऐसे सारे मैसेज, बड़ा डरावना है ये फील्ड एक्चुअली, बट अच्छा है, इंटरेस्टिंग भी है, काफ़ी लोगों की मदद भी कर पा रहे हैं। ओके, सो बेसिकली आपकी एजेंसी है जिसमें आप प्राइवेटली सर्विसेज देते हैं, एज अ फ्रीलांसर हम बोल सकते हैं, एज अ एजेंसी ही गवर्नमेंट को भी ये सर्विस देते हैं, जी जी उनके केसेस में हेल्प करते हैं बेसिकली। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। या अभी आप बात कर रहे थे कि टेलीग्राम पे उन्होंने पैसे दिए 10,000, वो 20 हुए, उसके बाद सारी ज्वेलरी दे दी और मतलब उनको सुसाइड करना पड़ा। इतना जी बड़ा मिस हैपनिंग या फिर ऐसा हैक उनके साथ हुआ। जी। तो टेलीग्राम पे ही ऐसे केसेस क्यों होते हैं, या टेलीग्राम इज जस्ट लोग उसे चैट के लिए यूज़ करते थे इनिशियली, ऐसा वो क्या बन गया अभी, कितने फ्रॉड्स हो रहे हैं वहाँ पे? ओके, तो हम बोलते हैं कि डार्क वेब के बाद जो दूसरा सबसे ज़्यादा स्कैम्स होते हैं वो टेलीग्राम पे होते हैं। टेलीग्राम पे ना आपका अकाउंट डिलीट किया और उसके बाद एवरीथिंग इज़ गॉन, मतलब ख़त्म। अब आप व्हाट्सएप पे हो तो वो जो नंबर है, एटलीस्ट आपके पास नंबर है, बट टेलीग्राम पे एक बार अकाउंट डिलीट हो गया उसके बाद आपके पास कुछ नहीं है। वहाँ पे एक यूज़र नेम होता है, वो डिलीट हुआ उसके बाद एवरीथिंग इज़ गॉन, राइट। और टेलीग्राम ना अभी इनके सीईओ को भी अरेस्ट किया था। इसमें रीज़न क्या है, बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते, गवर्नमेंट के साथ कॉर्पोरेट नहीं कर रहे, तो सॉर्ट ऑफ एनोनिमिटी आ रही थी। बहुत सारे गलत पर्पज़ के लिए अभी भी यूज़ हो रहा है, पहले भी होता था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने काफ़ी बार नोटिस दिए हैं कि कॉर्पोरेट करो इन चीज़ों को लेके, बट वो अभी भी चल रही है वहाँ पे। तो कह सकते हैं कि शायद कंप्लाई नहीं कर रहे हैं लोग। दूसरा, एनोनिमिटी मिल जाती है इनको कि अकाउंट डिलीट के बाद एवरीथिंग इज़ गॉन, तो इसलिए टेलीग्राम पे सबसे ज़्यादा फ्रॉड्स हो रहे हैं। जी। जैसे टिकटॉक तो आया था इंडिया में, काफ़ी वायरल भी रहा, बंद भी कर दिया गवर्नमेंट ने, ऐसे टेलीग्राम क्यों नहीं हो पा रहा है, मतलब व्हाट इज द रीज़न? जी, देखो कोई भी गवर्नमेंट, सारी कंट्रीज़ के बीच में इंटरनल ट्रेड्स होते हैं, राइट, और ये सब दीज हैव टू फॉलो सम रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब भी किसी को भी आप बंद नहीं कर सकते विदाउट एनी सॉलिड रीज़न। गवर्नमेंट के पास सॉलिड रीजंस हैं कि भाई ये सब वहाँ पे हो रहा है इसलिए हम इसे ब्लॉक कर सकते हैं, बट फिर हमारे पास गवर्नमेंट में क्या होता है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के पास पोर्टल्स होते हैं, लॉ इन्फोर्समेंट पोर्टल। हर सोशल मीडिया का एक लॉ इन्फोर्समेंट पोर्टल होता है जिसमें आप क्या कर सकते हो, कोई भी रिपोर्ट सबमिट कर सकते हो और ये लोग उससे कंप्लाई करते हैं। बट पॉइंट इज, गवर्नमेंट कितनी चीज़ों को रिपोर्ट करे, समझ पा रहे? अब मैंने बोला कि भाई नहीं, मैं तो बंद करूंगा आपको, टेलीग्राम को मैं बैन कर रहा हूँ। वो बोले कि सर हमने पोर्टल दे तो रखा है, बताओ क्या प्रॉब्लम है, हम हेल्प करेंगे आप, समझ पा रहे हो? तो ये चीज़ें कि वो लोग आपसे कंप्लाई कर रहे हैं, आपको एक्सेस दे रहे हैं अपने डेटा का, तो आप किस सॉलिड रीजन पे उन्हें ब्लॉक कर सकते हो, बैन कर सकते हो? ओके। डार्क वेब क्या है? आपने कहा कि डार्क वेब के बाद टेलीग्राम जी दूसरे नंबर पे आता है, तो पहले नंबर पे जो आता है पहले उसकी बात करते हैं। जी। सो व्हाट इज डार्क वेब? डार्क वेब जैसा सुना है कुछ वैसा ही है। देखो अभी मैं बताऊंगा पहले फैक्ट क्या है, मतलब मार्केट में क्या चल रहा है, मुझे क्या लगता है, सिंपल, मतलब आई डोंट नो ऑल्सो कि रियलिटी क्या है। मतलब आप कोई भी डार्क वेब पे काफ़ी सारी ऐसी वीडियोस पब्लिश हुई है, आप लोगों ने भी शायद कभी स्क्रॉल करते हुए देखा हो कि 2 लोग खड़े हुए हैं, बीच में एक बंदा है, वो कुछ सूप पी रहा है एंड ऐसा लग रहा है कि वो उसे टॉर्चर कर रहे हैं, उनके हाथ में गन्स है और वो बंदा सूप पी रहा है एक अलग से इन्वायरमेंट में, और वो सूप है ना, वो किसका है, एलिजिडली
उस बंदे की वाइफ का। ओह माय गॉड। सूप उसको पीने को फोर्स किया जा रहा है क्योंकि उसके वहाँ पे गन लगी हुई है हेड पे। अब ये जो चीज़ थी ये बहुत ज़्यादा चली, बहुत ज़्यादा मार्केट में चली। लास्टली पता चला कि ऐसा कुछ नहीं था, ये एक मूवी का प्रमोशन था। और जो वो बीच में बंदा बैठा हुआ था वो उस मूवी का डायरेक्टर था। ओके। बट ऐसा नहीं है कि ये डार्क वेब की जो रियलिटी है उसको ख़त्म कर देगा। यूएसए में काफ़ी जगह पे रेड्स हुई, तो वहाँ पे डार्क वेब में जो रेड रूम्स होते हैं ना, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स मिली। रेड रूम्स क्या है? रेड रूम्स ऐसा होता है कि जैसे ये एक रूम है, इसमें बहुत अजीब सा रूम होता है, बहुत ज़्यादा स्कैरी वाइब आ रही होती है। वहाँ पे एक बंदा होता है जिसके पास कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं कि एक गिलास पानी है और कुछ बहुत सड़ा हुआ सा कुछ खाना पड़ा हुआ है। अब उसको यहाँ पे सस्टेन करना है। रेड रूम में 3 चीज़ें होती हैं। पहला होता है व्यूअर, एक बंदा होता है जो उसे देख सकता है केवल। दूसरा होता है कमांडर, वो बंदा क्या करता है, कमांड्स दे सकता है। और कमांड्स कैसी कैसी होती हैं कि अभी इसके सारे नाखून निकाल लो, जिंदा इंसान के सारे नाखून खींच लो, अभी इसका हाथ काट दो। इसके लिए लोग बिटकॉइंस में 1-1 बिटकॉइन तक पे कर देते हैं, ये सब चीज़ें करवाने के लिए कि भाई मेरी कमांड पे उसको टॉर्चर करो। वीडियोज़ हैं ये, और दिखता भी है कि ये सब हो रहा है, सामने वाला चिल्ला रहा है, चीख रहा है और गन शॉट हुआ है, वो सब दिखता है वहाँ पे। एंड जब हम रिलेट करें कि क्या फिजिकली भी कहीं पे ऐसा हुआ है, तो 1-2 जगह रेड्स में वो स्ट्रक्चर जैसी वीडियोज़ में है, ऐसी सेम स्ट्रक्चर्स मिली भी हैं। तो देखो, मैं बात करूँ, अपने को सबको पता है कि हॉस्पिटल्स पर रेड होती हैं, डॉक्टर्स पकड़े जाते हैं कि वो ऑर्गन्स की इलीगल वो कर रहे हैं, मतलब ऑर्गन्स को सेल आउट कर रहे हैं। हाँ जी। कोई ऑपरेशन कराने अपेंडिक्स का गया, उसकी किडनी निकाल ली, हाँ, हुआ है ऐसा पास्ट में। होता है। हाँ, तो अब ये सारी चीज़ें अपने यहीं पे हो रही हैं, जबकि वो लोग हैं जिनका कोई एथिक्स ही नहीं है। डार्क वेब पे तो सारे ही वो लोग हैं जिनका कोई एथिक्स नहीं है, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं होती, ऐसा हम नहीं कह सकते। वी कांट डिनाई दिस फैक्ट। सो बेसिकली एक बंदे ने किसी बंदे को किडनैप करके रखा हुआ है और वो एक व्यूअर को वो जो बोलेगा उसके डिमांड पे वो चीज करेगा और दिखाएगा, और वो व्यूअर उसको पे करेगा। जी। और वो व्यूअर ऐसा क्यों करता है? बस एंटरटेनमेंट, उसको मजा आ रहा है। फैंटेसीज होती हैं लोगों की, पैसा कमा लिया बहुत सारा, सारी चीज़ें एंजॉय कर ली, अब क्या करे पैसे का। जैसे स्क्विड गेम आई थी। हाँ, सॉर्ट ऑफ। हाँ, एंड इसमें डार्क वेब का रोल ये है कि वो उसके थ्रू ये चीजें कर सकता है, टेक्निकली इम्प्लीमेंट। जनरली अगर जैसे ऐसे अगर कोई यूट्यूब पे करेगा तो ऑब्वियसली उसका वो हो जाएगा। जी। डार्क वेब क्या करता है, आपको एनोनिमिटी प्रोवाइड कर देता है कि अभी किसी को नहीं पता क्या डाला है, कहाँ से डाला है और कौन कंज्यूम कर रहा है। कुछ अगेन वही कुछ हो रहा है, किसी को नहीं पता कहाँ से हो रहा है और कौन कर रहा है। तो डार्क वेब एक एनोनिमस सिस्टम प्रोवाइड कर देता है, आपको हाइड कर देता है लेयर्स के पीछे कि भाई अब भी तुम कुछ भी करो, कोई नहीं देख रहा तुमको, सॉर्ट ऑफ। ओके। जी। एंड वीपीएन भी तो यही चीज करता है कि वो आपकी आईपी लाइक चेंज कर देता है। वो हमें हमारी किसी को पता नहीं लगता कि कहाँ से ये चीज़ें ट्रैक हो रही है। तो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन वीपीएन एंड डार्क वेब? ठीक है, टेक्निकली डिस्कस करते हैं। वीपीएन का मतलब क्या होता है कि मैंने मेरे मोबाइल में वीपीएन लिया, वीपीएन क्लाइंट लिया। अब वो क्या करेगा, मेरे को वीपीएन के सर्वर से कनेक्ट कराएगा जो कि किसी और कंट्री में है। हाँ जी। अब मेरी जो रिक्वेस्ट जाएगी ना आगे, वो सर्वर से जाएगी। तो एक टर्म होती है आईपी, जैसे हमारा कॉल मोबाइल नंबर होता है, ऐसे इंटरनेट पे हमारा जो नंबर है वो हमारी आईपी है। तो अब हमारा नंबर हाइड हो गया उसके नंबर के पीछे, क्योंकि अब हमारी रिक्वेस्ट पहले उसके पास जा रही है और उसके पास से इंटरनेट पे जा रही है। वीपीएन का ये कॉन्सेप्ट है प्रॉपर। तो अगर हम अब देखें, मान के चलो, अब ये तो हो गया हैकर के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम एक स्टेप मतलब थोड़ा सा हाइड हो गए। बट अब एक साइबर सिक्योरिटी या साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, एक बिल्डिंग है जिसमें क्राइम हुआ और वहाँ पे सॉल्व हो गया, एक बंदा वीपीएन यूज़ कर रहा है, हाईलाइट हो जाएगा वो कि भाई क्यों यूज़ कर रहा है। समझ, ऐसा नहीं है कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, कुछ लेवल्स में जो गवर्नमेंट के रेगुलेशंस होते हैं, गवर्नमेंट के रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, उनको बाईपास करा देता है। ओके। जी। जैसे कुछ वेबसाइट्स नहीं चल रही तो वो चला सकते हैं, जी। बट वही ये तो पता लग ही जाएगा गवर्नमेंट को कि ये वीपीएन यूज कर रहा है। बट Absolutely. अगर हम डार्क वेब यूज करते हैं तो वो पता नहीं चलेगा, ऐसा? हाँ, मैं बताऊँ क्यों। डार्क वेब में क्या होता है, बीपीएन और डार्क वेब में मेजर डिफरेंस क्या है कि लेट्स से दिस इज बीपीएन क्लाइंट एंड मिड में है और फिर सर्वर है डायरेक्ट, राइट। तो एक ही लेयर है वहाँ पे, बट डार्क वेब को एक्सेस करते हैं टॉर के थ्रू, टॉर ब्राउजर, राइट।
दी ऑनियन राउटर, उसका नाम है ऑनियन, प्याज। ऑनियन की जैसी लेयर्स होती हैं, जो इंटरनल पार्ट होता है वो बहुत सारी लेयर्स के अंदर होता है, राइट। तो ऐसे ही मतलब लेयर्स को आप समझो बहुत सारी आईपी। ओके। एक आदमी है, मैंने उसके सामने एक आदमी लाके खड़ा कर दिया, तो आपको उसके सामने खड़ा कर दिया, आपको बस इसको ब्रीच करना है, आप यहाँ तक पहुँच जाओगे। अब मैंने क्या किया, इस आदमी के और आपके बीच में 100 आदमी लाके खड़े कर दिए। अब आप देख रहे हो कि ये लास्ट है, ये लास्ट है, ये लास्ट है, कहाँ लास्ट है? ये सॉर्ट ऑफ चीज़ वहाँ पे आ जाती है कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम हो गया, कि कहाँ से रिक्वेस्ट, मैं इंडिया बैठा हूँ, इंडिया से रिक्वेस्ट चाइना के किसी सर्वर पे गई, चाइना से यूके, यूएस, रसिया सब घूम के फिर पता चला वो बांग्लादेश के किसी सर्वर से कनेक्ट किया। तो इससे मेरे को काफ़ी ज़्यादा एनोनिमिटी मिल गई कंपेयर टू वीपीएन। जी, काफ़ी ज़्यादा मिल गई या कंप्लीट ही मिल गई? बस नहीं ही पकड़ पाएगा, 0% चांसेस है अगर हम डार्क वेब के थ्रू कुछ करते हैं। मतलब 100 के अगर कोई जिद पे आ जाए तो वो 100 बंदों को भी ख़त्म करके एंड तक पहुंच सकता है, या लिमिट ही नहीं है कि 100 है या 1000 है या लाख है? बहुत अच्छा है, मतलब आप काफ़ी केसेस पास्ट में सॉल्व हुए हैं डार्क वेब से रिलेटेड, और केसेस सॉल्व होते हैं। अब यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें हैं जो डिस्कस करते हैं। मैं बताता हूँ आपको डार्क वेब के बारे में थोड़ा सा, इसका स्टार्ट कैसे हुआ। यूएसए के कुछ स्पाई थे चाइना में, और चाइनीज़ गवर्नमेंट को पता लग गया कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है। उन्होंने सर्विलेंस टाइट कर दी कि क्या जा रहा है आउट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ चाइना, कौन सा डेटा यूएस जा रहा है। तो इसके लिए क्या किया, वहाँ की जो आर्मी थी उन्होंने अपने सिस्टम डेवलप किया, जिसे बोलते हैं टॉर, द ऑनियन राउटर। चाइना ने डेवलप किया है? यूएस ने, यूएस की आर्मी ने। तो वहाँ पे वो डेवलप हुआ अपने स्पाई से बात करने के लिए। ओके। जितनी भी चीज़ें यूएसए ने दी है दुनिया को, वो सब इनिशियल जो पर्पस था वो सब मलिशियस ही रहा है। बाद में आके ये लोग एथिकल बन गए। तो स्पाइस के लिए वो हुआ था। उसके बाद क्या किया, गवर्नमेंट बोली नहीं यार अब इसको ओपन सोर्स कर देते हैं, अब ये सबके लिए है, सबका है, सबके लिए है, कि अब हमारा इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, अब इसको कम्युनिटी चलाएगी, हमारा कुछ नहीं है। अब भी रिसेंटली 10-12 के आसपास, 2010 एंड 12 के आसपास, एनोनिमस दुनिया का सबसे बड़ा हैकर्स का ग्रुप है। ये है हैक्टिविस्ट, जैसे एक टर्म होती है एक्टिविस्ट, ऐसे है हैक्टिविस्ट। मतलब ये अपनी एक्टिविटी शो करते हैं, अपने प्रोटेस्ट करते हैं आपके सिस्टम्स को हैक करके। ओके। हाँ, कि लेट्स से इन्होंने बहुत बड़े लोगों को टारगेट किया है, एलोन मस्क है, चाहे बिल गेट्स है, इन सबको टारगेट किया हुआ है कि इनके लिए प्रॉपर वीडियोज़ निकाली हैं। बट काफ़ी अच्छे लोग हैं, मतलब वीडियोज़ बनाते हैं कि आप चाइल्ड लेबर को प्रमोट कर रहे हो। मतलब जो बिल गेट्स की बैटरीज मैन्युफैक्चर हो रही थी वो अफ्रीका में हो रही थी, और वहाँ से जो बच्चे थे उनको काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो रहा था। ओके। तो एनोनिमस ने इसके खिलाफ अपना ऑनलाइन प्रोटेस्ट स्टार्ट किया कि ये जो चीज़ें आप कर रहे हो ये गलत है, एंड वी आर वॉचिंग इट। तो अगर आप या तो ये सॉर्ट करो, नहीं तो वी विल टेक एक्शंस। हम आप पे डॉस परफॉर्म करेंगे, आपके सिस्टम्स को डाउन करेंगे, आपके सर्वर्स को डाउन करेंगे। तो ये उस टाइप के लोग हैं। जैसे जवान मूवी में था, ये जवान है बट ऑनलाइन जवान है। जी, ऑनलाइन जवान। ओके। तो एनोनिमस ने इस चीज़ को भी देखा कि यार ये जो यूएसए बोल रहा है कि डार्क वेब सबके लिए है, टॉर सबके लिए, हमारा कुछ नहीं है। तो इन्होंने कुछ लीक्स किए, कुछ फाइल्स लीक की, जिनमें पता चला कि यूएसए की गवर्नमेंट अभी भी टॉर प्रोजेक्ट को फंड करती है। ओके। ओह, समझो, मतलब ओपन सोर्स है तो गवर्नमेंट क्यों फंड कर रही है। और दूसरी चीज़, यूएसए से रिलेटेड जितने भी क्राइम्स होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम जो चाहती है गवर्नमेंट, वो सारे सॉल्व हो जाते हैं। क्योंकि इसके थ्रू ही होते हैं सारे। हाँ, अब मैं चलो थोड़ा आपको यहाँ पे एक डिस्कशन करते हैं हम लोग। 2008 के आसपास डार्क वेब आया, ठीक है। उसके आसपास एक टर्म हो रहा है कि डार्क वेब पे अगर आपको बिजनेस करना है तो कुछ चाहिए अपने को, क्रिप्टो को इनरोल। जब आप कहते हो डार्क वेब आया, मतलब टोर ब्राउजर आया? हाँ, टॉर। ओके, और मतलब डार्क वेब का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो ओपन सोर्स हुआ, हम ऐसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। ठीक, तो अब ये चीज़ें मार्केट में आई, इसके साथ साथ बिटकॉइंस आए। बहुत आश्चर्य की बात है, बिटकॉइन के जो फाउंडर है वो सतोशी नाकामोटो, राइट, ऐसा कुछ नाम है उनका। एरिया 51 यूएसए के एलियर्स है कि वो वहाँ पे एलियंस के ऊपर कुछ रिसर्च करते हैं, ये एलिगेशंस है उनके ऊपर, एरिया 51 के। ओके। यूएसए एलियंस के बारे में रिसर्च कर रहा है, और दुनिया में किसी को नहीं पता कि बिटकॉइन का फाउंडर कौन है। समझ पा रहे हो आप? और जितने भी बिटकॉइंस है, मेजोरिटी ऑफ बिटकॉइंस उस बंदे के पास है, और हम में से किसी को नहीं पता वो है कौन, वो एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता। एक दिन सडनली कोई आता है कि ये कैलकुलेशंस है, ऐसे ऐसे डेवलप होंगे और ये काम ये करके देगा,
और बोल दिया भाई इसका फाउंडर पता नहीं कौन है। तो इस केस में क्या है कि जो यूएसए की गवर्नमेंट है, मतलब हाई चांसेस होते हैं, मैं ऐसे ऐसे स्कैम्स बताऊंगा जो यूएसए की एजेंसी कराती हैं। ओके। हाँ, उसमें फिर आपको ये रिलेट कर पाओगे कि ये सारी चीज़ें प्लान्ड है। एक दिन आएगा, अभी बिटकॉइंस को लेके ना बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव हो गए कि यार इतना जा रहा है, इतना जा रहा है। एक दिन आया और पता चला बिटकॉइन अगले दिन है ही नहीं, गायब हो गया, लिस्टिंग से ही गायब हो गया। फिर कहाँ जाओगे? बिटकॉइन में इन्वेस्ट कौन करता है? जनरली ये इन्वेस्ट लोग तो होते हैं। नॉर्मल लोग भी करते हैं। अब भी कर रहे हैं नॉर्मल, बट एक बंदा जो 10,000 15,000 20,000 कमाएगा वो नहीं करेगा। हाँ। बट एक लोग जिनको लगता है कि टैक्स थोड़ा सेव हो जाए, वो सारे लोग बिटकॉइंस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। कल को बिटकॉइन गायब होता है तो ये लोग गवर्नमेंट के पास तो जा ही नहीं सकते। हाँ। और ऐसी चीज़ों का जो एंड होता है वो ऐसा ही होता है। बिटकॉइन वाले से तो आपने डरा दिया थोड़ा सा, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले तो काफी ट्रेंडिंग में भी था एनएफटीज और बिटकॉइन और ये सब। हाँ, तो ऐसा सच में पॉसिबल है कि लाइक ये बंद हो जाएगा? क्योंकि अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें तो बढ़ते जा रहा है। तो परफेक्ट। बिटकॉइन गायब हो सकता है वाकई में? अनइमेजिनेबल है, क्योंकि अगर हम क्रिप्टो की बात करते हैं तो ऐसे कहते हैं कि आज नहीं तो कल, चाहे 5 साल बाद, इट्स प्राइस विल इंक्रीज और जी, ये जी। रहेगा। बाकी तो कॉइन्स हमने देखे हैं, कई खत्म हुए हैं, बट क्या बिटकॉइन खत्म हो सकता है? सतोशी नाकामोटो जो वो बंदा है, ही इज़ नॉट ए क्रिमिनल। क्यों नहीं है पब्लिक में, क्यों नहीं है लोगों के सामने? मतलब यार इतना बढ़िया काम किया तूने, बिटकॉइन जैसी चीज़ दिया कि सारे पेमेंट को एनोनिमस बना दिया, किसी को पता ही नहीं चल रहा कैसे कौन कहाँ पैसा जा रहा है। अच्छी चीज़ है, फिर गायब क्यों है? सामने आओ ना। अगर मेरे को मैं साफ हूँ और मेरा कोई प्रोडक्ट है मार्केट में, फ्रीडम 251 आया अपने पास, मोबाइल आया था कि हाँ 251 रुपीज़ में फ़ोन देंगे, वो भी बंदा एटलीस्ट सामने आ गया था, भाई मैं दूंगा, राइट। सतोशी नाकामोटो जो कि अच्छा काम कर रहा है, कोई अभी तक कोई स्कैम नहीं साबित हुआ, तो वो सामने क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि मे बी ये चीज उसको पता है कि ऑब्वियसली बिटकॉइन भी वो तो नहीं है लीगल, काफी पर्पस जैसे आपने बताया इसके लिए यूज होता है, हम्म तो उसको बोल के बंद ना कर दे ऐसा नहीं है, कुछ। बिटकॉइन अगर इलीगल होता तो एक्सचेंज पे ट्रेड होता। इतने सारे एक्सचेंज बने हुए हैं, सारी जगह ट्रेडिंग हो रही है बिटकॉइन की। ये डब्बा ट्रेडिंग थोड़ी हो रही है कि भाई बैकग्राउंड में हो रहा है, ये तो ओपनली हो रहा है। काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्होंने बिटकॉइन लिस्ट किया हुआ है। अब चलो मेरे को एक बात बताओ कि ये जो बंदा है ये क्यों नहीं आ रहा सामने, और है कौन? पूरी दुनिया को नहीं मिल रहा, कौन है ये? सतोशी नाकामोटो जो कहते हैं कि बिटकॉइन का फाउंडर है, फाउंडर है बट ये भी कुछ कंफर्म नहीं है कि वो सच में है या नहीं है, जी। या फिर वो ऐसे ही एक नेम बना दिया गया है। जी, अचानक से एक बंदा आता है मार्केट में कि भाई ये बंदा है, इसने बिटकॉइन लाया, और कल को उसकी मूर्ति लगा देता है, स्टैचू लगा दिया कि ये है। अब ये कहाँ है? एक दिन बिटकॉइन दे के वापस चला यूएफओ वगैरह से, ऐसा तो हुआ नहीं होगा। बिटकॉइन जो जनरेट हुआ है बहुत टेक्निकल है, बहुत सारी प्रोग्रेस होती है। एक बिटकॉइन को माइन करने में बहुत टाइम लगता है, राइट। राइट, बहुत रिसोर्सेज भी लगती है। हाँ, तो स्टार्टिंग में जब सोचा होगा, इस इतने बड़े कॉन्सेप्ट को जब सोचा होगा, तो मार्केट में इसकी कोई कवरेज नहीं है, इसके डेवलपमेंट की कोई कवरेज नहीं है। एक दिन अचानक से आया, वो देके और चला गया, कोई एंजल था क्या? सो यू आर ट्राइंग टू से कि ये यूएस वाले जो उन्हीं की एजेंसीज या फिर उन्हीं की गवर्नमेंट कर रही है? मैं एक केस स्टडी देता हूँ, उसके बाद आप लोग डिसीजन देना। ठीक है। एक कंपनी यूएसए में थी, उसका काम था वो लोगों से फ्रॉड कर रहे थे, बहुत बड़े लेवल पे फ्रॉड कर रहे थे, ऑल ओवर द ग्लोब। काफ़ी फ्रॉड किया। यूएसए की वहाँ पे एजेंसीज इन्वॉल्व हुई, पता चला कि हुआ है किस टाइप के फ्रॉड्स? फाइनेंशियल फ्रॉड्स, ओके। पैसे काफ़ी ज़्यादा। एजेंसीज इन्वॉल्व हुई एंड उन्होंने इस बंदे को बोला, ये कवरेज है, मीडिया में है ये चीज़, इस बंदे को बोला कि बढ़ने दो और ज़्यादा, बड़ा 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 एक लेवल पे गया, एंड उसके बाद वो कंपनी ख़त्म हो गई, गायब हो गई। बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया, वो कंपनी गायब हो गई। 2 से 3 दिन बाद एक नई कंपनी रजिस्टर होती है। अब ये कंपनी क्लेम करती है कि हम लोगों के जो फ्रॉड हुए पैसे हैं उसको रिकवर कराएंगे। Okay. इन्होंने लोगों से फीस वगैरह ली, पैसे लिए, लेते रहे, कुछ टाइम पे वो भी गायब हो गई। एंड इसमें ऑफिशियली एजेंसीज इन्वॉल्व थी, ये कवरेज है मीडिया में। मतलब गवर्नमेंट एजेंसीज ऑफ हाँ यूएस। जी, तो वो ये क्यों करते हैं? फॉर फंडिंग? पैसे के लिए भाई। पूरा एक स्कैम की जो इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो चुकी है। Okay. 5 लाख करोड़ रुपए इंडिया से एक साल में चाइना गया है।
थ्रू स्कैम्स? स्कैम इंडिया के बारे में बोलते हैं कि हम वर्ल्ड कैपिटल हैं स्कैम्स में, सबसे ज़्यादा स्कैम इंडिया में होता है। तो इतना सारा पैसा आउट ऑफ इंडिया जा रहा है स्कैम से। तो अगेन मैं उस पॉइंट पर वापस आता हूँ कि यूएसए का बैकग्राउंड ऐसा रहा है, बोलूँगा बिल्कुल रहा है। बिटकॉइन गायब हो जाएगा, मेरे को भी नहीं पता, हो सकता है कोई सच में कोई भला इंसान रहा हो, कहीं कोई एक्सीडेंट में गायब हो गया हो, कहीं कुछ हो गया हो, आई डोंट नो ऑल्सो। बट मैं बोलूँगा कि एक दिन आएगा और गायब हो जाएगा। तो अभी बैंक में पैसा है तो गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल है उसके लिए, गवर्नमेंट से बोला वही पैसा वापस दिलाओ, तो गवर्नमेंट इंश्योरेंस देती है। बिटकॉइन में आपके पास कुछ नहीं है ऐसा, जिस दिन गया वो गया। डरा दिया आपने। अभी आपने बताया फाइनेंशियल स्कैम्स होते हैं, सो बेसिकली आप पहले स्कैम्स के बारे में बताओ कि किस किस टाइप के स्कैम्स होते हैं। जी, स्कैम्स में ना जनरली जो हम नोटिस कर रहे हैं अभी सोशल मीडिया वगैरह पे, हमको जो सबसे ज़्यादा रिपोर्ट्स आती हैं वो सबसे पहला ब्लैकमेलिंग, जिसमें मेनली अगर मैं नेम लूँ तो सेक्सटॉर्शन, ये सारे केसेस आते हैं। दूसरा फाइनेंशियल फ्रॉड्स, और तीसरा ट्रेडिंग के नाम पे काफ़ी फ्रॉड्स होते हैं, ट्रेडिंग एंड ऑल के नाम पे। तो ये सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं। एंड एक मिसकंसेप्शन है वो अभी हम कवर करेंगे कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं या जो इलिटरेट टाइप के जो थोड़े कम लोग हैं, उन लोगों के साथ ज़्यादा स्कैम होता है। ये चीज़ हम कवर करेंगे। मैं आपको एक बहुत अच्छी केस स्टडी दूंगा यहाँ पे, इंडिया की बहुत रेपुटेड पर्सन, और बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है इनके साथ। तो इसके अलावा जैसे सोशल मीडिया के रिलेटेड फ्रॉड्स हो रहे हैं कि लेट्स से एक कंपनी है, उसके नाम से दूसरा अकाउंट क्रिएट हो गया और वो उनको डिफेम कर रहा है। आपके ये चंडीगढ़ के आसपास का एक केस था। तो ऐसे काफ़ी सारे टाइप के फ्रॉड्स हो रहे हैं अभी मार्केट में। जी, ओके। आप केस स्टडी बता रहे थे, एक बार वो कवर करेंगे, जैसे इंडिया के फेमस काफ़ी। हाँ, मैं नाम अवॉइड करूँगा, थोड़ा लोग गैस कर लेंगे। इंडिया की एक इंडस्ट्री है टेक्सटाइल, उसके वो टॉप पे बैठे हुए हैं। एंड वो अगले 2 दिन के लिए एक कमरे में बंद है एंड किसी को नहीं पता क्या चल रहा है। उन्होंने बोला हुआ है कि मेरे को डिस्टर्ब मत करो, मेरे को बस खाना दे जाओ आप, और डोंट डिस्टर्ब मी। तो चलता रहता है 2 दिन तक। फिर तीसरे दिन वो एक बीमार हो जाते हैं और हॉस्पिटल जा रहे होते हैं। अब अगर हम थोड़ा स्टोरी पे वापस चलें तो इस केस में क्या हुआ था कि इनके पास एक मोबाइल पे कॉल आया था कि आपकी जो सिम है ना, ये कुछ इलीगल एक्टिविटी में मिली है, बंद हो जाएगी, 9 प्रेस कर दो, 9 प्रेस करो, अदरवाइज ये बंद हो जाएगी। मतलब आप अगर अपील करना चाह रहे हो तो 9 प्रेस करो। इन्होंने किया। इसके बाद इनको फ्रॉड आता है कि आपके जो मित्र हैं, वो भी मित्र भी काफ़ी फेमस है इंडिया में, वो एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे हैं और उसमें आपका नाम आ रहा है। ठीक है, अब इनको कन्वेंस किया जाता है कि आप स्काइप पे आओ हमारे साथ, वीडियो कॉल पे, और वहाँ पे आप पे इन्वेस्टिगेशन होगी। ये बैठे हुए हैं, हेड ऑफ वन कंपनी बैठे हुए हैं, सामने 2 लोग बैठे हुए हैं पुलिस यूनिफॉर्म में। डिजिटल अरेस्ट डिजिटल अरेस्ट, जी। तो ये उनसे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन में सारी चीज़ें कवर होती हैं। फिर आता है कि इनिशियल होता है कि अगर आपको अपना नाम, आपको बचना है, आप काफ़ी रेपुटेड है, अगर आपको बचना है तो हम नाम निकाल देंगे, ये थोड़ा सा पैसा लगेगा। तो ऐसा कर से उनके फर्स्ट जो लिया वो 2.5 करोड़ लिया था, पहला वाला। उसके बाद क्या हुआ कि ये बोलते हैं कि यार हमसे कि केस आगे जा चुका है और वी आर नॉट एबल टू हैंडल इट। तो उसके बाद क्या होता है, वहाँ पे लाइव वीडियो कॉल पे ही स्ट्रीमिंग हो रही होती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की। वो उन्होंने सेटअप बनाया फेक होता है सेटअप, पूरा। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जस्टिस चंद्रचूड़ की आवाज़ वगैरह, थोड़े उनको सैंपल्स दिए, उन पे मॉडल ट्रेन करके कर सकते हैं अपन। तो वहाँ से अब इनको लगा कि खतरनाक काम हो गया। तो ऐसा करके टोटल गया इनका 7 करोड़ 2 दिन में। अब काफ़ी गनीमत रही कि उस दिन इनकी तबीयत ख़राब हुई और इनको हॉस्पिटल जाना पड़ा। हॉस्पिटल में इनके एक एडवोकेट मित्र इनसे मिले, उनके बीच में डिस्कशन हुआ कि यार मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया और मैंने अब ऐसा करके बच गया अभी तो मैं। तो उनको पता चला कि ये कम्प्लीटली फ्रॉड हो गया आपके साथ। एंड फिर इसको ट्रेस किया। अब इन फाइनेंशियल फ्रॉड्स में भी ना लोगों को अवेयरनेस नहीं है, बट पैसा वापस आ जाता है। ओके। हाँ, अगर प्रॉपरली रिपोर्ट करें, सही टाइम पे रिपोर्ट करें तो पैसा वापस आता है। तो रिपोर्ट हुआ तो कुछ 5 करोड़ के आसपास रिकवर हुआ था, 2.5-3 करोड़ रुपए जा चुका था। जी, तो बहुत पढ़े लिखे बिजनेस में वर्ल्ड से रिलेटेड बंदे के साथ हुआ है। इंडिया में ही है, इंडिया के ही हैं। मैंने इंडस्ट्री भी बताया आपको, नॉर्मल सा सर्च करोगे मिल जाएगा आपको। जी, एज सच फाइनेंशियल फ्रॉड से कैसे बचा जा सकता है? जी, देखो, जो ये सारे फ्रॉड्स हैं ना, ये सब आते हैं सोशल इंजीनियरिंग के अंदर।
सोशल इंजीनियरिंग मतलब मैं आपसे कुछ ऐसे एक्शंस कराऊंगा जो आप नहीं करोगे नॉर्मली, बट ऐसा बोलते हैं ह्यूमन ना 2 इमोशन से ट्रिगर होता है, फियर और ग्रीड, राइट। तो मैं आपके लेट से आपकी कोई पिक ली, मैंने उसको कुछ उस टाइप का बना दिया, तो अब फियर आ गया कि भाई अब तो मैं जो बोलूँगा आपको वो करना पड़ेगा, मतलब अगर आप अवेयर नहीं हो लॉज के बारे में तो वो करना पड़ेगा। दूसरा ग्रीड कि यार आप पैसे दो, मैं चलो इस पे एक केस स्टडी बताता हूँ आपको। बहुत हाई टेक्निकल बंदा, साउथ इंडिया से, और वो शायद अभी समझ भी जाएंगे कितने के बारे में बात हो रही है तो बहुत टेक्निकल है, मेरे पास मुझे आएगा लगा हम भी अनसमझदार है बाकी हम नहीं जज कर पा रहे। नहीं वो नहीं फील मत होने दो, लोगों को पता लगे। ठीक है। बी लाइक गर्ल्स। नहीं ऐसा नहीं, एक्चुअली उनके साथ हुआ है वो टेक्निकल तो आप भी समझ जाओगे कैसा हुआ है, बट हाँ जी। वो ये समझाएंगे मेरे बारे में बात हो रही है। तो इसमें क्या होता है, ये बेंगलोर से हैं, प्रोफाइल है इनकी HD सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियर, मतलब हाई टेक्निकल प्रोफाइल। इनके पास एक मैसेज आता है कि यार ये हमारा एक स्कीम है, मतलब जो भी पॉन्जी स्कीम टाइप की होती है कि इसमें आप पैसा इन्वेस्ट करो इतना मिलेगा। इन्होंने कुछ 2-3 हज़ार से ट्राई किया तो इनको 7-8-10 हज़ार दे दिए। फिर क्या किया इनके साथ, बहुत बहुत मतलब इतना प्लांट था ये कि एक टेलीग्राम पे ग्रुप बनता है, उसमें 2 लोग ऐड होते हैं, एक लड़का ये है और इनके साथ एक लड़की ऐड होती है। बहुत ज़्यादा वनरेबिलिटीज़ को टच किए हैं यहाँ पे कि उस ग्रुप में दूसरी लड़की आ गई। अब ये दोनों एक मैनेजर के अंदर है, इसलिए ये एक ग्रुप में है। इसका जस्टिफिकेशन ये है कि आपका मैनेजर सेम है इसलिए आप एक ग्रुप में हो, ठीक है। अब ये लड़की इन्वेस्ट कर रही होती है, उसको देख देख के लड़का भी इन्वेस्ट कर रहा होता है, चलता रहता है, ये काफ़ी लंबा चलता है। 25 लाख डिपॉजिट हो चुके हैं लड़के और लड़की दोनों के। एक दिन पता चलता है कि वो बोल रहे हैं कि अगर पैसा चाहिए आपको तो आपको कुछ GST वगैरह टैक्सेस पे करने, कुछ नहीं 8 से 10 लाख रुपए आप वो डिपॉजिट कर दो, फिर हम सारा विड्रॉल दे देंगे आपको। अब यहाँ तक आते आते उनको समझ में आ गया कि ये स्कैम हो गया। स्टोरी जब ये खुलती है तो पता चलता है वो जो लड़की है वो उनकी टीममेट है स्कैमर्स की, और वो क्या था कि एक्शंस को ट्रिगर करने के लिए कि बंदा क्विक एक्शन ले ले दूसरे का स्क्रीनशॉट ट्रस्ट देकर। करके तो उसमें सेम चीज़ हुई एंड 25 लाख वहाँ से गए। अब फाइनेंशियल फ्रॉड्स रिकवर वगैरह कैसे होते हैं वो हम डिस्कस करते हैं आगे, बट उस केस में क्या है कि अभी भी हम वर्किंग में हैं, वी आर इन टच विद एजेंसीज, तो लेट्स सी क्या होता है जी। ओके। बेसिकली अगर किसी के साथ फाइनेंशियल स्कैम होता है किसी भी टाइप का, उसमें आप हेल्प कर सकते हो पूरा रिकवर करने में। देखो हम Is हेल्प this कर your सकते job? हैं हाँ। जी, हम हेल्प कर सकते हैं और लॉ इन्फोर्समेंट भी आपकी हेल्प कर सकती है। देखो यहाँ पे मैं एक बताता हूँ, काफ़ी लोगों को पता नहीं है, बट एक बार एक केस था, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंडर गया था। तो वहाँ पे क्या था कि यार फ्रॉड हो रहा है, बंदा जानबूझ के तो कर नहीं रहा, उसको पता है लिंक पे क्लिक करने से फ्रॉड होगा, तो वो क्यों, मतलब अगर अवेयरनेस होती है, उसे पता होता तो वो क्लिक नहीं करता। तो जो फ्रॉड हो रहा है उसमें बंदे का पैसा जा रहा है, उसके लिए भी सिंपैथी रखो, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या बोला कि अगर इसको आप प्रॉपरली 72 आवर्स के अंदर रिपोर्ट करते हो बैंक को, तो ये आपकी बैंक की लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस पर इन्वेस्टिगेट करे। ओके। और इस पर इन्वेस्टिगेट करके, अब इसमें क्या होता है, लूप हॉल ऑलवेज देयर। आप बैंक जाओगे, बैंक वाले बोले नहीं भाई पुलिस के पास जाओ, हम क्या करें इसमें। रीज़न क्या है कि ये जो जितने भी कम्युनिकेशन है इनको फॉर्मल रखना होता है, जो लोगों को पता नहीं है। बैंक जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको एक मेल करना है उनको। मेल में बहुत प्यारा ऑप्शन होता है, RBI की जो अपना ईमेल है उसको CC कर दो कि भाई मैंने मेल किया है इनको। अब सामने वाले बैंक के पास जब वो जाएगा और देखेगा कि RBI CC में, तो उसका रिप्लाई करेगा ओके वी आर डूइंग इन्वेस्टिगेशन। ओके। हाँ, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि अगर आप फाइनेंशियल फ्रॉड्स को रिपोर्ट कर पा रहे हो टाइमली तो पैसा वापस आता है जी। बहुत सारी बातें होगी डार्क वेब के बारे में, एंड पता भी लगा एक्चुअल में हो क्या रहा है जी। डार्क वेब को डार्क वेब भी क्यों कहते हैं? जी इसका नाम डार्क क्यों रखा? क्योंकि मैं तो बहुत नेमिंग को लेके और डिजाइनिंग को लेके बहुत ज़्यादा हाँ कॉन्शियस रहती हूँ और देखती हूँ हर चीज़ को, तो आई वाज थिंकिंग कि डार्क ही क्यों है ये। डार्क ह्यूमर तो हमने अभी अभी समझा अभी डार्क वेब हो गया। डार्क जैसे टर्मिनोलॉजी में होता है ना, डार्क मतलब समथिंग नेगेटिव एंड सॉर्ट ऑफ चीज़ें, डार्क अंधेरा। तो ऐसे क्या होता है, इंटरनेट है ना, वो एक ऐसा समझो आप एक माउंटेन है जो कि एक वाटर में है, वो थोड़ा सा ऊपर निकला हुआ है बट बहुत ज़्यादा उसके इनसाइड है, मतलब एक सी के अंदर है, समुद्र के अंदर है वो। अब इसको ऐसे समझो कि जो आप लोग यूज़ कर रहे हो ना, वो टोटल इंटरनेट का मैक्सिमम जो यूज़ कर पा रहे हो 2 से 3% यूज़ कर रहे हो।
97% है वो है डीप वेब। अब डीप वेब क्या होता है कि जैसे जहाँ पे भी आपको लॉगिन की ज़रूरत पड़ रही है, क्रेडेंशियल मतलब कंटेंट एक्सेस करने के लिए लॉगिन की ज़रूरत पड़ रही है, राइट। जैसे नेटफ्लिक्स पे अगर वीडियो देखनी है तो पहले लॉगिन करो, तो ये हो गया डीप वेब। जहाँ पे फायर वॉल्स है, पे वॉल्स हैं, वो सारा डीप वेब। उसके बाद जो 1% और 2% बचा है, ये एक ऐसा इलाका है, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो सारे क्रिमिनल माइंडसेट के लोग हैं, सारी गलत, यू नेम इट यू विल गेट इट। असैसिनेटर चाहिए। अब असैसिनेटर में किस टाइप का चाहिए कि जला के मारना है सामने वाले को, शॉर्ट करना है, या किडनैप करना है, या फिर लेट से नाइफ से उस पर वॉर करके उसको ख़त्म करना है। अलग अलग प्राइस है उनकी, कितने कितने डॉलर है। एंड वहाँ पे सरप्राइजिंगली देयर आर रिव्यूज़, लोगों ने रिव्यू किए हुए हैं उनके बारे में। अब बहुत सारे फेक होते हैं, बट मेरा जो पर्सनल मानना है कि ओरिजिनल एग्जिस्ट करा होगा तभी फेक बने हैं। डायरेक्ट फेक कॉपी किसकी आई है कि कुछ तो ओरिजिनल रहा होगा तभी तो फेक बना है, राइट। अगर हम कोई ब्रांड्स भी देखते हैं कि ये ब्रांड्स हैं और ये उससे सिमिलर लगता है, तो सिमिलर में भी हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि यार वो ओरिजिनल है, उससे सिमिलर है, तो मतलब इसका मतलब यही है कि कुछ तो रहा है, कुछ तो है, राइट। चाइल्ड पोर्नोग्राफी, असॉल्ट्स किसी भी टाइप के वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ह्यूमन मीट चाहिए वो मिल जाएगा, ह्यूमन ऑर्गन चाहिए वो मिल जाएगा आपको वहाँ से। मतलब आप ड्रग्स चाहिए, कोकेन चाहिए, जो भी बैन ड्रग्स हैं वो सब चाहिए, सारा मिल जाएगा। गन चाहिए, गन मिल जाएगा। रॉकेट लॉन्चर चाहिए, रॉकेट लॉन्चर मिल जाएगा। काउंटर फिट मनी चाहिए, काउंटर फिट मनी मिल जाएगा। वैसे डिस्कस किया था कि 2000 के नोट्स वगैरह क्यों बंद हुए हैं, तो इसमें क्या था कि वहाँ पे अभी आप जाओ, अभी भी 2000 के नोट्स अवेलेबल हैं। कुछ 5,000 10,000 पे करो और 3-4 लाख रुपए के नोट ले लो, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे है। आप चैट्स रूम्स हैं वहाँ पे जहाँ पे लोग अलग अलग क्रीपी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। एक इंसिडेंट मैं बताता हूँ कि इट्स अबाउट, मैं जनरली नाइट में डार्क वेब सर्व करता हूँ क्योंकि इंटरनेट थोड़ा स्लो चलता है वहाँ पे। ओके। हाँ, क्योंकि मल्टीपल लेयर्स हैं तो स्पीड कम हो जाती है। तो दिस वाज अराउंड एक चैट रूम है और उसमें कुछ एक थ्रेड बना हुआ है, लोगों की बातें चल रही है। एंड वहाँ पे एक लड़की या लड़का पता नहीं चलता वो तो, बट वहाँ पे एक मैसेज है कि मेरे जो फादर हैं उनका किसी के साथ अफेयर है और आई नो इट, सो आई टेल टू माई मदर। अब लोग इसके बारे में ओपिनियंस दे रहे हैं एंड बहुत क्रीपी ओपिनियंस भी हैं वहाँ पे कि यू गाइस शुड किल हिम, डू दिस, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये काफ़ी स्टार्टिंग था एंड ये थ्रेड है। इसके बाद एक थ्रेड आता है कि टुडे इज़ माई बॉयफ्रेंड्स बर्थडे। ये लेडी मैरिड है कि टुडे इज़ माई बॉयफ्रेंड्स बर्थडे एंड आई हैव ए स्पेशल प्लान फॉर हिम। उसके बाद एक वीडियो है, वीडियो स्टार्ट होती है, रेड कर्टन है, वो कर्टन पे ऐसे कुछ स्प्लिट है और उसके ऊपर एक कर्टन लगा हुआ है और वो कर्टन ऐसे जा रहा होता है तो उसके बॉयफ्रेंड के पास, बॉयफ्रेंड से बोलती है कि अनकवर इट। वो उस पर हटाता है तो दिस वाज हेड ऑफ हिज हस्बैंड, हर हस्बैंड, दिस वाज द वीडियो। तो ये चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं, बट जिनको अपनी मेंटल पीस रखनी है उनके लिए बहुत कम ही सजेस्टेड है कि आप ठीक है रिसर्च पर्पस से जाओ बट इतना डीप मत जाओ। मतलब डार्क वेब पे इतना कुछ हो रहा है, जैसे आप बोल रहे हो कि असले मिल रहे हैं, ड्रग्स मिल रहे हैं, तो डार्क वेब को गवर्नमेंट बंद क्यों नहीं करती? जी देखो, एक तो चीज़ ये उससे है, पहले एक चीज और, मतलब डार्क वेब तो एक बेसिकली कम्युनिकेशन करवा रहा है हमें और किसी को पता नहीं चलने दे रहा। लेकिन जो चीजें प्रैक्टिकली हो रही है, जैसे उसने अपने हस्बैंड का वो सब किया, तो वो तो लाइक किसी बंदे ने ही किया, रियल में ही किया। जी तो इसमें डार्क वेब का ज्यादा रोल है, कनेक्ट या करना। फिर बस कनेक्शन सिर्फ ये है कि उसने जहाँ पे शेयर किया अपना, हाँ वो पकड़ी नहीं जाएगी। हाँ एंड सेकेंडली कि जहाँ से उसने कांटेक्ट किया कि इसको मारना है, हाँ। वो चीज। अब डार्क बट वेब ये को सब ना, जो चीजें होती हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई किसी को मार रहा है या फिर असला, फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं कि मैंने किसी से कांटेक्ट किया, वो बाहर से कांटेक्ट किया कि मेरे को कोई ड्रग चाहिए, तो वो जब शिप करेगा और सब कुछ होगा तो लीगल चीजें आती है ना। तो फिर डार्क वेब का इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं रहा। मतलब वो तो मैं व्हाट्सएप पे भी बोल ही सकती हूँ किसी को कि यार मुझे कोकेन चाहिए, तो गवर्नमेंट को ऐसे, गवर्नमेंट एक एक मैसेज तो वैसे भी नहीं देख रही बैठ के। जी तो फिर इसमें इतना ऐसे क्यों बोलते हैं कि डार्क वेब के थ्रू ये चीजें होती हैं? परफेक्ट। देखो, डार्क वेब ने एक तो 2 क्रिमिनल माइंडसेट वाले बंदों को कनेक्ट करा दिया। हाँ जी। एक सबसे मतलब ये एक उनके लिए थर्ड पार्टी प्लेस हो गया, मार्केट प्लेस हो गया जहाँ पे दोनों लोग आके मिल गए। सेकंड चीज़ क्या है कि लेट्स से 2 लोग कनेक्ट हुए
और वहाँ पे देखो, अगर लेट्स से मान लेते हैं, फिलहाल के लिए एक अजम्पशन रखते हैं कि वो सब रियल है, कि जो असैसिनेटर वगैरह सारे रियल वालों की बात करते हैं कि 1% भी रियल है, 1% का 1% भी रियल है, तो कुछ तो है। इसमें क्या होता है, एक तो कि मैंने कुछ किया, मैंने किसी से किसी के बारे में कुछ बोला, तो मेरे को नहीं पता मैं कौन हूँ, किससे बोला है किसी को नहीं पता कौन है, और कल को कुछ क्राइम होता है इंडिया जैसी, आप मान के चलो कहीं पे कुछ असैसिनेशन होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कहाँ तक पहुँचेंगे कि उनके चैट्स वगैरह, इंस्टाग्राम, ये सारा देखेंगे भाई किससे डिस्प्यूट है, किससे क्या है, राइट। बट कोई बंदा है जिसकी बहुत ज़्यादा पर्सनल ग्रीवेज है, कुछ है, उसने थोड़ा अवेयर है उन चीज़ों के बारे में, और ही वेंट टू समवेयर, और मान के चलो उसने वो 1% का 1% रियल जगह वो पहुँच गया, और वो क्योंकि उसने पैसा पे किया है, काफ़ी अच्छा पैसा पे किया है, और वो सर्विस, स्नाइपर्स हायर होते हैं, देखो मूवीज़ आर इंस्पायर्ड फ्रॉम समवन, राइट। तो इस स्नाइपर्स लोग हायर करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स भी, किलिंग हुई हुई हैं। अभी रिसेंटली आपने बॉम्बे में देखा कि वहाँ पे भी एक किलिंग हुई है, राइट। तो वो दो बंदे थे, वो किसी एक ग्रुप को बिलोंग नहीं करते हैं, बट वो कुछ पैसों के लिए गए हैं उस दिन। अच्छा, अब मुझे थोड़ा क्लियर हुआ कि बेसिकली कम्युनिकेट तो कर सकते हैं, बट बंदे को ढूंढना भी तो पड़ेगा। वो ढूंढना जी। डार्क वेब पे, गूगल पे तो मैं लिख नहीं सकती एब्सोल्युटली ओके मैन्युफैक्चरर या फिर जी। कॉन्ट्रैक्टर या है ना स्नाइपर्स ऐसे करके, भाई वो गूगल पे वहाँ लिखोगे पे ना तो वहाँ पे सर्विलेंस है, गूगल वहाँ सर्विलेंस ही सर्च ही हो। नहीं कर पाएंगे कौन हाँ, क्या कर रहा है। हाँ हम जो कनेक्टेड है वो हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जियो, फायर, इन सब के पास फायरवॉल्स हैं। आप क्या करो, 1 महीने तक कंटिन्यूस कोई भी टेररिस्ट ग्रुप के बारे में सर्च करते रहो, दे विल गेट नोटिफाइड। आप नोटिस हो जाओगे कि भाई ये इन कीवर्ड्स को ज़्यादा सर्च कर रहा है, तो शायद कुछ कनेक्शन हो सकता है। तो ये इशूज है नॉर्मल वेब पे। ऐसा कभी हुआ है कि किसी ने गूगल पे कुछ बहुत सर्च किया हो और फिर हाँ होता है, काफ़ी बार हुआ है कि कई बार क्या होता है कि काफ़ी केसेस में जो टर्निंग पॉइंट आते हैं वो उनकी गूगल की हिस्ट्री आती है कि कहीं क्राइम हो गया, अब मान के चलो किसी का कुछ हुआ है उसके साथ, और उनकी गूगल हिस्ट्री चेक की तो पता चला वो उसी के उन जो बंदे ने किया वो उसी के बारे में सर्च कर रहा है बहुत लंबे टाइम से। तो ये चीज़ें गूगल हिस्ट्री, तो फिर वहाँ पे आपकी हिस्ट्री भी है, आप वहाँ पे तो गूगल आपका लास्ट 15 साल का डेटा रखता है। आज से 15 साल पहले तक आपकी जो जीमेल है उसका पूरा डेटा गूगल के पास है। गवर्नमेंट को एक नोटिस डालना है गूगल को, और वो आपको जो भी डिटेल चाहिए दे देगा, बट वो डार्क वेब पे पॉसिबल नहीं है। यही मेरा क्वेश्चन था कि डार्क वेब को गवर्नमेंट बंद क्यों नहीं करवाती अगर इतना कुछ इलीगल वहाँ पे हो रहा है। जी, एक तो देखो डिसेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज का मतलब ऐसे है कि जैसे अपने सड़क, एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं, सड़कों पर रेडी लगी होती है, अब पुलिस वाले आते हैं कुछ दिन में, प्रैक्टिकली बात करते हैं पुलिस वाले आते हैं और उनको भगा देते हैं, शाम को या थोड़ी देर बाद वो लोग वही आ जाते हैं दोबारा। कितना बंद कराओगे और किसको बंद कराओगे? www.google.com यही है, यही थी, यही रहेगी। कोई वेबसाइट का डोमेन ही नहीं है, कुछ रैंडम सी वैल्यू है, वो डेली चेंज हो रही है, हर 6 घंटे में अपडेट हो रही है, हर 2 घंटे में अपडेट हो रही है। वेबसाइट ही नहीं पता किसी को रियल कौन सी है। आज कोई वेबसाइट है उसका कुछ रैंडम सा नाम है और लास्ट में ये है कि .onion है, वो डार्क वेब वाली है, तो वो वेबसाइट है, रैंडम है, 2 घंटे बाद चेंज हो गई। किसको बंद कराने कहाँ जाओगे? किसके बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है अब? तो टोर का होना या डार्क वेब का होना कुछ फ़ायदा भी देता है या सब? जी, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। डार्क वेब और टॉर पे काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें, लेट्स से एक बंदा है जो गवर्नमेंट के अंदर है और उसको पता चल रहा है कि ये गवर्नमेंट ना ऐसा काम कर रही है जो देश के लिए गलत है, इसको बोलते हैं विसल ब्लोअर्स। अब वो बंदा क्या करता है, डार्क वेब पे जाता है और वहाँ पे फॉरम्स है, उनमें लिख देता है कि आई एम फ्रॉम समवन फ्रॉम देयर और ये काम चल रहा है जो कि गलत है। तो ये हो गई रिपोर्टिंग, हो गई कि कोई भी यहाँ पे आपके कंस्ट्रेंट नहीं है, आप जो चाहो वो रिपोर्ट कर सकते हो जो आपको दिख रहा है। तो सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि वहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं। बट ये इसकी जैसे गूगल पे भी हमें कुछ गूगल में तो ऐसे हम सर्च करते हैं हमें वेबसाइट्स मिल जाती है, तो टोर पे भी ऐसे होता है हम कुछ सर्च करेंगे और हमें उसकी वेबसाइट्स मिलेगी, ये पहले ही पता होना चाहिए। नहीं, जो रियल टॉर ब्राउज़र है, जो रियल डार्क वेब है, उनका किसी को नहीं पता कि वो वेबसाइट्स कौन सी हैं। मेरे को जहाँ तक मैं सोच पाता हूँ वो ऐसा रहता होगा कि ये लोग सारे एक प्लेटफॉर्म पे कनेक्टेड हैं और वहाँ पे ये लिंक्स शेयर हो रही हैं। पूरा एक सिंडिकेट चल रहा है, पूरा एक नेटवर्क है जो लेटेस्ट लिंक्स ट्रांसमिट कर रहा है लोगों के पास एज अर्ली एज पॉसिबल। कुछ सर्च इंजन्स है, टॉर्च सर्च इंजन पर आप कीवर्ड डालो तो उससे रिलेटेड वेबसाइट्स आ जाती है कि भाई ये वेबसाइट है 2 घंटे पहले अपडेट हुई है। बट डार्क वेब का फिनोमेना ये है कि वहाँ पे क्रॉलिंग नहीं होती।
कि जैसे अपने नॉर्मल गूगल पे होती है कीवर्ड क्रॉलिंग वगैरह हो जाती है, वो पॉसिबल नहीं है डार्क वेब पे। तो तो वहाँ फिर जैसे किसी को कुछ चाहिए, जैसे यही चाहिए, स्नाइपर चाहिए लेट्स से, तो वो कैसे ढूंढे? देखो सर्च इंजन है वहाँ पे, तो कीवर्ड सर्च कर सकते हो। फिर चैट रूम्स पे जहाँ पे लेटेस्ट लिंक आ रही है उन चैट रूम्स को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से आपको एक्सेस मिल जाता है उनका। ओके। जी। आपने वो अभी भी कंप्लीट नहीं किया कौन सा वाला? कि गवर्नमेंट एक तो बंद नहीं करवाती, ठीक है, क्यों नहीं बंद करवा रही? क्योंकि वहाँ पे लॉजिकल लोग हैं जो हेल्प भी कर रहे हैं। तो क्या क्या वो हेल्प हुई है? लॉजिकल लोग नहीं, वो इसलिए क्योंकि वो टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं है। एक नहीं, वेबसाइट को मैं कह बंद रही हूँ, करवा सकते हैं, ठीक है, यही और बताया कुछ ना। भला भी जी। हो रहा है। अभी ये बता रहे थे कि कुछ हाँ, भला वो भी हो रहा सेकंड है। पार्ट हो गया अपना कि इसके कुछ प्लस पॉइंट्स भी हैं। नहीं तो डार्क गवर्नमेंट वेब के लिए वो भला थोड़ी है, कोई उनकी बात आके हाँ, डार्क वेब पे डाल वैसे देगा। दुनिया का तो भला हो रहा है थोड़ा दोनों बहुत। का दोनों को भला हो रहा है। जी। तो कोई इस एग्जांपल के साथ शेयर करेंगे जो भला हुआ होगा? काफ़ी केसेस में है। मैंने खुद ने एरिया 51 के कुछ वहाँ पे मेरे को 5 GB का डेटा मिला था, कुछ फाइल्स थी, वो मैंने डाउनलोड की। एंड उनको जब हम देखते हैं ना तो वो पेपर्स ऐसे लगते हैं जैसे वो स्कैन पेपर्स हैं। किसी ने वहीं से उस लोकेशन से कुछ पेपर्स को स्कैन किया, वो डार्क वेब पे डाला है। एक इसमें एक साइंटिस्ट का नाम आता है जिनको बाद में उनकी ट्रेजिक अचानक पता नहीं डेथ हो गई। तो वो पहले एरिया 51 में काम किया उन्होंने। फिर उन्होंने क्या किया, सोशल डार्क वेब पे जाके ये जो भी 4-5 GB की फाइल्स थी कॉपी करके सारी वहाँ पे डाल दी डार्क वेब पे। स्कैन्स मतलब मेरे को क्यों लगा कि ये शायद कुछ हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा साफ पेपर्स नहीं है वो। बहुत ऐसे बहुत जल्दी में किसी ने प्रिंट आउट्स निकाले हों, बहुत जल्दी कॉपी किए हों, तो बहुत रॉ टाइप के बहुत अजीब से पेपर्स हैं। काफ़ी सारी फाइल्स हैं जो समझ में नहीं आएगा, टेक्स्ट ऊपर नीचे हो रखा है। कुछ फ़ोटोज़ हैं उसमें जिनमें लिटरली दिखाया हुआ है कि समथिंग एलियन जैसी स्पीसीज वहाँ पे है। मेरे को नहीं पता वो सही है नहीं, हमको किसी को नहीं पता कि एरिया 51 में क्या चल रहा है, बट वो पेपर्स वहाँ पे हैं। ऐसे गवर्नमेंट्स की काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ पे डिस्क्लोज हुई हैं। जैसे अभी बात करें कि हम मानते हैं कि ये जो हुआ है कि USA की फंडिंग है टॉर वगैरह में, इनके पेपर्स कहाँ पे डिस्क्लोज हुए हैं? वहीं पे। पूरा इकोसिस्टम USA का है, वो तो नहीं होने देते हैं। तो ये सारा डार्क वेब वहाँ पे हेल्प करता है। मैं इसके अलावा रिसर्च पेपर्स हैं। मान के चलो कोई रिसर्च पेपर बहुत कॉस्टली है, तो वो वहाँ पे लोगों को अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। डार्क वेब पे अगर कुछ चीज़ अवेलेबल है तो वो कभी डिलीट नहीं हो सकती। इंटरनेट पे ही अगर कुछ है तो वो कभी डिलीट नहीं हो सकता। जैसे कई हमने देखे हैं इंडिया में कि MMS किसी का वायरल हुआ, जी। कोई फेमस पर्सनालिटी है, बट विद इन फ्यू आवर्स वो सब जगह से डिलीट हो चुका है, वो नहीं अवेलेबल है। सो हाउ इज़ दैट पॉसिबल? पहली बात तो ये सब जगह से गलत डिलीट होना तो पॉसिबल ही नहीं है। आप किसी का भी एक प्रॉपर सर्च करोगे अभी भी रिजल्ट्स आते हैं। देखो, एक होता है डिलीट होना और एक होता है हाइड होना। गूगल में एक ऑप्शन होता है सेफ सर्च का। आप सबके डिवाइसेज में सेफ सर्च बाय डिफ़ॉल्ट ऑन है ओके। कि अगर आप कुछ ऐसी चीज़ सर्च भी करोगे तो वो नहीं दिखेगा, ओके। राइट? तो हमको जब ऐसी चीज़ों में इन्वेस्टिगेशन करना है तो पहला ये कि सेफ सर्च ऑफ कर लो, जिससे कि ऐसा जो एक्सप्लिसिट कंटेंट है वो भी दिख जाए, ठीक है? तो लेट्स से कोई वीडियो वायरल होती है तो उसके क्या होता है, फुटप्रिंट होता है, उसका एक सिग्नेचर होता है कि ये एक वैल्यू जो इस वीडियो से हम एसोसिएट कर सकते हैं। अब वो वीडियो जहाँ पे है उसके उन सिग्नेचर्स के फुटप्रिंट्स के अकॉर्डिंग हम उन पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म्स को भेज सकते हैं कि भाई ये टेक डाउन कर लो, लीगल ड्यू टू लीगल इश्यूज, ठीक है? बट लेट्स से किसी बंदे ने वो कॉपी कर ली, डाउनलोड कर ली और फिर उसे इंटरनेट पर अपलोड कर दिया, कहीं और अपलोड कर दिया। मोबाइल में डाउनलोड हो चुकी है, मोबाइल से डिलीट करने का कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो आप अब वो जाके कहीं और अपलोड कर रहा है, उसे किसी दूसरी वेबसाइट पर अपलोड कर रहा है, क्योंकि ऐसा कंटेंट जो मोस्ट ऑफ जगह से डिलीट हो चुका है बट सर्चेबल है तो उसके पास ट्रैफिक आएगा। तो अभी जैसे रिसेंटली हमने देखा है काफ़ी सारे लोगों की, मतलब कुछ सेलिब्रिटीज़ की वीडियोस आई हैं एंड उसको ये बोल के कि ये AI जनरेटेड है एंड ऐसा बोला गया है, बट आप उनकी फोरेंसिक्स करते हो तो कुछ अलग ही सच सामने आता है। अब ये सारी वीडियोस डिलीट हो गई, लेट्स से टेलीग्राम पे कहीं पे मिली, टेलीग्राम को नोटिस भेज दिया कि इस ये पर्टिकुलर वीडियो जहाँ पे बैन कर दो, डिलीट कर दो। कोई और प्लेटफॉर्म है जो लॉज को कंपाई कर रहा है, उनको फॉलो कर रहा है, गवर्नमेंट के साथ कंप्लाई कर रहा है, वहाँ पे आप बोल सकते हो कि इसको टेक डाउन कर लो। कोई वीडियो डार्क वेब पे गई तो कोई वीडियो मैंने डिलीट कर डाउनलोड कर ली, किसी बंदे ने डाउनलोड कर ली और वो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे उसे डेली बेसिस पे अपलोड कर रहा है, तो कंप्लीटली गायब नहीं हो सकती, हाइड कर सकते हैं और एक सर्टेन एक्सटेंट तक जहाँ पे मेजोरिटी ऑफ लोग जाएंगे वहाँ पे हाइड कर दो, वहाँ से डिलीट कर दो। जैसे एक MMS वायरल हुआ, जी। जस्ट वायरल हुआ, ठीक है, हाँ। वो 15, 20, 30, 100 वेबसाइट्स पे चला गया। हाँ। अभी किसी ने फ़ोन में डाउनलोड नहीं किया तो इमीडिएटली अगर
ऐसा कुछ ऑप्शन एज अ लीगली पूछ रही हूँ है कि कुछ ही टाइम में वो सारी जगह से रिमूव हो जाए? ये होता है वो लीगली है कि आप लीगल हेल्प लोगे और साइबर सेल्स या लॉ इन्फोर्समेंट के थ्रू उनके पास नोटिस जाएंगे और वो टेक डाउन हो जाएगा। बट उस प्रोसेस में टाइम लगेगा ना, टाइम लगेगा। नोटिस जाएगा, फिर वो उनकी स्पेस है। अब उन्होंने तो नोटिस भेज दिया, वो नोटिस पढ़ेंगे कल सुबह, तो फिर जी। ऐसा मतलब ऐसे टेक्निकली कुछ पॉसिबल नहीं है कि गवर्नमेंट उनकी वेबसाइट से भी कुछ रिमूव कर दे। मैं ना एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं, हाँ जी। पायरेसी। मूवीज पे बहुत ज़्यादा कंस्ट्रेंट लगाते हैं और वो पायरेट हो जाती है, समझ रहे हो? मतलब पायरेसी कैसे होती है कि कुछ टाइम पहले थिएटर्स में वो इंसर्ट करते हैं जिस भी मीडिया में वो है। अब वो मीडिया पे जाएगा और वो वहाँ पे एक कोड रन होगा जो कि सर्वर से आएगा, जो ऑनर्स है उनके पास से वो कोड आएगा। वो कोड आएगा, उसके बाद वो फाइल डिक्रिप्ट होगी और फिर वो अपने को सिनेमा में दिखेगी। इसके लिए एक एक मूवी को पायरेसी से रोकने के लिए करोड़ों में चार्ज होता है और फिर भी मूवी पायरेट होती है। तो एक ऐसी जगह जहाँ पे करोड़ खर्च कर पा रहे हैं, हम उसको नहीं रोक पा रहे हैं, तो इसमें तो एक लॉ इन्फोर्समेंट काम कर रहे हैं, उसको तो पॉसिबल ही नहीं है, कैसे कर पाएंगे? और आप ये समझो ना, इंटरनेट 20 लोगों के पास गई तो वो 20 लोग नहीं है, एक बंदा भी इंटरनेट पे, एक बंदे के पास भी कुछ चीज़ है तो वो सबके पास, मान लो आप, उसने जैसे इंटरनेट पे डाली, दैट्स बूम। और सेलिब्रिटीज के केस में तो वो बहुत ज़्यादा होता है, राइट? तो वो आप, इट्स लाइक एपिडेमिक, आया फैल गया, अब एक दो को तुम अलग कर ही नहीं सकते, वो सबके अंदर, उसके पास, सबके पास एक्सेस है वो, राइट? तो ये सारी चीज़ें कि ये इनका ट्रांसमिट बहुत तेज हो गया कि मान के चलो आज से 4-5-10 साल पहले स्पीड रहती होगी, एक 1 Mbps आती थी, बहुत अच्छी स्पीड होती थी कि भाई 1 Mbps। अब भी जीबीज में स्पीड आ रही है, एक 100 GB की, 100 MB की फाइल सेकंड्स में चली जाती है। तो कैसे रोकोगे? क्वेश्चन इज दिस। सो बेसिकली ये सेइंग कि अगर इंटरनेट पे कुछ डल गया वो कभी डिलीट नहीं होता। जी, मैं आपको एक वो बताता हूँ, पायरेसी रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। हाँ जी। पायरेसी के लिए ना ये पर डे बेसिस पे बहुत अच्छा चार्ज करता है, 15-15 लाख, 20-20 लाख रुपए चार्ज होता है मूवी इसको पायरेसी से रोकने के लिए। एक बट इससे अच्छा तरीका क्या है, देखो मैं बताता हूँ आपको। काफ़ी केसेज में ये हुआ है और दिस वाज मोर सक्सेसफुल। हमको खुद को ही पायरेट करनी है अपनी मूवी, आप पायरेसी रोको मत, रिवर्स सोचो कि मैं क्या करूँगा। लेट्स से मैं एक डायरेक्टर हूँ, तो मेरी एक मूवी है जो मार्केट में आ रही है। अब मैंने क्या किया, उसका इनिशियल 5 मिनट लिया और उसको लेके किसी और के साथ क्लिप कर दिया, पीछे कुछ और है, स्टार्टिंग में 5 मिनट में मूवी है, और ऐसी मैंने जनरेट करके पूरे इंटरनेट पर डिस्ट्रीब्यूट करा दी कि ये लो पायरेटेड मूवी। अब वो जो बंदे को वो देखनी है, वो हार्डली 10-15-20 सर्चेस देखेगा, उसके बाद चलो यार देख ही आते हैं, राइट? तो ये उससे ज़्यादा इफेक्टिव वे है, प्रैक्टिकल वे है, ओके। जो कि ये वे भी MMS के केस में पॉसिबल नहीं है। तो वंस इट्स ऑन इंटरनेट, इट्स ऑलवेज ऑन इंटरनेट। तो हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनके पास तो बहुत ही खतरनाक या फिर ऐसे डाटा होता है कि जो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते जी। तो प्राइम मिनिस्टर्स ये सारे हैकिंग से कैसे बचते हैं? परफेक्ट। देखो आप एक चीज़ नोटिस करते हैं अपने आसपास ना, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें अभी स्मार्ट है, स्मार्ट वॉच है, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट एवरीथिंग। तो इन लोगों के पास जनरली क्या होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ हो रही है ना, वहाँ पे कोई भी ऐसा इक्विपमेंट नहीं होगा। आप जनरली CEOs को देखोगे कि उनके ऑफिस में जब लैपटॉप्स रखे होते हैं ना, तो उनका जो कैमरा है वो हाइड किया होता है टेप से, टेप लगा के रखते हैं उधर। इसका रीज़न पता है क्या है? बहुत सारी कंपनीज ऐसे हैं, मैं अगर नाम नहीं लूँगा, बैक स्टेज बात करेंगे, बहुत सारी कंपनीज ऐसे हैं जो हर 5 सेकंड पे आपकी एक पिक क्लिक करती है कि आपके पास डिवाइस है, किसी भी कंडीशन में उसकी पिक क्लिक होगी। और अब भी डाउट है ना, तो मैं केस स्टडी बताता हूँ, एक साउथ की केस स्टडी है। जो हस्बैंड वाइफ है उन दोनों में आपस में थोड़ा नहीं बन रही है, ये दोनों एक दूसरे से परेशान है। तो एक नाइट में क्या होता है, इनके बीच में कुछ फिजिकल असॉल्ट होता है, एंड उसमें ये जो लेडी है ना, ये उसमें नाइफ से अटैक करती है अपने हस्बैंड पे और उनको थोड़ा डैमेज होता है, और फिर अगले दिन जाके केस कर देती है कि इन्होंने मेरे पे अटैक किया, उल्टे हुआ हस्बैंड के ऊपर केस हो गया। ओके। अब हस्बैंड के साइड के जो लॉयर्स थे, उस केस इन्वेस्टिगेट हो रहा था, डिजिटल फॉरेंसिक्स वाले जो बंदे थे, सारा। अब एक बंद कमरे के अंदर क्या हुआ है किसी को नहीं पता, बट ये गलत है। आपके सामने मेरे को टीवी दिख रही है, स्मार्ट टीवी, राइट? स्मार्ट है वो। इसका स्मार्ट का मतलब क्या है? मतलब हमारे पास वॉच आई, वो स्मार्ट कब बनी कि वो हमारी पल्स नोटिस कर रही है कि क्या सीन है, राइट? मतलब वो हमारी पर्सनल डेटा ले रही है।
तो ये जो केस डिस्क्लोज हुआ ना बहुत मिस्टीरियस था। ये केस कैसे डिस्क्लोज हुआ पता है? ये जो स्मार्ट टीवी नोटिस की कि यहाँ पे स्मार्ट टीवी है, उस स्मार्ट टीवी ने जो वॉइस सैंपल्स कलेक्ट किए हैं उनको निकलवाया, और उनमें जहाँ पे वो वॉइस सैंपल आए कि वहाँ पे फीमेल लड़ रही है और अटैक कर रही है, उस वॉइस सैंपल से कंफर्म हुआ कि ये अटैक और लेडी नहीं किया है। मतलब जो टीवी हमारे से? स्मार्ट टीवी है वो टीवी से। सुन पा रहा है, जी देख भी पा रहा है। या तो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं हम। नहीं, ये पॉसिबल है, काफ़ी केसेज में हुआ है। मतलब कॉमन उसको जो कोई ऑडियंस है features तो उसको तो नहीं होंगे। पता। हाँ, यार आपको मतलब इंटरनेट आप लोग यूज़ कर रहे हो, गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सारी चीज़ें फ्री हैं। क्यों है फ्री? मतलब कंपनी कैसे कमाएगी? आप लोगों से ही कमाएगी ना। आप व्हाट्सएप पे चैट करते हो, उससे रिलेटेड आपको आते हैं ना वो एड्स वगैरह, सारी चीज़ें शो होती हैं। अभी व्हाट्सएप बोलता है एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, सोचो कैसे आता है। यही तो कोई भी चीज़, देयर इज ए कोट ना कि इफ़ एनीथिंग इज़ फ्री देन यू आर द प्रोडक्ट, यस। राइट? तो व्हाट्सएप के केस में भी क्या होता है कि जो चैट्स है, व्हाट्सएप बोलता है कि आपकी जो चैट्स है ना वो इनक्रिप्टेड है, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, किसी को नहीं पता। बट जब हम इनको गूगल ड्राइव पे बैकअप करेंगे ना, तो वहाँ पे इनक्रिप्टेड नहीं है। ओके। मतलब हम देखेंगे इस क्या चल रहा है, फिर आप पे टारगेटेड मार्केटिंग करेंगे, आपको उससे रिलेटेड एड्स दिखाएंगे। टीवी वाला तो बहुत ही स्कैरी है। तो जी। अभी मतलब किसी ने कुछ क्राइम करना हो, फोन वगैरह तो ठीक है, टीवी भी बंद करके करे। टीवी बंद है तब भी वो वॉइस वगैरह आप कह रहे हो कि रिकॉर्ड हुई, टीवी बंद था तब भी। बंद, पावर ऑफ है हाँ, तो नहीं होगा, पावर की सप्लाई नहीं हो रही है। रिमोट से बंद है तो वो सूडो बंद है, इसको हम बोलते हैं सूडो ऑफ। यू थिंक इट्स ऑफ बट इट्स नॉट ऑफ। ऐसे ही क्या होता है, एक मोबाइल में एप्लीकेशन आता है, हाँ जी। उसमें क्या होता है कि आप उसको रखो, और जैसे वो चोरी होगा ना, तो वो सामने वाले को ऐसा लगेगा कि वो स्विच ऑफ हो जाएगा, वो फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, बट एक्चुअली वो स्विच ऑफ नहीं है, वो सूडो स्विच ऑफ है। आप उसको ट्रैक कर सकते हो, ऐसे एप्लीकेशंस अवेलेबल है। तो बहुत अच्छा बताया आपने। जी, आई थिंक सबको यूज भी करनी चाहिए वो। या होना चाहिए। टीवी हमें देखता तो नहीं है ना। ये बचपन में ही एक्चुअली ये नया मैं फेयर हमेशा अनलॉक हो सोचती गया है। बट वो सच है। बचपन में मुझे लगता था कि टीवी मुझे देख पा रहा है, बट वो कह रहे हैं वो सच ही है। नहीं, देख सुन पा रहा है बताया उन्होंने, देख तो हाँ। नहीं पा रहा ना। देखो क्योंकि ना ये तो बहुत ज्यादा स्कैरी हो जाएगा। मैं जिन जिन चीज़ों को देख के आ रहा हूँ ना, जो चीज़ें, जो केसेस आते हैं, उनके बेसिस पे आप एक चीज़ देखो, फेसबुक के ऊपर एलिगेशंस लगे कि फेसबुक ने डेटा सेल किया, किसको? हाँ जी। अपोजिशन को। ये कैसे आया कि लेट से एक पार्टी है ए, एक पार्टी है बी, जो लोग ए पार्टी को फॉलो कर रहे हैं ना, उनके पास बहुत कंटिन्यूसली बी पार्टी के वो आ रहे हैं एड्स। तो ये नोटिस हुआ कि ये कैसे हो रहा है, इनको कैसे पता कि मेरे को मेरी जो पार्टी जिसको मैं पसंद कर रहा हूँ उसका एक भी वो नहीं आ रहा, और ये जो पार्टी जिसको मैं पसंद नहीं कर रहा हूँ उसके इतने सारे आ रहे हैं, ऐसा क्यों? हाँ। देन जब रिसर्च हुई तो पता चला कि फेसबुक ने ये डेटा अपोजिशन को से एक पार्टी को सेल किया हुआ है, और वो उसका यूज़ करके टारगेट कर रहे हैं लोगों को। तो मैं अगर कोई चीज़ आपको डिजिटल चीज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ और आपसे कोई पैसा नहीं ले रहा, तो मेरा टारगेट है कि आपके बारे में जो मैक्सिमम है ना वो मेरा हो, मैं जानता हूँ, जिससे कि मैं आपको, आपने जो भी क्लोथिंग वगैरह हमने की हुई है कहीं ना कहीं से इंस्पायर्ड है, हमने कहीं से कोई ऐड देख लिया, कहीं से कुछ देखा है, इससे रिलेटेड हम जनरली डिजिटल पे शिफ्ट हो गए, हम बहुत जल्दी डिजिटल पे शिफ्ट हो गए। राइट। इसका रीज़न क्या था कि हमको इतना टारगेट किया गया, इतना प्रॉपरली टारगेट किया गया कि यार आप ये हो, अभी गूगल में जाओ, आप माई एक्टिविटी में, माई चॉइस वगैरह में, इंटरेस्ट में जाके देखो, आपके सारे इंटरेस्ट गूगल को पता है कि आप किस स्टेज में हो और आप क्या सर्च कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग एड्स आपको आएंगे, राइट? तो एक कंपनी है वो हमारे वेलफेयर के लिए नहीं बैठी, उसको रेवेन्यूज लाने हैं, वो बिजनेसमैन है, वो गेम करते हैं, और ये होता है। तो अगर टीवी में ऐसे मैं बोलूँ कि लेट से कैमरा वगैरह नहीं है और वो सारी चीज़ें नहीं है, तो शायद हाई चांसेस है कि नहीं हो रहा होगा, क्योंकि उस केस में भी वॉइस सैंपल्स आए थे, फुटेज नहीं आई थी, शायद नहीं होगा। बट अगर कुछ ऐसा हो जहाँ पे कैमरा वगैरह हो तो हाँ, हाई चांसेस है जी। तो अभी हम फेसबुक व्हाट्सएप के डाटा की बात कर रहे थे। जी इन जनरल व्हाट्सएप, फेसबुक और जो भी इस कंपनी के अंदर और कंपनीज या सब कंपनीज, ये हमारा डेटा लेते हैं बेसिकली, बट यूज़ तो सिर्फ एडवर्टीजमेंट पर्पस के लिए कर रहे हैं। और इन अ वे ये हमारे लिए ठीक ही है। अब मैं कॉस्मेटिक्स का प्रोडक्ट ढूंढ रही हूँ जिसका शायद मुझे नेम भी नहीं पता, मैंने अपनी फ्रेंड से प्रॉब्लम डिस्कस की, फिर उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स आ गए। जी तो इसमें गवर्नमेंट को इतनी प्रॉब्लम क्यों है? क्यों गवर्नमेंट ने, लाइक हमने एक वीडियो भी देखा था फेसबुक का कि मार्क जकरबर्ग का ही अपोलोजाइज्ड आल्सो एंड ऑल दैट स्टफ।
इसमें प्रॉब्लम क्या है? देखो, आपने कोई चीज़ का एक्सेस दे दिया, हाँ जी। अब सामने वाला बोल रहा है मैं इसका लीगल यूज़ करूँगा, एथिकल यूज़ करूँगा, फाइन, कर लो। बट जब उसके अनएथिकल यूज स्टार्ट होते हैं, देन देयर इज़ ए प्रॉब्लम। हम बात करते हैं फेसबुक की, कि फेसबुक के पास डेटा है तो क्या प्रॉब्लम है। एक चीज़ आपको जाननी चाहिए कि फेसबुक का एक डार्क वेब वर्जन है। ओके, आप वो क्या है मतलब जी डार्क फेसबुक? हाँ, फेसबुक के नाम से ही है वो, डार्क वेब पे है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो फेसबुक लोगों को सरफेस वेब पे, नॉर्मल वेब पे प्रोवाइड नहीं करा पा रहा, जो डार्क वेब का ज़रूरत पड़ रही है। वो फेसबुक का ऑफिशियल है? जी, ऑफिशियल है। ओके। फेसबुक का डार्क वेब वर्जन है, जस्ट एक नॉर्मल गूगल सर्च एंड यू विल गेट इट कि हाँ है। और उस पे क्या होता है? अब यही चीज़ डिस्कशन का पॉइंट है ना, कि उस पर ऐसा होता क्या है जो कि नॉर्मल वेब पे नहीं कर पा रहे हैं लोग। एंड जैसा आप बात कर रहे हो कि मार्क जकरबर्ग ने काफ़ी बार माफ़ी मांगी उन्होंने। एक्चुअली एक बार तो 735 मिलियन का फाइन भी दिया एक कंपनी को, ये रिपोर्टेड है, न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। इसमें इनका डेटा, अगेन वो डेटा ब्रीच, ऐसा ही कुछ सीन था। देखो, जनरली क्या होता है, एक कंपनी ने हमको जो प्रोडक्ट दे रखा है वो फ्री है, उसके पास अब डेटा है, अब वो डेटा को मोनेटाइज करेंगे। कितने वे में कर सकते हैं ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, हमने दे दिया, अब उनके ऊपर है, उनके एथिक्स है या फिर उनका बिजनेस मॉडल है कि वो इसके कहाँ कहाँ यूज करेंगे। एंड फेसबुक के ऊपर काफ़ी एलिगेशंस है कि उन्होंने क्या किया, गूगल एड्स वगैरह में, मेटा एड्स में, जब क्या होता है कि इनके पास डेटा है। अब इनके पास दो लोग आए, एक है जो फेसबुक को लगता है कि ये मेरे फ्रेंड है या फिर फ्रेंड सर्कल से है, तो इन्होंने क्या किया, इनको ज़्यादा एक्सेसिव डेटा प्रोवाइड किया। जबकि जो ऐसे लोग आए जो इनको लगा कि ये मेरे कंपटीटर हो सकते हैं इन द फ्यूचर, फेसबुक उनको डेटा ही प्रोवाइड नहीं करता, जैसे कि बहुत स्पेसिफिक ऐड रन नहीं कर पाए। तो ये हो गया कि कंपटीटर किलिंग हो गई एक तरह से, समझ पा रहे हो? Okay. अब ये अनफेयर हो गया, राइट। गवर्नमेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, तो ये इंडियन स्टार्टअप्स के लिए भी अनफेयर हो गया। नहीं, एज अ बिजनेस तो क्या प्रॉब्लम है? जैसे मैं हूँ, ये तो वही चीज़ होगी कि मतलब मैं ऑब्वियसली कुछ, अगर मेरे पास सर्विस है, लिमिटेड है कि मैं एक ही बंदे को दे सकती हूँ या लिमिटेड को, तो ऑब्वियसली आई विल प्रेफर कि मैं अपने बंदे को दे। इसमें प्रॉब्लम क्या है? नहीं, प्रॉब्लम इसमें नहीं ये है, इलीगल है। प्रॉब्लम इसमें नहीं है। फेवरिज्म हाँ। ऑलवेज होता है, सारी जगह पे होता है। बट आप ये देखो कि मैं मान के चलो फेसबुक का ओनर हूँ, इंडिया में कल एक कंपनी बनी और वो कंपनी चाह रही है मार्केटिंग वगैरह, उस कंपनी के पास भी तो राइट है कि वो किसी प्लेटफॉर्म को यूज़ करके अपने आप को मार्केट कर सके। जब वो सबके लिए एक्सेसिबल है तो उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए भी एक्सेसिबल होना चाहिए। अगर फेसबुक खुद के पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रख के वो मना कर रहा है, तो फिर गवर्नमेंट का और एवरीवन के लिए एक्सेसिबल वो कॉन्सेप्ट कहाँ गया? मतलब न्यू अगर वो नहीं, कंपनी फेसबुक ने कब कहा कि मैं सबके लिए एक्सेसिबल हूँ? ऐसा आपने मेटा एड्स रन किए, हाँ आपने जी। जो एड्स रन किए उसमें आपको एक डेटा मिलता है कि जिससे कि आप अपने टारगेटिंग कर सको अपने ऑडियंस पे। अगर वो डेटा आप एक पर्टिकुलर सेगमेंट की कंपनीज को नहीं दे रहे हो तो दिस इज अनफेयर। ठीक है, अनफेयर हो गया। बट ये कुछ ऐसा नहीं है कि डरना चाहिए इससे, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। मतलब मैं एज अ ऑडियंस ये भी जानना चाह रही हूँ कि फेसबुक के पास जो मेरा डाटा है वो अपार्ट फ्रॉम एडवर्टीजमेंट मेरे लिए और किसी वे में तो हार्मफुल नहीं है। देखो, अगर फेसबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अभी तक जो वे आए हैं कि वो आपके बिहेवियर को एनालिसिस करेंगे और उससे रिलेटेड डेटा पब्लिक में डाल देंगे, सेल कर देंगे। कोई इशू नहीं है, आपको मोर टारगेटेड वीडियोज आएंगी, मोर टारगेटेड एड्स आएंगे, परफेक्ट है। बट इन जनरल जो आप फेसबुक पर डेटा डाल रहे हो वो हैकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपने अपने आप को ऑलमोस्ट कंप्लीटली एक्सपोज किया हुआ है फेसबुक पे कि मैं ये हूँ, मेरी प्रायोरिटीज ये है और मेरे को ये पसंद है, ये नहीं पसंद। फिर आप एक टारगेटेड वो कैसे बनेंगे? जैसे मैं आपको बताता हूँ, लिंक्डइन पे जितने भी सारे लोग प्रोफेशनल्स हैं, हाँ जी। तो वहाँ पे स्कैम का एक बहुत अच्छा तरीका आया, अभी निकल गया, कि मेरे पास मेरे एक सीनियर का कॉल आया था रात को कि व्हाट्सएप चेक कर। तो मैंने देखा कि वहाँ पे उनके नाम पे एक मेल था कि हेलो समथिंग उनका नाम जो है, उसके बाद उनका फ़ोन नंबर, एंड आई नो दैट यू आर यूजिंग दिस वेबसाइट, मतलब आप पॉर्न वेबसाइट थे कि यू यूज़ दिस वेबसाइट, अगर ये मैं पब्लिकली एक्सपोज करता हूँ आपकी सारी डिटेल तो आपको प्रॉब्लम होगी, तो इसे सॉर्ट आउट कर लेते हैं। बहुत प्रोफेशनल टोन में एक लेटर था, ईमेल पे आया हुआ था। भैया भी लाइक कि यार ये कैसे पता इसको, कि और मेरा मोबाइल नंबर कैसे पता, सबसे बड़ी बात मेरा मोबाइल नंबर कैसे पता। अब जनरली क्या होता है कि ये जो मोबाइल नंबर था उनके पास, उसके बाद ये पहला केस था, मेरे को भी आइडिया नहीं था, मैंने कहा यार ये तो कुछ सीरियस है। उसके बाद क्या होता है, 2-3 दिन में 4-5 केसेस आते हैं, सेम ईमेल फॉर्मेट और सेम मोबाइल नंबर कहाँ से गया? लिंक्डइन से। कहाँ लिंक्डइन से कौन एक्सपोज करके रखता है अपना मोबाइल नंबर? प्रीमियम में आई डालते हैं, थिंक कई पता लोग चलता डाल है। देते हैं लाइक जॉब्स जिनको चाहिए होती है। ओके,
आप बताओ। अब इन जनरल लेट से 10 लोगों ने डाल दिया, तो एक स्कैमर 10 लोगों पर बैठ के टारगेटिंग नहीं करेगा। टारगेटिंग होती है वो बहुत बड़े डेटाबेस पे होती है, बहुत सारे लोग यूजर्स पे होती है। आप अभी एक वेबसाइट है haveiwinpion.com, यहाँ पे जाके अपनी ईमेल देखो, और ईमेल में ये देखो कि आपका ईमेल डार्क वेब के डेटाबेस में है या नहीं, आपके जो क्रेडेंशियल्स है वहाँ पे ब्रीच तो नहीं हुए। और क्या नेम है वेबसाइट का? haveiwinpion.com। आजकल जैसे हम कहीं पे भी जाते हैं, लेट्स सपोज मैं अभी पंजाब में हूँ, मैं जी। किसी अनदर स्टेट पे गई हूँ, हम आराम से QR कोड स्कैन करते हैं, पेमेंट कर देते हैं, पेटीएम कर दिया, गूगल पे कर दिया। इज इट सेफ? अब QR कोड से जो स्कैम्स हो रहे हैं आजकल, वो कैसे हो रहे हैं कि जनरली क्या करते हैं हैकर्स, स्कैमर्स क्या करते हैं, वो उसको आपके QR कोड को मैनिपुलेट कर देते हैं। लाइक कुछ केसेस में ऐसा आया था कि जो QR कोड है उसके ऊपर दूसरा QR कोड उन्होंने पेस्ट कर दिया, एंड दैट्स हाउ दे डिड इट। बट कुछ एडवांस अटैक्स भी हैं जिससे रियल टाइम पे यू कैन डू दीज थिंग्स, बट दैट्स रियली सोफिस्टिकेटेड, मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है वो। मतलब मैं कहीं पे भी पेमेंट कर सकती हूँ ना इजीली, आइदर आई एम एनीवेयर इन द इंडिया, मैं QR से आराम से पे करूँ, इट्स सेफ फॉर मी? अगर आप खुद का इंटरनेट यूज कर रहे हो तो खुद का कर रहे हैं जी, मतलब वाईफाई इज़ नॉट सेफ? एब्सोल्युटली। जैसे एयरपोर्ट पे जाते हैं या फिर कहीं शॉपिंग मॉल में गया, वहाँ पे फ्री वाईफाई मिल रहा है, इट्स नॉट लाइक सेफ फॉर अस एज अ कॉमन पर्सन? या इट्स नॉट सेफ। मैं इसके Why? बारे में जी, मेरे को पब्लिक का डेटा चाहिए, पब्लिक पे अटैक करना है, सबसे अच्छा काम है मैं रेस्टोरेंट पे जाऊँगा, वहाँ पे जो वाईफाई है उसका नाम दिख जाएगा, क्या नाम है, उस पर शायद पासवर्ड हो, आपको काउंटर पे जाके पूछना पड़े। मैं पहला काम क्या करूँगा, उस वाईफाई पे डॉस अटैक कर दूंगा। डॉस अटैक में क्या होगा, वो वाईफाई डाउन हो जाएगा। अब मैं एक फेक वाईफाई क्रिएट कर दूंगा उसी नाम का, जो ओपन है, हाई स्पीड है, आके ज्वाइन करो, कनेक्ट करो, एंड इसमें आपका जो भी रियल टाइम पे डेटा जाएगा, अब क्योंकि मेरा सिस्टम है वो, उसका एक्सेस मेरे पास है, एंड मैंने मेरी मॉनिटरिंग करी हुई है, ऑन की हुई है, तो मेरे पास वो पूरा डेटा आपका आ रहा होगा रियल टाइम पे। और उसको मैं HTTPS में इनक्रिप्टेड होता है, बट उसको भी SSL स्ट्रिप करके एक सॉफ्टवेयर होता है, प्रोसेस होती है, उससे हम डिक्रिप्ट कर सकते हैं, तो मेरे पास आपकी पूरी डिटेल्स आ जाएगी। तो ऐसे केसेस होते हैं एज सच अगर रेगुलर देखा जाए? जी, रेस्टोरेंट्स में कभी भी अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कभी नहीं करना चाहिए हमको। ये मेजॉरिटी ऑफ जो बड़े वो होते हैं, अटैक्स होते हैं, मेजॉरिटी लेवल पे स्कैम्स होते हैं, वो ऐसे होते हैं। हम कहीं पे भी निकले, और कई बार क्या होता है, चार्जिंग पॉइंट्स लगे होते हैं, उनमें वायर्स भी लगी होती है ना। इवन एयरपोर्ट पे कॉमन मिलते हैं ये? जी, इनमें क्या होता है, ये चार्जिंग पॉइंट नहीं होते अपने अडेप्टर्स, वो नहीं होते, ये इसको बोलते हैं OMG केबल। OMG केबल में जहाँ पे वो टॉप पे, जहाँ पे वो चार्जर में कनेक्ट होता है, उस जगह पे एक चिप होती है, उस चिप में एक पेलोड होता है, वायरस मान लो। आप जैसे ही उसको कनेक्ट करोगे तो वो चार्ज तो होगा, बट वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा और उसका एक्सेस किसी दूर बैठे बंदे के पास चला जाएगा, तो वो फिर आपका पूरा की पूरा डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकता है वहाँ से। मतलब डिवाइसेस के साथ भी हैक हो जाता है, जो चार्जर की तरह दिख रही है। जी, सेम दिखती है वो केबल, मेरे पास है, बट अभी मैं लेके नहीं आ पाया वो, नहीं तो मैं आपको दिखाता। बिल्कुल आप पता ही नहीं लगा सकते कि ये चार्जर की केबल है या फिर ये OMG केबल है। और जनरली ये कौन लोग होते हैं जो ये चीज़ें करते हैं? यार ये जनरली वो लोग हैं जो अनएथिकल वे में काम कर रहे हैं, जिनको आपका एनी हाउ डेटा चाहिए, जिनको मेजॉरिटी ऑफ लोगों को स्कैम करके पैसा कमाना है। एक ना बार बार हम बहुत सारी टर्म्स यूज कर रहे हैं, स्कैम्स, फ्रॉड्स, फिशिंग, हैकिंग। आप एक बार इनमें डिफरेंस क्लियर कर दो या डेफिनेशन बता दो कि एग्जैक्टली है क्या। जी, देखो, सबसे पहले हैकिंग डिस्कस करते हैं। हैकिंग में ज़रूरी इसलिए है क्योंकि लोग अपने जो बच्चे हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों को इसमें करियर नहीं बनाने दे रहे, इसलिए ये डिस्कशन करना ज़रूरी है। हैकिंग 2 टाइप की होती है, एथिकल और अनएथिकल। तो जो एथिकल हैकिंग है वो सोसाइटी के लिए नेसेसरी है, एंड वो नीड ऑफ द टाइम है, ये लोग आने चाहिए, बहुत बल्क में आने चाहिए, राइट। कि एक एस्टिमेशन है कि इंडिया को एक साल में जितनी पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग एटलीस्ट 1 लाख साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल हर साल चाहिए। और जो हमारी डेवलपिंग रेट है, जिस हिसाब से हम सर्व कर पा रहे हैं, वो है 5000, तो एक ह्यूज डिफरेंस है। तो ज़रूरत है एथिकल हैकर्स की। हैकिंग जनरली उनके लिए टर्म की जाती है जो मलिशियस पर्पज से हैक करते हैं। कि अब जैसे हम बग बाउंटी करते हैं, वेबसाइट में बग निकाला और उसको रिपोर्ट कर दिया कि भाई पैच कर दो, इससे हमको जो अर्निंग आनी थी वो आ गई, तो ये हो गया एथिकल वे। एक आया कि हमको वेबसाइट पे बग मिला, हमने उसकी वेबसाइट को हैक कर लिया, उनके सिस्टम्स को हैक कर लिया, और फिर वहाँ से डेटा निकाल के उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं, उन पर रैंसमवेयर अटैक कर दिया, तो ये अनएथिकल वे, राइट। इसके बाद जैसे स्कैम्स है, स्कैम्स में जनरली क्या होता है,
कि आपके जो भी अगेन टू फियर ग्रीड इनको एक्सप्लॉइट करेगा सामने वाला, और आपसे मॉनेटरी या फिर कोई भी ऐसा टास्क कराएगा जो कि आपकी इच्छा के खिलाफ है, आपकी विश के अकॉर्डिंग नहीं है। तो ये सारा उसमें कवर होता है। ये स्कैम हो गया। जी ओके, ये हैकिंग हो गई। ये स्कैम हो गया। इसके फर्स्ट हैकिंग डिस्कस की, ठीक फिर स्कैम डिस्कस किया कि ग्रिड और फियर वाला, डन। एंड दिस इज लाइक फिशिंग वर्ड आता है, हाँ। फिशिंग या फिशिंग, फिशिंग। तो ये जामतारा में सुनने को मिला था थोड़ा हमें। बहुत ज़्यादा। तो फिशिंग में क्या होता है कि आपको कुछ ऐसा वो आता है, जैसे आपने नोटिस किया होगा बहुत पहले फेसबुक पे वो आता था, यू हैव वॉन वन आईफोन, क्लिक हियर। फिशिंग पेजेस होते थे वहाँ, राइट। तो अभी जैसे मेरा एक स्टूडेंट है, उसके भाई के पास एक मेल आता है कि वी लाइक योर स्किल्स एंड वी लाइक टू ऑफर यू पोजीशन ऑफ CTO। नीचे PDF है, इनको ओपन करके देख लो। अब PDF में जनरली वायरस आ जाता है, जैसे अभिषेक मल्हान, फुकरा इंसान, उनकी जो सिस्टर है डिम्पल मल्हान, तो उनका यूट्यूब चैनल हैक हुआ था मिलियन वाला। वो कैसे हुआ था कि उनके हस्बैंड को एक कंपनी ने कैटलॉग भेजा था, उन्होंने वो कैटलॉग ओपन किया एंड दैट अकाउंट गॉट टेक ओवर। तो वो वापस नहीं आया। हाँ, वो वापस आ गया। बट इसमें क्या है कि यूट्यूब एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, काफ़ी क्रिएटर सपोर्ट देता है वो, तो वहाँ से वो यूट्यूब की टीम के थ्रू वापस आ गया। अभी पीछे TRS जो हमारे रणवीर अलावादी हैं, हाँ द बेस्ट पॉडकास्टर, जी उनका भी पीछे पेज हैक हो गया था, यूट्यूब पेज। जी। सो उसका क्या रीजन था? डू यू नो अबाउट दैट सीन आल्सो? ओके, सो उस केस में ना अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बट इन केसेस में मेरे को क्या लगता है कि अब देखो रणवीर खुद भी टेक्निकल बंदा है, उसकी टीम भी टेक्निकल होगी, तो इतना बड़ा वो गलती नहीं करेंगे कि खुद से अकाउंट दे दें। फिशिंग में जनरली मैं बोलता हूँ कि अकाउंट हैक नहीं होता, अकाउंट डोनेट होता है। ओके। कि अब इसमें क्या होता है कि फिर वांट टू इंक्रीज फॉलोअर्स, वेबसाइट पे आएगा, आपको दिखेगा कि अपने फॉलोअर बढ़ा लो, यहाँ पे अपना ईमेल पासवर्ड डाल जाओ, तो लोग वो कर देते हैं और वहाँ से फिर उनका अकाउंट डोनेट हो गया। तो इस केस में रणवीर के केस में देखो मेरा थोड़ा सा POV अलग है सोचने का। एक बार ट्विटर हैक हुआ था, ट्विटर पे एलोन मस्क, बिल गेट्स, इन सब के हैंडल से, जो भी टॉप वहाँ के लोग हैं उन सब के हैंडल से आ रहे थे कि हम इट्स टाइम टू गिव बैक टू सोसाइटी, आप जितने बिटकॉइन भेजोगे उसके डबल हम आपको भेजेंगे। और वहाँ पे एक एड्रेस आ रहा था और लोग फिर उनको पे कर रहे थे, क्योंकि इतने बड़े लोग हैं और वो बोल रहे हैं उनके पास है भी उतना पैसा कि वो दे सकते हैं। तो अभी इसमें पता चला कि देयर इज समथिंग नोन है इनसाइडर थ्रेट, एक कंपनी से कोई बंदा इन्वॉल्व है वहाँ पे उन सब के अंदर। ओके। हाँ, तो देयर हाई चांसेस कि शायद इनसाइडर हो कुछ, बट मे बी कि कुछ और भी एडवांस तरीके से अटैक करके बंदे को टारगेट किया गया हो। दोनों पॉसिबिलिटीज आर देयर। ओके। तो जो मुझे थोड़ा सा समझ में आया, आप बताना कि सही समझे नहीं, अगर कोई हमारे साथ स्कैम या फ्रॉड हुआ है तो वो उसमें मेजरली हमारी ही कोई गलती होगी। जी ठीक है, हम सेफ नहीं थे, या हम ग्रीड में थे, या हम फियर में थे, या हमने क्लिक कर दिया किसी चीज़ पे। जी लेकिन जो हैकिंग है उसमें गलती नहीं है, एब्सोल्युटली उसमें हैकर की स्किल्स है बेसिकली, जी और वो टेक्निकली इतनी ज़्यादा कोडिंग और ये सब में स्किल्स है कि वो हैक कर लेते। तो स्कैम्स और फ्रॉड से बचा जा सकता है, हैकिंग से नहीं। हैकिंग से नहीं जी। एक कॉन्सेप्ट होता है साइबर सिक्योरिटी में, डिफेंस इन डेप्थ, कि इतनी लेयर्स इम्प्लीमेंट कर दो कि किसी भी लेयर को अगर हैकर ब्रीच कर रहा है तो अपने को एनफ टाइम मिल जाए कि अपन या तो वहाँ से रन अवे कर जाएं, अपने सिस्टम्स को उस लोकेशन से हटा लें, या फिर उसको रोक पाए। तो ये होता है डिफेंस इन डेप्थ। मल्टी लेयर सिक्योरिटी ऐड कर दो कि पहली ब्रीच हुई, पता चल गया, अब अपने पास टाइम है, वो इतनी ब्रीच करेगा तब तक हम अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। ये बेसिकली वेबसाइट्स और एप्स के केसेस में ज़्यादा लागू होगा जी। और एक टर्म है रैंसमवेयर अटैक, वो क्या है? हाँ, देखो रैंसम वर्ड को डिकोड करते हैं, रैंसम प्लस बेयर, रैंसम बेयर। रैंसम का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं फिरौती। हाँ, वेयर मतलब सॉफ्टवेयर, कि जो सॉफ्टवेयर आपसे फिरौती मांगेगा। अब ये हुआ था लॉकडाउन के केस में हल्दीराम के साथ। हाँ, उनका पूरा डेटाबेस इनक्रिप्ट कर दिया और उनसे टोटल 7 करोड़ के आसपास की डिमांड की थी। तो इसमें हैकर क्या करता है, आपके सिस्टम्स को टेक ओवर करेगा और आपके पूरे डेटा को इनक्रिप्ट कर देगा, कि अब आपके पास वो डिक्रिप्ट तब होगा जब आपके पास एक डिक्रिप्शन की होगी, और वो की होती है हैकर के पास। अब आपको एक बहुत अच्छा अमाउंट उसमें पे करना पड़ेगा, तब जाके वो आपको की देगा। हाइपोथेटिकल सिचुएशन है ये भी कि वो की देगा, क्योंकि एथिक्स नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है उन लोगों के लिए। वो तो दोबारा भी मांग सकते पैसे हैं, मांग फिर सकता है। 7 हो गए, अब 7 और दे दो। जी। तो इस केस में क्या हुआ था, हल्दीराम के केस में तो ये हुआ था, और इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन भी है कि डेटा बैकअप्स रखो।
मल्टीपल जगह पर डेटा बैकअप रखो, एक नेटवर्क में नहीं, मल्टी नेटवर्क में। बाई चांस आपका कोई एक नेटवर्क ब्रीच हो गया, उसमें रैंसमवेयर अटैक हो गया, पेनिट्रेट कर गया रैंसमवेयर, तो दूसरे नेटवर्क में जो आपके पास डेटा उसको आप रीस्टोर कर सको। ऐसा जो रैंसमवेयर में चला जाता है वो कभी वापस नहीं आ सकता, मतलब कंपनी तो हल्दीराम तो नहीं वापस लेके आ सकती थी। नहीं, डेटा वापस नहीं होगा, डिक्रिप्ट नहीं होगा। वो डेटा जनरली आपको बैकअप के थ्रू ही आप उसको रीस्टोर कर सकते हो। हमारे साथ भी हुआ था ये हम्म, काफ़ी टाइम पहले। हमारे मतलब ऑफिस के सारे कंप्यूटर्स के जो फाइल्स थी पता नहीं अजीब से फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गई थी। वो हाँ, जी। क्लिक करते थे तो वही आता था कि आप इतना पे करो पे ऐसे करो, करके। जी। फिर हमने भी यही देखा, हम पे तो हम कैसे ही करेंगे, और पे करेंगे भी, सामने वाले का क्या भरोसा है। जी। तो हमने फिर अपना दोबारा ही क्रिएट किया, इधर उधर से फाइल्स अरेंज की। बट एक कंपनी मिली थी, वो कह रहे थे कि हम कर सकते हैं इसको डिक्रिप्ट, और उन्होंने फिर हमने ऑनलाइन कुछ ट्राई किया। हमारे पास लेट्स से फोल्डर्स में फाइल्स थी, तो हमारे पास कुछ फाइल्स वापस आई, लेकिन वो ऐसे आई कि नेमिंग चेंज थी, प्लस कोई उनका सीक्वेंस नहीं था वैसा वाला। जी। डिक्रिप्शन एक कोई एल्गोरिदम है, वो बहुत वेल नोन है। रैंसमवेयर में कोई एक पर्टिकुलर टाइप का वायरस है जो वेल नोन है। अब हो सकता है कि उसकी डिक्रिप्शन की अवेलेबल हो, किसी ने क्रैक कर ली हो, बट Okay. ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही ज़्यादा हाईली सोफिस्टिकेटेड अटैक होगा तो उसमें डेटा रिकवर कर पाना रैंसमवेयर के केस में पॉसिबल नहीं है। और जनरली ये रैंसमवेयर अटैक्स हमारे टाइम पे जो हुआ था, जब हमने उसकी मतलब ऑनलाइन डाला तो पता चला कि वो ऐसे रशिया का है कोई कुछ तो। जी। और हम सुनते भी है तो जनरली यही आता है कि रशिया से रैंसमवेयर अटैक हुए हैं। इंडिया पे काफ़ी हुए हैं पहले भी। जी। सो क्या रैंसमवेयर अटैक सिर्फ रशिया ही करता है, एंड क्यों? जनरली अगेन ऑल थैंक्स टू क्रिप्टो करेंसी। अगर क्रिप्टो नहीं होता तो रसिया में बैठे हुए लोग हमसे रैंसम नहीं मांग पाते, कैसे पहुंचाओगे पैसा, राइट? अब भी वो रैंसम मांग पा रहे हैं कि वो आपको नीचे क्रिप्टो का एड्रेस देते हैं, भाई इस एड्रेस पे इतना पैसा डाल दो। तो अब भी ये ओपन कर दिया सारे लोगों के लिए इस क्रिप्टो करेंसी ने। तो इस केस में जनरली रसिया इज रियली एडवांस, रशियन हैकर्स आर रशियंस, नॉर्थ कोरियन एंड इजराइल। दीज आर द पीपल हु आर रियली स्किल्ड, मतलब बहुत ही आगे एडवांस हैं ये लोग। तो वहाँ से जनरली ऐसे ग्रुप्स हैं जो ये सारे टास्क कर रहे होते हैं। तो हाँ, इन कंट्रीज से आप नोटिस करोगे जनरली इन कंट्रीज से हो रहा होता है, इन 3 कंट्रीज से। ओके, जैसे आप आपकी जो स्किल्स हैं इसके बेसिस पे आप रैंसमवेयर अटैक कर सकते हो। आई कैन कोड रैंसमवेयर। मैं खुद का एक प्रोग्राम बना सकता हूँ जो मेरी की से ओपन होगा। बड़ा सिंपल है, आप PDF पे पासवर्ड डाल रहे हो जो आपके पासवर्ड से ओपन होगा, ओके। राइट? रैंसमवेयर भी सॉर्ट ऑफ वही है कि उसने आपको डेटा का फॉर्मेट चेंज कर दिया, अब एक की लगेगी उससे, वो उसी फॉर्मेट में वापस आ जाएगा, राइट? तो वो कोड हो सकता है एंड बट इसके लिए ना वी नीड ए प्रॉपर इकोसिस्टम कि ठीक है कोड हो गया, अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें मार्केट में, कैसे लोगों तक पहुँचाओ, फिर दैट्स प्रॉपर इंडस्ट्री। पहुंचता कैसे है? जैसे मेरे सिस्टम में रैंसमवेयर अटैक हुआ कैसे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रैंसमवेयर अटैक का जो सबसे मेन डिलीवरी नेटवर्क है वो है आपका ईमेल। ईमेल्स पे आपके पास कोई फाइल्स आ रही होती है, PDF आ रहे होते हैं, उनको आप ओपन करते हो, उसके अंदर का जो रैंसमवेयर है वो ट्रिगर हो जाता है आपके सिस्टम। सॉफ्टवेयर, क्रैक सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड किया, अब वो क्रैक क्यों किया किसी ने, इतनी मेहनत करके क्यों आप लोगों के लिए फ्री दे रहा है, देयर इज समथिंग। तो वो आपके सिस्टम में ओपन किया। देखो इसमें एक टर्म होती है बैकडोर। अब लेट्स से आपका सिस्टम है, आपने कोई क्रैक सॉफ्टवेयर यूज़ किया और आपको पता है कि कुछ नहीं हुआ, नॉर्मली चल रहा है, बट यू डोंट नो कि हो सकता है कोई उसने बैकग्राउंड में किसी और से कनेक्शन बना रखा है और कोई और आपके सिस्टम को एक्सेस भी कर रहा है साइमल्टेनियसली। तो ये कॉन्सेप्ट होता है बैकडोर का कि हो सकता है बैकडोर क्रिएट कर दे, हो सकता है रैंसमवेयर अटैक कर दे, तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ है उसके। मतलब सॉफ्टवेयर्स को अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वी शुड बी केयरफुल, क्रैक अगर इंस्टॉल कर रहे हैं। जी, ये मतलब सोचना चाहिए अपने को कि फ्री क्यों है, राइट? और मतलब So not just for ethical purpose but for safety reasons also we should not use cracked versions. एब्सोल्युटली, मतलब देखो अभी मेरे पास ना बहुत सारे कमेंट्स आते हैं इसमें, वीडियोस में कमेंट होते हैं इसका क्रैक्ड वर्जन कहाँ से मिलेगा, ये फीचर तो बहुत अच्छा है, मेरे इलस्ट्रेटर में नहीं है क्योंकि वो क्रैक्ड यूज कर रहे हैं। तो उनको आप बता दो एक बार। नहीं, एक्चुअली मैं उनके लिए बहुत कुछ नहीं बोल पाऊंगा। नहीं अरे वो उन्हें कि पता भैया हो। सिर्फ ऐसा नहीं कि तुम फीचर नहीं यूज कर पा रहे, वो और भी प्रॉब्लम्स है जो आप बता रहे हो सेफ्टी की, क्या हो सकता है? जी, देखो मैं आपको एक बताता हूँ। फोरेंसिक्स में काफ़ी टूल ऐसे हैं जिनका जो सब्सक्रिप्शन है वो 20-20, 25-25 लाख रुपए का है। ओके। उस केस में अदर पे कंसिडर करने पड़ते हैं,
बट द पॉइंट इज कि अगर आपको कोई चीज़ मिल रही है तो आपका डेटा जा रहा है, आपकी प्राइवेसी इज नॉट देयर। तो अगर यूज देखो मत करो, अफोर्ड कर सकते हो तो कोई नहीं करेगा, वही बेस्ट एडवाइस है। बट अगर करना भी है तो एक ऐसा डिवाइस रखो, उस डिवाइस के अंदर जो कुछ भी है अगर वो इंटरनेट पे आए तो तुमको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये मान के चलो कि आज मैंने कोई क्रैक सॉफ्टवेयर डाला, मेरे सिस्टम का पूरा एक्सेस किसी के पास है, तो अगर अब वो कुछ भी कल को इंटरनेट पे जाता है, मेरा वायरल होता है, तो मेरे को इशू ना हो। वैसे ये तो चलो डाटा की बात होगी कि कंप्यूटर में ऐसी चीज़ें रखनी चाहिए। वैसे अगर मैं पूछना चाहूँ कि मैं अपना इंस्टाग्राम या फिर अपनी ईमेल पासवर्ड वगैरह सेफ रखूँ, उसके लिए कुछ क्या मुझे टर्म्स या किस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए एज अ कॉमन पर्सन, जी ताकि मेरा इंस्टा सारा सोशल मीडिया और मेरी जीमेल सेफ रहे हमेशा? जी परफेक्ट। तो देखो सबसे जो बेटर और एडिशनल सिक्योरिटी है वो है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। 2FA ऑन कर दो, एंड जहाँ पॉसिबल है ना वो 2FA ऑन कर दो थर्ड पार्टी से। जैसे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन किया, वहाँ पे काफ़ी जगह ऑप्शन होता है, अभी इंस्टाग्राम में भी आ गया कि किस ऐप पे आप OTP रिसीव करना चाहते हो। तो मैंने जो किया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर, तो मेरा जो पासवर्ड है वो आएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर के अंदर, मेरे को OTP नहीं आएगा। मेरे को उस ऐप को ओपन करूंगा मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर, वहाँ से वो कोड होगा, उसको मैं इंस्टाग्राम को बताऊंगा और मैं लॉगिन कर जाऊंगा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अच्छा, गूगल ऑथेंटिकेटर भी आएगा। गूगल ऑथेंटिकेटर इससे क्या हुआ कि आपके जो OTP इंस्टॉल हो रहे थे, OTPs का एक्सेस ले रहे थे, वो थोड़े प्रिवेंट हो जाएंगे। क्या एप्पल के प्रोडक्ट्स लाइक आईफोन, मैक, इनको हैक करना इम्पॉसिबल है? इम्पॉसिबल नहीं है। देखो साइबर सिक्योरिटी में हम एक फिनोमिना मान के चलते हैं, एवरीथिंग इज हैकेबल। ओके। जो भी चीज़ इंटरनेट से कनेक्टेड है दैट इज हैकेबल। बट एड्स में तो बताया जाता है कि एप्पल इज़ मोर सेफ देन एंड्रॉयड। अब मैं अगेन लोगों के बीच में डालता हूँ, दे विल डिसाइड। इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर एक एलिगेशन लगता है कि ये लोग पेगासस यूज कर रहे हैं अपोजिशन के ऊपर। पेगासस एक स्पाईवेयर है। स्पाईवेयर क्या हो रहा है, वो आपके डिवाइस में और आपकी स्पाई कर रहा है, आपकी बातों को सुन रहा है, आपका पूरे मोबाइल का एक्सेस उसके पास है, कॉल रिकॉर्डिंग, लाइव कॉल, सारी चीज़ें। इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर ये एलिगेशंस लगे। इंडियन गवर्नमेंट ने आज तक इसको ऑफिशियली कभी नहीं बोला कि नहीं हमने यूज नहीं किया। देश से कि ये सब अफवाहें हैं। अब अफवाहें हैं और यूज नहीं किया दोनों अलग चीज़ें हैं। मैं कहूँगा कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता, और मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने अभी झूठ नहीं बोला, डिफरेंट चीज़ें हैं। कभी झूठ नहीं बोलता मतलब 10,000 सेट है, जब मैंने बोला है उसमें से 1-2 बार मैंने झूठ बोल दिया, बट वो नेग्लिजिबल हो जाएगा, इसलिए मैं बोल दूँगा मैं कभी झूठ नहीं बोलता। बट मैं झूठ बोलता हूँ एक्चुअली, 1-2 बार बोला है, तो गवर्नमेंट ने कभी डिनाई नहीं किया। एक और फैक्ट बताऊँ आपको, इसके ऊपर एक इंक्वायरी होती है कि भाई सच में यूज हुआ है क्या पेगासस। उसकी जो फाइल है वो कवर्ड वे में कोर्ट में पेश होती है, एंड वो आज तक ओपन नहीं हुई कि उसमें फाइंडिंग्स क्या है उसकी। सेकंड चीज़, एप्पल ने एक, याद है आपको सबके पास सारे पॉलिटिशियंस ट्वीट कर रहे होते हैं एक दिन जग के कि हमारे पास नोटिफिकेशन आ रहे हैं एप्पल की तरफ से कि देयर इज सम सिक्योरिटी ब्रीच। जनरली क्या हुआ कि जो इंडिया के पॉलिटिशियंस थे, जो इफेक्टिव लोग हैं, उन सबके ऊपर नोटिफिकेशन आते हैं एक दिन एप्पल की तरफ से कि वी थिंक देयर इज सम सिक्योरिटी ब्रीच, देयर इज समथिंग रॉन्ग गोइंग ऑन। तो अगर इन सबको चैन्स को, डॉट्स को आप कनेक्ट करो तो वी कैन रीच टू ए पॉइंट। और ये जनरली जितने भी पॉलिटिशियंस हैं सिक्योरिटी के लिए iOS यूज कर रहे हैं, राइट। तो अभी भी डार्क वेब पे जाओगे तो सबसे ज़्यादा जो हैकिंग की सर्विसेज अवेलेबल है वो iOS के लिए ही है। तो ऐसा नहीं है हैक करना इम्पॉसिबल है, बट उन्होंने क्या है खुद का इकोसिस्टम बनाया हुआ है। वो किसी और को अलाउ नहीं करते कि भाई आप अपना ऐप पब्लिश कर दो या फिर आप अपना ऐप यूज़ कर लें। तो उनका क्या है खुद का बिल्ड किया हुआ इकोसिस्टम है। तो एडिशनल सिक्योरिटी है, नो डाउट एडिशनल सिक्योरिटी है, बट बिल्कुल मतलब सिंपल है। प्रैक्टिकली बात करते हैं, एक बंदा अमर हो सकता है, नहीं हो सकता। क्या वो सेफ हो सकता है? हाँ जी भाई, उसको Z+ दे दो, जो भी सिक्योरिटी है वो दे दो, बट वो अमर तो नहीं कर सकते उसको। ये सही है। We can say कि iOS is safer than Android and other operating system. या वी कैन से दैट। आजकल जैसे AI आ गया हर जगह पे, एज अ डिज़ाइनर खैर हमें तो काफ़ी चीज़ें वो जैसे हम लिखते हैं वो बना के दे देता है। कंटेंट चाहिए टाइप करते हैं, ChatGPT हमें प्रोवाइड करता है। जी, हैकिंग के अंदर, साइबर क्राइम्स के अंदर AI अभी क्या इम्पैक्ट दिखा रहा है अपना और क्या क्या चेंजेस लेके आ चुका है? परफेक्ट। देखो AI के पॉजिटिव्स काफ़ी हैं, बट नेगेटिव्स उससे ज़्यादा है, और जो आने लगे हैं अभी धीरे धीरे। जैसे रश्मिका मंदाना जी की जो वीडियो वायरल हुई थी, डीप फेक।
एंड ऐसी बहुत सारी वीडियोज आई हैं जो कि डिप फेक्ड है। अब इसमें ना एक उसी टाइम पे एक रिपोर्ट आती है कि इलेक्शंस थे अपने उस टाइम के आसपास इंडिया में, तो एक रिपोर्ट आती है कि जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है ना, चाइनीज़ हैकर्स हैं, दे कैन इंटरफेयर इन इंडियन इलेक्शंस। सिंपली क्या कर सकते हैं, पीएम मोदी के बारे में उनका मॉडल ट्रेन करके उनसे कुछ भी बुलवा सकते हो एंड उससे एक नेगेटिव पब्लिसिटी हो जाएगी, नेगेटिविटी क्रिएट की जा सकती है। तो एआई बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। अभी एआई ये जब समझो आपकी एक बेबी है जो अभी आया है, तो अभी आया है, उसने थोड़ी चीज़ें एक्सप्लोर की है, अभी वो और चीज़ें एक्सप्लोर करेगा। तो जैसे आप चैट जीपीटी की बात कर रहे थे कि आपकी बड़ी हेल्प हो जाती है, हमारी भी बहुत हेल्प हो जाती है। अब उसमें ना चैट जीपीटी के पेड वर्जन में देयर इज वन थिंग, यू कैन ट्रेन योर ओन जीपीटी, आप अपना खुद का जीपीटी बना सकते हो। ओके, तो देयर इज समथिंग लाइक स्कैम जीपीटी। स्कैम जीपीटी, स्कैम जीपीटी उसमें क्या है? उसमें क्या होता है, लेट्स से मेरे को आपके बारे में सर्टेन इन्फॉर्मेशन है कि मेरे पास ये सब चीज़ें हैं, मैं उसको दूंगा कि ये सारा डेटा है एंड आई वांट टू स्कैम, तो ये आपको स्क्रिप्ट दे देगा ओह माय गॉड, कि आप कैसे ऐसे, स्कैम करो। ये तरीके हैं जिनसे आप स्कैम कर सकते हो। जब एआई आया तो आर्टिस्ट में काफ़ी मतलब वो निराश थे, कह रहे थे कि एआई के आने से काफ़ी जॉब्स कम हुई हैं, जी बट हैकर्स की जॉब और आप जैसे लोगों की तो जॉब बड़ी होगी, क्योंकि जैसे एआई वीडियोस, डीप फेक वीडियोस आते हैं तो वो आपको ही कांटेक्ट करते होंगे रिमूवल के लिए और ये सब के लिए। जी, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मतलब अभी तो एकदम हमारी इंडस्ट्री टॉप पे आ रही है। अभी एक कल परसों में एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें ये एस्टिमेशन है कि दिस इज लीडिंग इंडस्ट्री, मतलब पीएम भी बोलते हैं कि हमारे होम मिनिस्टर भी बोलते हैं देयर इज़ नो फ्यूचर, मतलब साइबर सिक्योरिटी के बिना कोई फ्यूचर ही नहीं है। ये सब उनके ऑफिशियल स्टेटमेंट्स है। अभी इंडिया में कितना एस्टेब्लिश हो चुका है, अगर हम देखें तो हमारा स्ट्रक्चर कितना स्ट्रॉन्ग है साइबर को लेकर? इन जनरल अगर बात करें गवर्नमेंट का सारा मिला के, तो इंडिया का साइबर सिक्योरिटी सिस्टम किस लेवल का है? चलो ठीक है, मैं इसका आंसर आप लोगों से जानूंगा। इंडिया इज स्कैम कैपिटल, सबसे ज़्यादा स्कैम इंडिया में हो रहा है। बाहर से होते हैं या इंडिया में इंडिया से ही होते हैं? इंडिया में इंडिया से भी होते हैं, इंडिया में बाहर से भी होता है। नहीं, इसमें हम कह नहीं सकते क्योंकि स्कैम हो गया ना, अवेयरनेस नहीं है। मेरा क्वेश्चन ये है, फॉर एग्जांपल मेरे साथ कोई स्कैम होता है, कोई जी। बहुत तकड़े हैकर ने किया है, मेरे साथ नहीं, ऑब्वियसली वो तो किसी बड़ी कंपनी के साथ ही करेगा, इंडियन कंपनी के साथ करते हैं। तो क्या हमारी साइबर सिक्योरिटी जो ऑफिशियल्स हैं, क्या वो किस लेवल के है कि वो हर उसको टैकल कर सकते हैं? उस एंगल से हम आस्किंग, Perfect. क्योंकि अब स्कैम्स हो रहे हैं और हम उसको रिपोर्ट नहीं कर रहे, उस पर एक्शन नहीं ले रहे, इससे हम ये जज नहीं कर सकते ना कि लेवल कैसा है। और पुलिस तक पहुंचा ही नहीं तो कैसे पता चलेगा? परफेक्ट। आप एक चीज़ पे एग्री करते हो कि यूएसए हमसे एटलीस्ट 5 से 10 साल आगे टेक में, वही डेवलप yes. कर रहे हैं, सारी चीज़ें वही डेवलप कर रहे हैं, हम अडॉप्ट कर रहे हैं, राइट? एग्री। नाउ सबसे ज़्यादा जो टारगेटेड कंट्री है वो यूएसए है। अगर ये चीज़ पॉसिबल होती कि हम सबको सिक्योर कर दें, कोई भी बंदा फिजिकली बात करते हैं ना, देखो मेरा जो ओपिनियन है कि पहले चीज़ें रियल वर्ल्ड में हुई, उसके बाद वर्चुअल वर्ल्ड में गई। हमने स्पैरो को उड़ते हुए देखा, एयरप्लेन बना दिया, हमने डिफरेंट और चीज़ों को देखा, उनसे मोटिवेट होकर बना दिया चीज़ें। तो अब भी हमने लेट्स से फिजिकल वर्ल्ड में आप क्या 140 करोड़ लोग हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हो? इंडिया की पॉपुलेशन को सिक्योर कर सकते हो कि भाई आप 100% सिक्योर हो? मिस हैपनिंग्स होती हैं, सारी जगह होती हैं। तो वही पॉइंट है कि डिजिटल वर्ल्ड में, एक फिजिकल वर्ल्ड में तो आपके पास बहुत सारे सिक्योरिटी चेक्स हैं कि आप बाहर से किसी को नहीं आने दोगे, एयरपोर्ट्स वगैरह पे बहुत सारी स्कैनिंग्स लगा रखी है आपने, जिनको रियल ह्यूमन बैठ के कर रहे हैं, जिनको बाईपास करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। देन वर्चुअल वर्ल्ड में जहाँ पे ये सारी मशीन्स हैं, मशीन्स में लूफॉल होना बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो एक ऐसे इकोसिस्टम में जहाँ पे सारी चीज़ें हिडन है, सारी चीज़ें बहुत कम लोगों के समझ में आ रही है, वहाँ पे आप सिक्योरिटी कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो एट द गवर्नमेंट लेवल? समझ पा रहे हो आप मेरे? एक थोड़ा इसके कॉम्प्लिकेशन समझना पड़ेगा हमको कि एक ऐसी दुनिया जिसके बारे में 90% इंडिया जानता ही नहीं है। और मैं बहुत सेफ साइड बोला है मैंने, 90%। गाँव में जाके आप एआई वगैरह बोलो कि क्या होता है, समझ भी नहीं आता। गाँव में जाके एक ऐसी केस इमेजिन करो, हो भी रहे इंडिया में, कि एक बंदा है गाँव का, उसकी एक फ़ोटो ली, उसके ऊपर उसकी एक वीडियो बना दी और फिर उसके घर वालों को भेजने की धमकी दी जा रही है। अब वो लड़का जाके घर वालों को बोलेगा ना कि ये फेक वीडियो है, चांस ही नहीं होता, तू दिख रहा है उसमें। घर वाले को ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि फ़ोटो एडिट हो जाते हैं, फेक वीडियो भी बन जाती है, नहीं पता है। ऐसे होते हैं केसेस बहुत सारे फेक्स, फेस स्वैप के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। फेस स्वैप के तो अभी तो एक
ओपन वेबसाइट है, मतलब वो हाँ 2 बंदे खड़े हैं, उनको किस करवा देती है। हाँ। इट्स वेरी स्केरी जी। कि किसी के घर वाले अगर देखें तो मतलब वो तो स्टार्ट है, हम्म, अभी गेम शुरू हुआ है, अभी पिक्चर बहुत लंबी जाएगी और ये फील्ड रियली स्कैरी है। लोग शायद डार्क वेब डीप वेब के बारे में बात करना ही बंद कर देंगे, इतना स्कैरी ये खुद ही हो जाएगा। आप समझो कि एक बंदा जो दुनिया के किसी कोने में बैठा हो, उसके पास दुनिया के हर बंदे का एक्सेस है। ये चीज़ मतलब मैं यहाँ पे बैठ के पूरी दुनिया एक्सेस कर सकता हूँ। मैं इंडिया में बैठा हूँ, मैं बता सकता हूँ कि मैं पाकिस्तान में, यूएस में, यूके में कहीं और बैठा हुआ हूँ। कोई कैसे जज करेगा कि मैं कहाँ हूँ? और इन्वेस्टिगेशन होती है, बट कितने % केसेस की रियली इन्वेस्टिगेशन हो रही है? एक आप लोगों के लिए शॉकिंग डेटा है, बट बताता हूँ। जितने केस रजिस्टर होते हैं गवर्नमेंट के पोर्टल्स पे, उनमें लेस देन 1% केसेस पे FIR रजिस्टर होती है, और इन्वेस्टिगेशन FIR के बाद में स्टार्ट होती है। 99% केसेस आर जस्ट रजिस्टर्ड। बट पॉइंट इज कि क्या करना नहीं चाह रहे? नहीं, हम कर नहीं पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेट कौन कर रहा है? पुलिस। और पुलिस जिस टाइम पे ये लोग एम्प्लॉयमेंट हुआ था इनका, इन्होंने जब ज्वाइन की थी, तब शायद AI वगैरह उतना, साइबर सिक्योरिटी उतना बूम पे नहीं था, और ये सारे लोग जनरली नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से होते हैं, तो शायद उतना स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं है हमारे पास। तो सिक्योरिटी, प्राइवेसी, इट्स मिथ, कंप्लीट मिथ। दैट इज व्हाई यू से कि हैकर्स को आना, मतलब और हैकर्स होने चाहिए जी। बेसिकली साइबर सिक्योरिटी के लिए भी, क्योंकि जैसे मुझे जो समझ आया है, जैसे हम अपने देश को प्रोटेक्ट करते हैं थ्रू आर्मी कि कोई और कंट्री ना अटैक करे, ऐसे डिजिटल भी एक उतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जी क्योंकि उसमें हमारी मनी इन्वॉल्व है, हमारे इमोशंस, पर्सनल स्टफ इन्वॉल्व है। जी तो वो उसके लिए भी हमें अगर फौज तैयार करनी है तो फौजी तैयार करने पड़े, मतलब बेसिकली तैयार करने पड़ेंगे। एब्सोल्युटली। अब देखो, मैं आपसे बोलता हूँ, आप ये देखो अपना कितना % टाइम आप इंटरनेट पे स्पेंड कर रहे हो, और कितना % टाइम आप रियल वर्ल्ड में हो। 80% इंटरनेट पे। 80% इंटरनेट पे हो, रेस्ट 20% के लिए पुलिस, आर्मी, मिलिट्री, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एजेंसीज है हमारे पास, रॉ लगी हुई हैं, बहुत सारी लगी हुई हैं। जहाँ पे आप 80% ऑफ टाइम हो, वहाँ पे कौन है? वहाँ पे साइबर सिक्योरिटी है, बट यू आर सेइंग कि वो इतनी हमारे पास वो ही नहीं है, कैपेबिलिटीज ही नहीं है हमारे पास, capabilities नहीं स्किल्ड वर्कफोर्स है ही नहीं। अब मैं बोल रहा हूँ कि मैं जो पुलिस वाले हैं जिनको लॉ आता है, उनको साइबर सिक्योरिटी सिखाऊंगा, फिर उनसे मैं ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेट कराऊंगा। कब तक पॉसिबल होगा? हम्म, होम मिनिस्टर सर ने बोला बड़े प्राउडली कि हम अब 5,000 साइबर कमांडोज तैयार करेंगे। 145 करोड़ है हम, 5,000 साइबर कमांडोज क्या करेंगे? किस हद तक हम इनको टैकल कर सकते हैं? सो गवर्नमेंट को ये चीज़ क्लियर है कि उनको साइबर कमांडोज, ये अच्छी टर्म बताइए आपने, हाँ, तैयार करने हैं। ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है ओके। काफ़ी सेंटर्स में, काफ़ी IITs में, काफ़ी जगह पे ट्रेनिंग चल रही है इन लोगों की। ये टॉप 5,000 ऑफिसर्स हैं जो गवर्नमेंट ने पिक किए हैं डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट से, जनरली पुलिस एंड ऑल, और उनको साइबर के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं, साइबर के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं। ओके, जी। जैसे आर्मी में रैंक्स होते हैं, राइट? मुझे पता नहीं है क्या क्या होता है, बट हमें पता है कि काफ़ी सारे रैंक्स हैं। ऐसे साइबर सिक्योरिटी के अंदर भी रैंकिंग होती है? जी जी। साइबर सिक्योरिटी में जनरली हम इनको हैट से बोलते हैं। जैसे एक हैट होती है ग्रीन हैट, तो ग्रीन हैट अगर मतलब स्टार्ट किया है आपने, इसके बाद बहुत सारी टाइप के और होते हैं। ब्लैक हैट, ये एथिक्स के ऊपर हो गए कि भाई ये। इसके बाद हैक्टिविस्ट होते हैं, जो कि वो लोग हैं जो अच्छे खासे स्किल्ड है, बट वो सोसाइटी में सोशल चेंज के लिए वर्क कर रहे हैं बाय साइबर सिक्योरिटी, बाय हैकिंग। तो ऐसे इलाइट्स होते हैं जो कि जिनको बहुत ही अच्छा आता है। तो ऐसे होते हैं स्किल्ड फोर्स में यहाँ पे भी डेजिग्नेशंस। जी। तो एज अ हैकर क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं? जी। और हैकर वर्ड यूज़ करना सही है या इसको कुछ और बेटर वर्ड है इसका कि हाँ। इस फील्ड में? देखो, इसको जनरली जो जॉब रोल्स होते हैं ना, वो ऐसे हैकर टर्म नहीं होती वहाँ पे। जनरली क्या होते हैं? साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट, पेनेट्रेशन टेस्टर, ये सारी टर्म्स वहाँ पे यूज़ हो रही होती हैं। सॉक एनालिस्ट, इन्वेस्टिगेटर्स। तो मार्केट में नीड काफ़ी है, इंडिया में काफ़ी अच्छी हायरिंग हो रही है, तो काफ़ी सारी कंपनीज हायर करने लगी है अभी इंडिया में। तो अपॉर्चुनिटी है, लोग नहीं है। ये अगेन वो डोमेन है जो कि हार्डकोर स्किल्स चाहिए इसमें, बट लोग नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ, एक फोर्ब्स का ही है शायद, उसमें बोलते हैं कि 10 मिलियन बैकएंड जॉब्स हैं साइबर सिक्योरिटी में, क्लेम करने वाले नहीं है। क्लेम करने वाले क्यों नहीं है? आपको ये फैक्ट से आना चाहिए कि इंडिया
5,000 प्रोफेशनल्स डेवलप कर पा रहा है, 5 से 10,000 रफली एक साल में। अब आप ये देखो हमारी कैपेसिटी, हमारे होम मिनिस्टर बोल रहे हैं कि हम अगले 5 साल में 5,000 साइबर कमांडोज तैयार करेंगे, एक साल में 1,000। दैट्स द प्रॉब्लम। बहुत बड़ा स्पेस है, बहुत सारा कंजम्पशन है, काफ़ी सारे लोग आ सकते हैं, राइट स्किल्स होनी चाहिए। देखो कॉलेज में कोई बंदा है, मैं बोलूँगा एक बंदा है जो बग बाउंटी प्रॉपर करता है, उसको माइनर से 4-5 वल्नरेबिलिटी मंथ में मिल रही है और वो $400-500 कमा रहा है। ये अपने 40-45,000 हो गया। 40-45,000 अब भी जो इन एंड अगर हम बात करें इंजीनियरिंग में अभी कितना पैकेज मिल रहा है बंदे। अब IIT बॉम्बे का मैंने सुना उन्होंने लोअर कैप लगाया कि 6 लाख से कम की कंपनी आ नहीं सकती, जबकि काफ़ी सारे लोग ऐसे जो 2.5-3 लाख वाली कंपनियों में बैठ रहे हैं IITs। और 6 लाख भी कोई बड़ी वो नहीं है हाँ। IIT के अकॉर्डिंगली हम जी, देखें तो। जबकि हो रहे हैं लोग इतने पे प्लेसमेंट पे भी जा रहे हैं, तो अपॉर्चुनिटी काफ़ी है। अभी मैं बताऊँ इंडिया में काम नहीं करना, आउटसाइड ऑफ इंडिया जाना है, तो फ्रेशर्स की सैलरी 65 लाख 80 लाख ये है कॉलेज फ्रेशर्स की सैलरी इन यूरोप, क्योंकि उनको पता है कि दिस इज़ रियली स्किल्ड, वी हैव टू वैल्यू दिस। हम वहाँ से अडॉप्ट करते हैं तो थोड़े टाइम में हम भी अडॉप्ट कर लेंगे, लग सकता है 5 साल लग जाए, 5 साल बाद हमको रियलाइज होगा हाँ यार ये तो ज़रूरी है, तो तब नीड होगी। बट करंटली भी जिस हिसाब से गवर्नमेंट इस पे प्रोग्रेसिव है, काफ़ी सारे कॉलेजेस ने साइबर सिक्योरिटी के 4 साल के कोर्सेज स्टार्ट कर दिए, कंप्यूटर साइंस स्पेशलाइज इन साइबर सिक्योरिटी। ओके। तो ऐसी डिग्रीज ओपन हो चुकी हैं, तो डिग्री है, अब ऑफिशियल फॉर्मल एजुकेशन हो रही है, तो बंदों को जॉब की रिक्वायरमेंट होगी, जॉब है तभी फॉर्मल एजुकेशन कॉलेज ऑफर कर रही है, राइट। तो जॉब्स काफ़ी हैं, कोई भी करियर वाइज कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ओके। जी। एंड अगर अभी किसी ने हैकिंग सो बेसिकली इस फील्ड में स्टार्ट करना है साइबर सिक्योरिटी में, हम्म। कब स्टार्ट करे वो और कैसे करे? देखो मैं ना बहुत सारे स्टूडेंट, मैं एज ए टीचर भी वर्क करता हूँ, मैं पढ़ाता भी हूँ साइबर सिक्योरिटी। तो हमने जो देखा है, जो नोटिस किया है कि जो बंदा जितना अर्ली एज में स्टार्ट करता है वो उतना ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करता है, उतना ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। जितने भी मेजर अटैक्स हो रहे हैं उनके पीछे आप जाके देखोगे 17 साल 18 साल 19 साल के लड़के निकल के आ रहे हैं, राइट। अभी हमारा एक स्टूडेंट है, उसकी $500 की बाउंटी लगी एंड वो क्लास 9th का स्टूडेंट है। वाओ। मैं अभी आपको बैक स्टेज दिखाता हूँ, स्क्रीनशॉट्स वगैरह, उसके चैट्स पढ़ाता हूँ, तो वो मेरे पास मैसेज करता है कि भैया मेरे को ना हेल्प चाहिए। मैं क्या हेल्प चाहिए? भैया मेरे को पैसा बाउंटी लगी है और मेरे को पैसा रिसीव करना है, पर मेरे पास ना बैंक अकाउंट नहीं है। दिस इज द प्रॉब्लम। ऐसी प्रॉब्लम्स चाहिए इंडिया को कि पैसा आ रहा है बट अकाउंट नहीं है, किसी और के अकाउंट में डलवाना है। तो फिर वो पेरेंट्स के अकाउंट्स के थ्रू उनको वो 40 to 43,000 के आसपास था, टैक्स फ्री मनी, कोई टैक्स नहीं। वाओ। 9th क्लास का बच्चा, ये इंजीनियर्स नहीं टैक्स कमा फ्री रहा है। कैसे हो गया? आएगा तो अकाउंट के थ्रू ना? हाँ, उसके बाद टैक्स लगेगा, प्लेटफॉर्म का कोई टैक्स नहीं है। ओके ओके। कंपनी जितना पे कर रही है ऑलमोस्ट पूरा पैसा आपके पास आ रहा है। जी। एक्चुअली अभी हम इस फील्ड के बारे में भी बात करते रहेंगे। मेरे माइंड में एक वो चीज़ आ गई जी कि आप देखो 9th तक बच्चा हो गया, इतना 9 साल उसने पढ़ाई कर ली, जी बट आज भी उसको ये नहीं पता, 9th क्या, मैं 12th की भी बात कर लेते हैं, इवन कॉलेज की, ग्रेजुएशन की, उनको ये नहीं पता कि आधार कार्ड कहाँ से बनवाना है, पैन कार्ड कहाँ से बनवाना है, अपना बेसिक टैक्स कैसे फिल करना है। तो अपने एजुकेशन सिस्टम में भी बहुत प्रॉब्लम है कि रट्टा 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 कर रहा है। प्रैक्टिकली जो बंदा बाहर निकलता है, उसको जॉब लगनी है, उसने चलो जो भी सीखा है, फिर भी जब उसके लिए आधार कार्ड और ये बैंक अकाउंट चाहिए, उसके पास वही नहीं है, फिर वो जाता है अपने माँ बाप के पास, जो कई पढ़े लिखे हैं कई नहीं है, फिर वो पापा उनको लेके जाते हैं, यहाँ है बेटा सेंटर। आपको ये प्रॉब्लम नहीं लगती बहुत बड़ी है? जी, बट देखो वैसे आपका एरिया नहीं, आई नो, बट इन जनरल बात कर रहे हैं। मैं बोलूँगा कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें 100 रुपये का डिस्काउंट दोगे तो बंदा आधार कार्ड की कॉपी दे के आता है। किसी रेस्टोरेंट पे जाके बोलो आप कि रेस्टोरेंट वाला ये बोलता है कि सर आप ना ये 2-3 चीज़ें करनी है, अगली बार आपको 100 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। बंदा दे देता है, अपना डेटा शेयर कर देता है कि आप अपना फ़ोन नंबर दे दो, अपना ईमेल फिल कर दो इसमें, और अगली बार 100 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। कर देगा बंदा। समझ पा रहे हो? हम हमारे डेटा की वैल्यू 100 रुपये से भी कम मान के चल रहे हैं। हमको वो अवेयरनेस ही नहीं है कि डेटा इज़ द रियल फ्यूल, मतलब नेक्स्ट जनरेशन का फ्यूल बोलते हैं ना। जैसे जियो के बारे में बात करते हैं कि जियो ये जो रिलायंस था ऑपरेट करता था ऑयल में, फिर दे फिगर आउट कि नेक्स्ट जनरेशन का ऑयल क्या है, डेटा।
तो उन्होंने जियो स्टार्ट कर दिया, रिवर्स फॉर्म में ऑयल होता है वो, राइट? हाँ जी, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ, तो वो फिगर आउट किया। जनरल पब्लिक कब फिगर आउट करेगी ये इम्पोर्टेंट है। तो होता है, मैंने देखा है खुद ने। आप एक कॉमन चीज़ बताऊँ आपको, आप साइबर कैफ़े जाते हो, आपके पास हार्ड कॉपी है आपके आधार कार्ड की, स्टिल साइबर कैफ़े वाला बोलता है कि मैम यहाँ पे ईमेल कर दो या फिर व्हाट्सएप कर दो, राइट? क्या नीड है उसकी? साइबर कैफ़े बंदे के पास डेटा आ गया, आपका फिजिकल कॉपी आ गई, अब हो सकता है कि वो सेल हो जाए। इसका एक स्कैम बताता हूँ आधार से रिलेटेड आपको। हाँ, मैं पूछने ही वाली थी कि आधार हम जगह जगह दे देते हैं, हाँ, उसका कुछ वो है हमारे लिए लॉस? मैं आपको स्टार्टिंग में जब आधार आया था तो वो थम अपना लेता था, मतलब थम अपने को लगाना होता था, फिंगरप्रिंट जाता था इसका। उसके अलावा आइरिस स्कैन नहीं था उस टाइम पे, आंखों इसके स्टार्टिंग में नहीं हो रहा था। तो उस टाइम पे क्या हुआ, इन लोगों ने एक बंदे के अकाउंट से, एक बंदे के नाम से मल्टीपल आधार्स निकालने शुरू कर दिए। अब वो कैसे करते थे कि जब आपने थंब लगाया वहाँ पे तो वो बड़े चालाकी से उसको क्लोन कर लेते थे, कि जैसे बैक्स होता है, बैक्स पे आपका हाथ, जैसे मान के चलो कि यार हाथ बड़ा गंदा है आपका, ये साफ कर लो, तो वो बैक्स पे लगवा लग दिया, जाता है। बैक्स पे लगवा लिया, और वो फिर आ गया प्रिंट। आइरिस स्कैन था नहीं स्टार्टिंग में, तो फिर वो वहाँ से मल्टीपल आधार्स बने उस पर्टिकुलर अकाउंट से। ये केस भी है, जब ये रिसर्च हुई तो पता चला कि भाई एक बंदे के नाम से मल्टीपल आधार्स हैं और उनसे स्कैम्स हो रहे हैं। तो ये आधार का इनिशियल फेज में स्कैम्स थे। एंड अभी भी आधार से रिलेटेड, मतलब अब देखो डार्क वेब की, मैं इसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में नहीं बोलूँगा, बट जो मैंने देखा है वो बताता हूँ। डार्क वेब पे एक फॉरम है जो क्लेम करती है कि 10 मिलियन इंडियंस का आधार कार्ड का डेटा हमारे पास है। आपको सैंपल्स चाहिए, वी आर रेडी टू गिव सैंपल्स। 10 मिलियन आर देयर। एक प्राइस है, उतना प्राइस पे करो एंड यू कैन बाई इट। वो तो हो सकता है। तो जैसे आप अभी मैंने देखा, मेरी ईमेल का एक्सेस 11 वेबसाइट्स के थ्रू इतने, आधार कार्ड तो जगह जगह दे आते हैं हम स्कूलों में, क्या बोलते हैं, कुछ भी लेने जाना है, सिलेंडर लेने चले जाओ, कुछ भी कई जगह यूज होता है। तो ये अपना अल्ट्रासाउंड कराने चले, वो उसके बिना नहीं करते। अब हमें क्या पता कितना सेफ है कितना नहीं। एब्सोल्युटली। अभी आप वो देखो कि आधार में आपके बारे में बहुत डिटेल्स चली गई, नेम, डेट ऑफ बर्थ, कहाँ से हो, एड्रेस, फोटो, मोस्ट काफ़ी सारी डिटेल आपकी जा चुकी है एक आधार से। और इनफैक्ट ईमेल तो फिर भी, अभी आपने एक वेबसाइट बताई, हमने ट्रैक कर लिया कि कितनी, उसके थ्रू वहां जा सकते हैं, हम चेंज भी कर सकते हैं। आधार तो ना हम चेंज कर सकते हैं ना ट्रैक कर सकते हैं। खुद ही हजारों लोगों को देखे, हमें याद ही नहीं किसको दिया किसको नहीं। एब्सोल्युटली। अभी आप ना, अगेन मैं फॉरम्स हैं डार्क वेब पे, वहाँ पे जाओ आप, किसी भी देश का आपको वीज़ा चाहिए, वीज़ा बन जाएगा। फेक वो चाहिए आपको, सिटीजनशिप का जो कार्ड होता है वो आपको वहाँ पे फेक मिल जाएगा। यू नेम इट, यू विल गेट इट। डार्क वेब का सीधा कॉन्सेप्ट है, जो चाहिए वो मिलेगा। और बिल्कुल वो होता है, वर्क करते हैं। मतलब आप एयरपोर्ट्स पे सिक्योरिटी चेक क्यों होता है, क्यों डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो रहे हैं? क्योंकि उन्होंने ऐसे केस नोटिस किए, तब जाके वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हुआ। तो ये हो रहे हैं तभी हमने सिक्योरिटी लगाई है। इतने एडवांस थोड़ी हैं कि एडवांस में सिक्योरिटी लगा दें। हम लोग ऑलरेडी 10-20 स्टेप पीछे ही चल रहे हैं, राइट? हम बोलते हैं कि टैग 200 की स्पीड से भाग रहा है और स्कैमर्स एटलीस्ट 100 की स्पीड से भाग रहे हैं, और हम लोग 10-15 की स्पीड से भाग रहे हैं। तो इतना मेजर डिफरेंस है। सो बैक टू द टॉपिक कि अगर किसी ने साइबर सिक्योरिटी में करियर बनाना है जी, तो वो कब और कैसे स्टार्ट करे? जैसे आपने बताया कि 9th का एक स्टूडेंट है, 9th क्लास का, एंड $500। वो ये सच है कि इतने साल, 4 साल की इंजीनियरिंग के बाद भी एक बच्चा 45,000 नहीं अर्न कर पाता जनरली, जो नॉर्मल कॉलेज से पास आउट है। तो इट्स अ वेरी बिग थिंग, आई सी अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। तो बताओ कब एंड कैसे स्टार्ट करें इन साइबर सिक्योरिटी? परफेक्ट। देखो, मेरा मानना ये है कि अगर करियर की बात करें, जॉब्स आर देयर। अगर यू आर इन डिग्री, अब डिसाइड करना है कि मेरे को एक अच्छा प्लेसमेंट ऑप्शन चाहिए, साइबर सिक्योरिटी इज देयर। कि भीड़ कम है, रिक्वायरमेंट भी है, यू कैन ऑप्ट फॉर इट। कॉलेज में हो, कॉलेज से प्री कॉलेज, स्कूल में हो, तो एक साइड हसल के फॉर्म में या फिर एक्स्ट्रा स्किल्स के रूप में अगर साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट आता है, स्टार्टेड। बेसिक कंप्यूटर्स में बच्चों को जनरली इंटरेस्ट होता है, तो कंप्यूटर्स स्टार्ट विद बेसिक्स, कंप्यूटर्स को अच्छे से पहचानो, हाउ इट रियली वर्क्स, कैसे वर्क चल रहा है। उसके बाद में ये देखो ये दुनिया आपस में कनेक्टेड कैसे है, इसको हम कंप्यूटर नेटवर्किंग बोलते हैं। ये सारे सिस्टम्स आपस में कैसे कनेक्टेड है। फिर वेबसाइट्स कैसे वर्क कर रही है, WAPT, वेब हैकिंग जिसे बोलते हैं।
उसके बाद नेटवर्क्स कैसे बिल्ड कर रहे हैं। अभी एक पर्टिकुलर नेटवर्क में लैन में होता है कि हम डेटा विदाउट इंटरनेट शेयर कर सकते हैं डिफरेंट पोर्ट्स पे, राइट। तो वो कैसे वर्क कर रहा है, इसके पीछे का फिनोमिना क्या है, राइट। तो ऐसे ही 4-5 ऑपरेटिंग सिस्टम्स पढ़ो, लाइक लिनक्स एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हैकिंग के एक बहुत वैरायटी ऑफ टूल्स प्रोवाइड करता है। तो आप ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के साथ अपने आप को कंफर्टेबल करो। तो मैं अगर किसी बंदे को 6 मंथ का रोड मैप दूँ कि आपको साइबर सिक्योरिटी में स्टार्ट करो तो क्या रोड मैप होना चाहिए, यस, तो फर्स्ट कि अपने जो बेसिक्स हैं कंप्यूटर से रिलेटेड उनको स्ट्रॉन्ग कर लो। सेकंड, कंप्यूटर नेटवर्किंग पढ़ना शुरू कर दो। कंप्यूटर नेटवर्किंग इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, थोड़ा थ्योरेटिकल है बट इंटरेस्टिंग है, समझ में आएगा इंटरनेट कैसे वर्क करता है। उसके बाद वेबसाइट्स पे स्टार्ट कर दो कि एक्चुअली वेबसाइट्स कैसे वर्क करती है, वेब्स पे कंटेंट कैसे वर्क कर रहा होता है, लॉगिन क्या होता है, लॉगिन के बाद में कंटेंट एक्सेसिबल हो रहा है, फायरवॉल्स क्या हैं, पे वॉल्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें। उसके बाद पढ़ो नेटवर्क एक्सप्लॉइटेशन या सिस्टम एक्सप्लॉइटेशन, कि अगर एक सिस्टम को हैक करना है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, कैसे कैसे वो हैक हो सकता है। फिर एक सिस्टम की बात हुई, अभी हम पढ़ो कि एक सिस्टम तो एक्सेस हो गया, अब उस पूरे के पूरे नेटवर्क को कैसे एक्सेस करें कि वो पूरा की पूरा नेटवर्क एक्सेस हो जाए, ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो फिर यहाँ तक आप आ रहे हो एंड स्टार्टिंग में अब आपको एग्जैक्ट समझ में आएगा कि साइबर सिक्योरिटी में कौन सा डोमेन मेरे लिए बना है, क्योंकि अगेन साइबर सिक्योरिटी में बहुत सारे डोमेन्स हैं, डिफेंसिव, ऑफेंसिव, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर। तो अब आपको किस डोमेन में जाना है यहाँ तक आपको क्लियर हो जाएगा। तो नाउ यू कैन टेक ए मैच्योर डिसीजन कि ये करना है और अब ऐसे कर सकता हूँ, क्योंकि रिसोर्सेज अवेलेबल है बट अपने को जस्ट मैच्योरिटी की ज़रूरत है जो वहाँ तक आ जाएगी। तो आई थिंक दैट्स द बेटर वे। जैसे ये तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि आपने ऑनलाइन बता दिया, अगर किसी ने 6 स्टेप्स हैं फॉलो करो, यूट्यूब से सीख लो। ऐसे अगर कोई बुक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये जानना चाहूँगी कौन सी बेस्ट बुक्स हैं जो साइबर लर्निंग में हेल्प करेंगी। सेकंड, कोई ऐसा कोर्स भी बन चुका है जिससे वो करें, कॉलेज में जाएं या फिर आफ्टर 10th ये वाला कोर्स करें, दे कैन बी गुड इन दिस फील्ड। तो देयर इज कोर्सेज, मतलब आप डिग्री में तो हमने बात की, डिग्री में तो ऑप्शंस आ गए, साइबर सिक्योरिटी में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। उसके बाद में भी बहुत सारे इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस हैं जो मार्केट में रिकॉग्नाइज्ड हैं। इररेस्पेक्टिव आप कितने एज के हो, आपने क्या किया, अगर वो सर्टिफिकेट है तो इट शोज कि इतने लेवल की स्किल्स आपके पास है। एक सोशल वैलिडिटी मिल जाएगी आपको कि अभी आप जॉब्स में अप्लाई कर सकते हो। अगर वहाँ पे अब देखो काफ़ी साइबर सिक्योरिटी में एक अच्छा चेंज आया है, काफ़ी सारी कंपनीज ऐसी हैं वो चैलेंज देती हैं कि ये चैलेंज में जो विनर है ना, हम नहीं देखेंगे वो कौन है, वी विल हायर देम, चाहे वो 12th का बच्चा है या 10th का बच्चा है, वी विल हायर देम। तो ऐसे में अगर आपके पास वो स्किल्स हैं तो वहाँ पे आप दिखाओगे एंड यू विल गेट सेलेक्टेड, अर्ली एज में जॉब मिल जाएगी आपको। तो यही है कि OSCP, CH, CPENT, सिक्योरिटी प्लस, ये कुछ ऐसे नामी सर्टिफिकेट्स हैं जो जनरली लोग प्रेफर कर रहे होते हैं। थोड़े कॉस्टली होते हैं, स्टार्टिंग में भी ज़रूरत ना पड़े, बट अगर सिंपल एक चीज़ है कि ऐसा नहीं है कि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो स्किल्स नहीं है, बट ऐसा है कि किस किस को समझाओगे। सर्टिफिकेट दिखेगा तो समझ में आएगा कि हाँ भाई इसने ये पढ़ा, एग्जाम दिया, क्रैक किया और ये सर्टिफिकेट है इसके पास, राइट। तो इसलिए सर्टिफिकेट थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके लिए कभी भी तैयारी कर सकते हो, 10th में हो, 9th में हो, 7th में हो, कभी भी पढ़ दो। एज का कोई उसमें रोल कोई नहीं एज है। लिमिट नहीं है। वाह, ये इसकी काफी ब्यूटी है, क्योंकि जनरली बाकी जो वो है, जी जैसे मुझे IIT जाना है तो एक एज है, एक क्लास है, सारा कुछ है, जी, इसके अंदर कोई एज नहीं है। एब्सोल्युटली। मतलब कोई फील्ड भी नहीं लग रहा, जैसे कहते हैं कि इंजीनियर बनना तो नॉन मेडिकल करो, डॉक्टर बनना तो मेडिकल करो। मैं आपको बताता हूँ जो लेटेस्ट बैच अभी जो हमारा चल रहा है ना, उसमें बहुत वेराइटी है कि देयर इज़ वन पर्सन हु इज़ फ्रॉम इंडिया, अभी वो USA में है और वो रैपिडो चलाते हैं। US गए, ऑराइजन डेवलप हुआ, अरे साइबर सिक्योरिटी इतना डिमांड में है और चेंज किया जा सकता है। ही इज़ लाइक कि वो मेरे पास आए, मेरे से बात हुई ऑनलाइन, तो ही इज़ लाइक कि यार अभिषेक साइबर सिक्योरिटी में मेरे को जाना है, या आप US से हो, वहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, ऑफलाइन सेंटर्स वगैरह भी हैं। नहीं यार आपका देखा था तो मेरे को पसंद आया, लैंग्वेज अपनी सेम है, थोड़ा इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा, आप मेरे को समझाओ। अभी पता है रात को 9-10 बजे क्लास होती है, वो बंदा रैपिडो साइड में लगा के क्लास अटेंड करता है डेली। देयर इज ए पर्सन हु इज डूइंग MBBS, ही इज इन द क्लास। देयर इज ए पर्सन, उनका नाम है दिलीप जी, 45 ईयर ओल्ड, कॉन्ट्रैक्टर हैं वो, और वो क्लास अटेंड करते हैं अपने 7 साल के बच्चे के साथ। वो मैंने उनसे पूछा सर 45 साल की एज में अभी मेरे को नहीं लगता आप करियर बनाओगे इसमें। नहीं भाई मैं काफ़ी कमा रहा हूँ, बट अगर मेरे को अवेयरनेस होगी तो मैं अपने आगे वाले बच्चों को गाइड कर पाऊँगा।
कितनी अच्छी चीज़ है ये बिल्कुल। कि वो लाइक कि मैं अपने बच्चे को भी साथ में बैठा था, उसकी रिकॉर्डिंग है, मैं आपको ऑफिस के अंदर दिखाऊंगा। तो वो बच्चा मेरे से बात करता है कि सर, मैं क्या आपके समझ में आता है ये क्लास है? तो हाँ सर समझ में आती है, अच्छा लगता है। 7 साल का 7th क्लास का बच्चा है वो। सही। ये मेजर चेंजेस इंडिया में आ रहे हैं, बट यही है कि अगेन बैक टू क्वेश्चन कि कौन कौन लोग इसमें आ सकते हैं, फील्ड का कोई रेस्ट्रिक्शन तो नहीं है, एवरीवन कैन जॉइन दिस फील्ड। एंड आपको एक शॉकिंग सर्वे बताऊं, ऑलमोस्ट 70 to 75% लोग साइबर सिक्योरिटी में ऐसे हैं जिन्होंने कभी ऑफिशियली टेक्निकल डिग्री परस्यू ही नहीं की, उन्होंने बाद में चेंज किया इनटू दिस फील्ड एंड दे आर सक्सेसफुल। जैसे आपने बताया कि प्राइवेट जो कंपनीज हैं, जब उनको साइबर सिक्योरिटी में किसी को हायर करना है तो वो एक कंपटीशन रन करते हैं और जी। उसके विनर के बेसिस पे वो उसको हायर करते हैं। Yep. ना कोई एज क्राइटेरिया, ना कोई एजुकेशन क्राइटेरिया। जी। गवर्नमेंट में कैसे होता है ये? अगर गवर्नमेंट जॉब चाहिए साइबर सिक्योरिटी में तो उसमें क्या कंसीडर होता है? परफेक्ट। अभी कुछ टाइम पहले इंडियन आर्मी में एक वैकेंसी आई थी साइबर सिक्योरिटी के लिए। उसकी रिक्वायरमेंट्स बताता हूँ मैं आपको। उसमें ये था कि टेक्निकल डिग्री हो तो दैट इज़ प्रेफरेबल, और कोई सर्टिफिकेशन कर रखा है दैट इज़ एड ऑन, मतलब कि प्रायोरिटी मिलेगी आपको। तो यही चीज़ें कि गवर्नमेंट जनरली एक सर्टिफिकेट होता है CEH, सर्टिफाइड एथिकल हैकर। इस सर्टिफिकेट को थोड़ा वैलिडेट करती है क्योंकि थोड़ा ओल्ड है और मार्केट में ज़्यादा पॉपुलर है। तो ऐसे सर्टिफिकेशंस जनरली रिक्वायर्ड होते हैं कि अगर आपने ये किया हुआ है तो वही होता है अपने तो कि जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो रिज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग बड़ी चीज़ है। स्किल्स है या नहीं वो इंटरव्यू में बताओगे आप, और पहले रिज्यूमे तो शॉर्ट लिस्ट हो। अगर रिज्यूमे में वो चीज़ मिसिंग है और किसी और के में है तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। हो सकता है आपसे कम स्किल्स हो बट फिर उस बंदे को अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। दैट्स द प्रॉब्लम। इसलिए थोड़ा सर्टिफिकेशंस का है, बट नहीं है गवर्नमेंट सेक्टर में है, एग्री कि गवर्नमेंट देखेगी भाई टेक्निकल बंदा हो, 1-2 सर्टिफिकेट उसके पास हो। बट जो मेजोरिटी ऑफ कंपनीज है वो थोड़ा शिफ्ट कर चुकी हैं कि यार आप स्किल्स दिखाओ। यू नेम इट, महिंद्रा, TCS, इन्फोसिस, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड जितनी भी ये मेजोरिटी ऑफ कंपनीज हैं इनका होता है, इसे बोलते हैं CTF, कैप्चर दी फ्लैग। फ्लैग कहाँ पे? मशीन के अंदर। मशीन को हैक करो, उस फ्लैग को सबमिट करो। जितना जल्दी करोगे उतना ज़्यादा लीडर बोर्ड पे स्किल्स टॉप पे आओगे। टॉप 5 कंटेस्टेंट उठाए और उनको डायरेक्ट इंटरव्यू दिला दिया, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कौन सी डिग्री थी, क्या कर रहे हो, इंटरव्यू दो, HR वगैरह निकाल लो। डायरेक्ट HR होता है कि भाई उनका बिहेवियर और देख लें, स्किल्स तो हैं, डायरेक्ट यू गेट जॉब। एंड ईजी है जॉब लेना इसमें अगर स्किल्स है तो? हाँ स्किल्स हैं तो ढूंढेंगे लोग आपको। मैं बताऊँ साइबर सिक्योरिटी में क्या होता है, पीपल से कि साइबर सिक्योरिटी में ना जैसे प्लेन टेक ऑफ करता है ना तो वो समथिंग ऐसे जाता है, फिर वो एकदम से ऐसे जाता है। हाँ फिर दैट्स लाइक दिस। तो साइबर सिक्योरिटी का कर्व ऐसा है। रीजन क्या है? लोग नहीं है और एक ऐसा बंदा जिसमें स्किल्स और 5 साल का एक्सपीरियंस है, वो डायमंड है, उसको ढूंढ लेती हैं कंपनियां। वो कहते हैं ना कि उठा लिया जाता है वो बंदा लोकल लैंग्वेज में। तो ऐसे बंदे की बहुत डिमांड है कि उसको जितना पैकेज बोलते हैं मिलता है। ओके, ये हो गया ऑफलाइन। ऑनलाइन भी साइबर सिक्योरिटी की जॉब्स होती हैं। जैसे हम डिज़ाइनर्स हैं, हम अपवर्क और ये कॉन्टेस्ट वेबसाइट्स पे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं या फिर गिग लगाते हैं तो हमें जॉब्स मिलती है। जी। क्या साइबर सिक्योरिटी में भी ऑनलाइन जॉब्स होती है? ऑनलाइन जॉब्स, पहला तो मैंने बगंटिंग बताया आपको कि वहाँ पे आपके पास जैसे आप लोगों की प्रोफाइल बनी हुई है, ऐसे कंपनीज की प्रोफाइल बनी हुई है, काम आपके पास है, टेस्ट करो, पैसा कमाओ। और वहाँ पे भी बहुत सारी कंपनियाँ लिस्टेड हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं और बहुत सारी कंपनियाँ लिस्टेड हैं, तो वहाँ से आप अर्न कर सकते हो। वहाँ पे किस तरीके की जॉब्स होती हैं ऑनलाइन? बग बाउंटी में तो वही था कि आपके पास वो तो- कंपनी है, टर्म्स हैं, हंट करो, पैसा कमाओ। सेकंड इसमें होती है ऑडिट्स, कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, कंपनीज में जाके ऑडिटिंग करनी होती है। जनरली इंडिया में लॉज हैं और सारी उसमें लॉज हैं हर कंट्री में ऑलमोस्ट, कि ऑडिटिंग IT जो कंपनी है उनकी प्रॉपर ऑडिटिंग होती है। मंथ में कई बार 2 बार होती है, तो मंथली 2 बार ऑडिट्स होंगी वहाँ पे। 4-4, 5-5 दिन में जाके पूरा सिस्टम, पूरा IT इंफ्रा उनका चेक करना कि कहीं कोई वल्नरेबिलिटी तो नहीं है, कहीं कोई मिसकन्फिगरेशन तो नहीं है। तो ये ऑडिट्स वाली जॉब है। यू कैन हैव क्लाइंट्स, उनके साथ जाके आप उनके यहाँ ऑडिटिंग परफॉर्म कर सकते हो। साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंसी दे सकते हो कि कोई कंपनी आपके पास आती है, भाई मेरे को ये सिक्योरिटी चाहिए, तो उसमें क्या आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ये सजेशंस उनको दे सकते हो। तो इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी लॉ में है, साइबर लॉयर बन जाओ आप, कि इतने सारे केसेज आ रहे हैं, अब आप लीगली उनकी हेल्प कर पाओगे कि भाई कैसे केसेस सॉल्व हो सकते हैं। एंड अभी तो जैसे एक डोमेन ये भी ओपन हो गया, साइबर एजुकेटर बन जाओ,
कि आप जाओ और ट्रेनिंग दो, पुलिस को ट्रेनिंग दो, स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दो, बाकी सारे लोगों को ट्रेनिंग दो। इसके अलावा इसमें ये होता है कि आप लॉ इन्फोर्समेंट के साथ काम कर लो। अगर आप में स्किल्स है और उनके साथ दे गिव यू अपॉर्चुनिटी, तो आप साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर बन सकते हो कि आप पुलिस की और लॉ इन्फोर्समेंट की हेल्प करो क्राइम्स को सॉल्व करने में। तो प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज भी है। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। या हमारी गवर्नमेंट और आर्मी वो डार्क वेब को कैसे यूज़ करते हैं? परफेक्ट। देखो, हर कंट्री की जो एजेंसीज होती हैं वो डार्क वेब पे होती हैं। एक फीमेल डार्क वेब पे एक हिटमैन हायर कर रही है और उसके एक हिटमैन के साथ डन हो जाती है डील, और उसके बाद कुछ टाइम बाद उस लेडी के डोर पे एक नॉक होता है, एंड दिस इज ए FBI ऑफिसर फ्रॉम वन ऑफ द एजेंसीज ऑफ USA, एंड वो आके उसको अरेस्ट कर लेता है। दिस वाज लाइक, समझ में नहीं आया ये हुआ क्या है। एक्चुअली वो जो प्रोफाइल थी ना, वो एक ऑफिसर ही थे ओके। जिन्होंने वहाँ पे फेक प्रोफाइल्स बनाई हुई है कि इन लोगों को कैप्चर करने के लिए जो ऐसी सर्विसेज वहाँ से ले रहे हैं, दिस इज इलीगल। कि वो किसी को कॉन्ट्रैक्ट किलर ढूंढने गई है, तो वहाँ पे ऐसी बहुत सारी एजेंसीज ने अपने लोग बिठाए हुए हैं कि वहाँ पे जनरली ये होता है कि आप किसी ना किसी एजेंसी से टकरा जाओगे, ऐसी हाई सेंसिटिव चीज़ें लेने जाओगे। तो मतलब डर के काम करना चाहिए डार्क वेब पे। जी, एब्सोल्युटली। तो वहाँ पे जनरली आप एजेंसीज के ऊपर उनका आपके एक्सेस है, तो वो आपसे डिटेल्स निकलवा लेंगे। वो तो फिर सोशल इंजीनियरिंग आ जाती है कि एक बंदे के बारे में कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर कर पा रहे हो, वो अपनी स्किल्स है। और सर्विलेंस के लिए यूज होता है। हमको, हमारी गवर्नमेंट के पास ऑफिशियल डेटा होता है कि कितने लोग इंडिया में डेली बेसिस पे डार्क वेब एक्सेस कर रहे हैं, ये डेटा होता है। ओके, हाँ, तो मॉनिटर और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जितने भी हैं वो डार्क वेब पे ही ज़्यादातर कम्युनिकेट करते हैं, तो उनको मॉनिटर करने के लिए हमारी एजेंसी लगी होती है, हमारे सर्विलेंस होते हैं। एंड मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज, हम नॉर्मल वेब पे नहीं करेगा कोई भी ऐसा इलीगल काम होगा, वो डार्क वेब पे होगा। तो हमारी कंट्री भी और मेजॉरिटी ऑफ जितनी भी कंट्रीज हैं उन सब की जो एजेंसीज हैं, दे डू सर्विलेंस ऑन डार्क वेब ऑल्सो। वो परफेक्टली डेली बेसिस पे स्कैनिंग्स परफॉर्म कर रहे होते हैं। वहाँ पे दे डिग डाउन कि कुछ हमसे रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ तो सेंसिटिव नहीं है जो कि वहाँ एक्सपोज है, कुछ नेशनल सिक्योरिटी को कुछ थ्रेट तो डेवलप नहीं हो रहा वहाँ पे किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे डेली बेसिस पे होता है। मॉनिटरिंग के लिए गवर्नमेंट्स होती हैं, एजेंसीज होती हैं। ओके। जैसे आपने बताया टेररिस्ट भी उसके थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। हमारे माइंड में तो ऐसे आता है कि टेररिस्ट जैसे अनपढ़ से लोग होते हैं काइंड ऑफ, तो वो इतना टेक्निकली चीज़ों को कैसे समझते हैं, या उनकी अलग टीम होती है साइबर की? टेररिस्ट अनपढ़ होते हैं, मतलब दिस इज ए जनरल स्टेटमेंट। टेररिस्ट पूरा ना मान जाए कोई। हमारी शब्दों को मत देखना। नॉट डिफेंडिंग एट ऑल, बट वहाँ पे बहुत सारे उनके पास टेक्निकल लोग होते हैं। ओके, दे आर रियली टेक्निकल। जैसे एक कॉन्सेप्ट होता है स्टेगनोग्राफी। स्टेगनोग्राफी में ये लोग क्या करते हैं, इमेज के अंदर एक मैसेज डाल देते हैं। तो उसमें क्या होता है, इमेज का साइज भी सेम ही होता है, और आप 4 इमेज देखोगे आप पता नहीं लगा सकते कि ये अलग है, बट उसके अंदर उन्होंने सोर्स कोड में अपना मैसेज डाला हुआ है। तो मान के चलो अब 2 लोगों के बीच में कम्युनिकेट हुआ, एजेंसीज ने देखा इनके बीच में कम्युनिकेट क्या हुआ, 4 फोटोज गए, वो 4 फोटो ओपन करके देख लिया, नॉर्मल है, कुछ नहीं है, बट उस फोटोज के अंदर मैसेज है जो कि चला गया, ट्रांसमिट हो गया। तो ऐसे सर्विलेंस को से बचने के लिए, पकड़ में ना आ जाए इस चीज़ के लिए, दे डू दीज थिंग्स, मतलब स्टेगनोग्राफी एंड ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स इवन एक आलिया भट्ट की मूवी भी आई थी जी जिसके अंदर ऐसा कुछ उन्होंने यूज़ किया था, कोड्स वगैरह, जो आलिया भट्ट को ही पता था क्योंकि शी नो दैट लैंग्वेज एंड ऑल। जी, एग्जैक्टली लाइक दैट। मतलब अभी स्टेगनोग्राफी हर एक चीज़ में कर सकते हैं। मैं एक म्यूजिक के अंदर अपना मैसेज डाल सकता हूँ, एक इमेज के अंदर डाल सकता हूँ, एक वीडियो के अंदर डाल सकता हूँ, और एक टेक्स्ट के अंदर अपना टेक्स्ट डाल सकता हूँ, और उस पर एक लॉक लगा सकता हूँ जिसको उसका पासवर्ड पता है। या तो पहली बात तो लोगों को पता ही नहीं है कि उसके अंदर इमेज के अंदर भी कुछ है, और फिर पता भी चलता है तो फिर जिसको आइडिया है वो उसको एक्सट्रैक्ट कर सकता है। तो वो लोग बहुत टेक्निकल वैसे है। ये सारा स्टडी में ही सिखाया जाता है, जैसे आप कह रहे हो कि इमेज के अंदर कैसे कुछ डालना है। हाँ, ये सारी देखो सॉफ्टवेयर्स आर देयर कि आप ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, स्टेगनोग्राफी के काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर है, यू कैन यूज इट। बट हाई टेक्निकल टर्म्स में जब हम जाते हैं कि थोड़ा अनडिटेक्टेबल हो, साइज में केबी का भी चेंज ना आए, 251 KB है तो वो 251 KB ही होना चाहिए, साइज चेंज नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। आप डेटा ऐड ऑन कर रहे हो ओरिजिनल डेटा में तो साइज बढ़ेगा, बिल्कुल। बट वो 1 KB से भी नहीं बढ़ता। वो चीज़ें ना वो हाई टेक्निकल है, और उसमें भी रिक्वायर्ड स्किल्स। अब साइबर सिक्योरिटी की जो स्टडी है ना वो थोड़ी अनऑर्गेनाइज है। इसमें क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि एक कोर्स स्टार्ट किया और लास्ट कर दिया साइबर सिक्योरिटी डन।
तो इसमें यह है कि आपको एक टॉपिक मिला, उसके ऊपर आपने इधर उधर से रिसर्च की, दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो जितना एडवांस जाना है उतना एडवांस आपको रिसर्च करनी है। जैसे कोई भी डिवाइस हैक करनी है, फॉर एग्जांपल ये फ़ोन आपको हैक करना है, हम्म तो फ़ोन में अंदर जाने के लिए आपको कुछ तो वो चाहिए, या तो इंटरनेट ऑन हो, हम्म या फिर आप बिना किसी चीज़ या फिर ब्लूटूथ ऑन हो, या कुछ भी। हम्म तो मतलब मैं ऐसा इसमें क्या चीज़ क्या लूपहोल छोड़ सकती हूँ कि आप इसमें एंटर कर लोगे? देखो, ब्लूटूथ ऑन है, ब्लूटूथ से भी एक ब्लू बॉन्ड करके अटैक है। तो वो ब्लूटूथ एयर डॉप्स के थ्रू, जो जनरली आईफोन्स में होता है कि वो जो पेलोड्स हैं वो डिलीवर हो जाते हैं, वायरस डिलीवर हो जाते हैं। एंड इंटरनेट ऑन है, फिर तो आप यू आर इन बैटल ग्राउंड सो विदाउट मैंने एनी इंटरनेट बंद किया हुआ है, वेपन। ब्लूटूथ ऑन है, हाँ, तो दिस फोन कैन बी हैक्ड। ये सारे एक नेटवर्क के बेसिस पे काम करते हैं। इस ब्लूटूथ की एक रेंज है, उस रेंज में कोई भी अगर आपसे कनेक्ट कर पाता है तो ही कैन सेंड यू सम फाइल्स, वो वायरस हो सकता है। बट फिर उसके बाद भी अम, उस फाइल को ओपन करना और ये सब तो मेरे ऊपर है ना? अब या आप ऐसा भी होता है कि फाइल अगर पहुंच चुकी तो बस फिर हो गया काम खत्म? आपसे ओपन कराना तो मेरे ऊपर है ना। आप कोई पर्टिकुलर ऐप है वो आप डेली बेसिस पे यूज कर रहे हो, एंड आई कैन रेप्लिकेट दैट पर्टिकुलर ऐप। आप ओपन करके चेक तो करोगे कौन सा रियल है। एक बार तो एटलीस्ट आप चेक करोगे कि यार मैंने लेट्स से 2 आइकन्स आपको दिख रहे हैं व्हाट्सएप के, आपको दिख रहे हैं इनमें से रियल कौन सा है। हम्म। एक बार तो ओपन कर लोगे उसे, एंड एक बार ओपन हुआ, बैकडोर क्रिएट हुआ, नाउ हैकर कैन एक्सेस दैट। नहीं, जैसे आपने, मेरा ऑन था ये ब्लूटूथ, हम्म आपने यहाँ से एक फाइल सेंड की, तो फाइल जाते इंस्टॉल तो नहीं हो जाएगी ना अपने आप में? वो पूछना चाह रही हूँ। इंस्टॉल तो मेरी मर्जी से होगी, मैं येस नो करूँगी, या ऐसा भी होता है कि नहीं सीधा इंस्टॉल ही होगी? अगेन एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ आपको। पेगासस बड़ा पॉपुलर है, एंड वो कैसे इंस्टॉल होता है पता है? व्हाट्सएप पे एक मिस कॉल आती है एंड पेगासस एक्टिवेट हो जाता है। है? मतलब मिस्ड कॉल ओनली? मिस कॉल वो होता क्या पेगासस? एक स्पाईवेयर होता है जिससे आप कंप्लीटली मॉनिटर कर सकते हो सामने वाले के डिवाइस में, फ़ोन में क्या चल रहा है। वो तो हम किसी के भी फ़ोन पे कर सकते हैं, but मुझे सिर्फ मोबाइल नंबर चाहिए। जी, अगर वायरस डिलीवर कर दिया, वो वाला पॉइंट कि डिलीवर हो तो गया, अब मैं उसे ओपन ही नहीं कर रहा, तो कैसे कवर ओके करेगा? देन पेगासस। देयर इज ए मिस कॉल, आपको कुछ करना ही नहीं है, मिस कॉल आई और एक्टिवेट हो गया। मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ, ये एक केस स्टडी है। अगेन यूके में एक क्राइम होता है जिसमें व्हाट्सएप की इन्वॉल्वमेंट थी। व्हाट्सएप ने, यूके ने, गवर्नमेंट ने बोला कि मेरे को इस बंदे की चैट्स दे दो। व्हाट्सएप के जो भी वो हैं कि भाई एंड टू एंड एन्क्रिप्शन है, वी कांट प्रोवाइड। अगले दिन इनकी जो संसद वगैरह है वहाँ पे बातें चल गई कि भाई इसको बैन करो। अब उसको लगा कि अगर यूके में बैन हो गया तो फिर टाइम नहीं लगेगा कि सारी कंट्रीज एक्शन लेने लगेंगे। सेम डे जो व्हाट्सएप के सीईओ हैं वो फ्लाई करते हैं टू यूके, एंड उससे कुछ दिन के अंदर वो सॉर्ट हो जाता है, केस सॉल्व हो जाता है। मतलब इंक्रिप्शन कुछ थी नहीं? इनक्रिप्शन रही भी होगी, बट पेगासस व्हाट्सएप की एक मिस कॉल से एक्टिवेट हो सकता है। रिलेटेड हेयर, मैं आपसे एक साइड बोल रहा हूँ कि पेगासस एक मिस कॉल व्हाट्सएप पे आने से एक्टिवेट हो सकता है। व्हाट्सएप के सीईओ यूके जाते हैं, उसके कुछ टाइम बाद केस सॉल्व हो जाता है। सो बेसिकली पेगासस भी व्हाट्सएप से लिंक उनका ही है, वी कैन से वी कांट से सम और द अदर वे। we can't say that, but there can be some financial profits there। हो सकता है कि सीईओ गए, उनको पता है इसके बारे में, पता होता है ऑब्वियसली, दे वेंट देयर एंड उन्होंने बोला कि दैट्स द थिंग, दैट्स हाउ विदाउट ब्रीचिंग अवर पॉलिसीज यू कैन एक्सेस हिज मोबाइल, यू कैन एक्सेस हिज चैट्स, राइट? तो दैट्स अब हाउ एक इट और हैपेंस। इंटरेस्टिंग चीज़ पूछनी है। एक चीज़ और बस। सो बेसिकली इससे ये निकल के आता है, टू स्टे सेफ मुझे जब ज़रूरत नहीं है तो ब्लूटूथ एयर ड्रॉप ऑफ रखना चाहिए, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, एंड पब्लिक वाईफाई नहीं यूज़ करना चाहिए। बिल्कुल नहीं। मोबाइल का लोकेशन ऑन रखना इज सेफ? देखो, मैं इसमें अगेन एक केस स्टडी बताता हूँ आपको। स्नैपचैट पे एक लड़की स्नैपचैट पे अपनी एक फ़ोटो डालती है, स्नैप डालती है, एंड उसके बाद उसके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है। एक पिक से, पिक जनरली उनमें क्या होता है कि एक आप कोई भी पिक्चर क्लिक करते हो ना प्रोफेशनल कैमरे से, जितने भी कैमरा शूट कर रहे हैं, ये कैमरा आपके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, आपके कौन सा मॉडल है, ये
किस डेट को शूट हो रही है ये, इसको बोलते हैं मेटा डेटा। ये सब रिकॉर्ड कर रहा है। अब मान के चलो मैंने एक पिक्चर ली, उसको सोशल मीडिया पर डाल दिया, तो उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है कि भाई ये बंदा करंटली कहाँ है। इसने फ़ोटो डाली है, हो सकता है हमने लोकेशन नहीं बताई है, बस उस फोटो के अंदर लोकेशन है, अगर वो एक प्रोफेशनल कैमरा से शूट हुई है तो इसको बोलते हैं मेटा डेटा। अगर वो मेटा डेटा उसमें है तो वी कैन गेट एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो एक रियल टाइम ट्रैकिंग हो सकती है उससे। ट्रैकिंग के बहुत सारे केसेज आए कि बंदे को ट्रैक किया है ऐसे। अभी लेटेस्ट केस देखते हैं, इजराइल और ईरान के बीच में अटैक्स चल रहे हैं। ईरान की जो टॉप लीडरशिप है उसको बड़े शार्पली मारा गया है, मतलब उनको उनके ऊपर मिसाइल्स गिरी है बड़े शार्पली, कि बंदा कहीं जा रहा है एग्जैक्ट उस गाड़ी के ऊपर आके मिसाइल गिर गई। इसको थोड़ा सा अनकवर करते हैं। तो क्या हुआ कि जो मोसाद, इसकी जो इजराइल की एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसकी एक विंग है जो केवल साइबर सिक्योरिटी के ऊपर काम करती है, साइबर अटैक्स के ऊपर काम करती है, साइबर अटैक्स के ऊपर काम करती है, राइट। इन्होंने एक फाइन मॉर्निंग कि ये जो ईरान के अपने चीफ हैं वो अपनी पब्लिक में आते हैं एंड ही सेज कि आप लोग ढूंढ रहे हो ना कि ये गद्दार कहाँ है जो हमारे लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है। ही इज दैट गद्दार आप लोगों के हाथों में, आपका स्मार्टफोन, आपका मोबाइल, उसके बाद आपको रेस्ट हिस्ट्री, उसके बाद पेजर अटैक हुआ एंड वो सब क्या हुआ, पीपल नो दैट, क्योंकि उन्होंने स्मार्टफोन से स्विच किया पेजर्स पे एंड पेजर्स भी अगेन उसी कंपनी से परचेज कर लिया जो मोसाद की खुद की सेल कंपनी थी। तो बहुत बड़ा ऑपरेशन था जस्ट बाई साइबर सिक्योरिटी। तो लोकेशन ट्रैकिंग पेगासस के थ्रू हुई, उनके ऊपर मिसाइल ड्रॉप हुई, दे गॉट एंडेड। रियली सेंसिटिव। तो लोकेशन भी अपना मतलब ऑफ ही रखना चाहिए एज सच हमें, विदाउट Absolutely. एनी। तो बेसिकली साइबर अगर सिक्योरिटी में कुछ भी वो होता है तो बेसिकली ये डिजिटल हमारे उसमें तो इस लेवल तक भी चीज़ें हो जाती है कि वॉर्स में वो ऐसे यूज़ करते हैं। वॉर्स में होता है जी, इसको साइबर वॉरफेयर बोलते हैं कि एक वॉर में एक एडवांटेज लेने के लिए कोई भी कंट्री दूसरी कंट्री पर साइबर अटैक्स कर रही है। जैसे मान के चलो एक काम हुआ था उस टाइम पे, रसिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रही थी। रसिया पे बहुत सारे साइबर अटैक्स हुए और उन्होंने क्या किया, रसिया के जो सेंट्रल बैंक है उसके सिस्टम्स को डाउन कर दिया, जिससे कि जो रसिया में फाइनेंशियल इकोसिस्टम है वो ख़राब हो जाए। एक वॉर के टाइम पे किसी कंट्री का फाइनेंशियल इकोसिस्टम ख़राब होना बहुत डैमेज कर सकता है। तो ऐसे एडिशनल एडवांटेजेस हम साइबर सिक्योरिटी हैकिंग के थ्रू लेते हैं। चाइना ने अपनी एक सिस्टमेटिक इकोसिस्टम बनाया हुआ है और उन्हें बोलते हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स। ये लोग गवर्नमेंट के इशारों पे काम करते हैं, गवर्नमेंट को जहाँ पे कंफर्ट है, जो गवर्नमेंट को जो कराना है वो उनसे कराती है, स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स से। अभी सबसे ज़्यादा सेफ कौन सा जैसे आपने कहा इंडिया स्कैम कैपिटल। स्कैम्स कैपिटल है वर्ल्ड का, हम्म। तो सबसे सेफ साइबर वाइज, तो साइबर वाइज सबसे सेफ कंट्री कौन है? देखो इसका कोई इंडेक्स नहीं है कि मैं आपको बता दूं कौन Okay. टॉप पे, बट इंडिया में जो अटैक्स हैं वो हो रहे हैं ड्यू टू नेग्लिजेंस, अनअवेयरनेस। स्कैम्स अनअवेयरनेस के कारण ही होते हैं, जबकि जो यूएस यूके इन जो डेवलप कंट्रीज है उनमें जो अटैक के टाइप है वो है हाईली टेक्निकल। वहाँ पे सर्वर्स हैक हो रहे हैं, वहाँ पे लोगों पे इतना अटैक नहीं हो रहे, लोग उतना हैक नहीं हो रहे जितना सर्वर्स हैक हो रहा है। तो मैं बोलूँगा जिस एक कंट्री में जिसमें अवेयरनेस है वहाँ पे टेक्निकल क्राइम ज़्यादा होंगे, और एक कंट्री में जहाँ पे अवेयरनेस नहीं है वहाँ पे स्कैम से पैसा निकल जाएगा, तो बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें करने की ज़रूरत ही नहीं है। एआई, डार्क वेब, हैकिंग, इतना कुछ देखने को मिल रहा है। जी, डू यू थिंक हम अपने बच्चों की, किड्स की जो फोटोज ऑनलाइन पब्लिश करते हैं, इज इट सेफ फॉर अस? एक्चुअली ना मेरे को ये लगता है जब तक नेसेसरी नहीं है कोई भी डिजिटल फुटप्रिंट मत छोड़ो। अगेन इसके बारे में मैं आपको एक और केस बताता हूँ। इसमें क्या होता है कि एक ओलंपियन होता है, एक शायद एक देयर इज वन पर्सन जिसको ओलंपिक में कोई ड्यूटी मिलती है और काफ़ी अच्छी ड्यूटी मिलती है, बट इसने आज से 15 साल पहले कभी ओलंपिक को उसके इकोसिस्टम को क्रिटिसाइज किया हुआ है। तो अब इसको जब ये ड्यूटी असाइन हुई इसके टाइम पे इसका वो पुराना मैसेज वायरल हो गया, तो फिर उसको इतने बड़े अपॉर्चुनिटी से हाथ धोना पड़ा। तो हम आज कुछ ऐसा क्रिएट कर दे जो आज के लिए तो हमको नहीं लगता कि खतरनाक है, बट इन द फ्यूचर कभी खतरनाक हो जाए। अब भी जितने भी, अब देखो सेलिब्रिटीज़ काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है, बट हम एक जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वहाँ पे काफ़ी टाइप के थ्रेट्स होते हैं। मान के चलो मेरे से, मैं साइबर सिक्योरिटी में हूँ,
मैं नहीं चाहता कि मेरे हैंडल्स पे अपने से एसोसिएटेड किसी भी बंदे की इन्फॉर्मेशन डालूं। मैं कोई क्राइम इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ, मेरे को नहीं पता मैं किसके खिलाफ काम कर रहा हूँ, तो वो डेंजर हमेशा रहता है कि हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, मेरे को नहीं, मेरी वजह से मेरे किसी फैमिली मेम्बर को क्रिएट हो जाए। राइट, तो अपनी फैमिली को, अपने प्रोफेशन, अगर आप पब्लिक फेसिंग प्रोफेशन में हो कि आप पब्लिक में दिख रहे हो डेली बेसिस पे, तो आपके चाहने वाले भी हैं, आपको हेट करने वाले भी हैं, फॉर ऑब्वियस रीजंस। राइट, तो उस केस में आप अपने तक ही रखो, अपनी फैमिली को इन्वॉल्व मत करो। डोंट शो देम कि ये सारे लोग भी आप टारगेट कर सकते हो। मेक वन टारगेट कि भाई मेरे से है तो मैं ही हूँ, उनको ऑप्शंस मत दो कि ये वल्नरेबिलिटीज और भी है। तो सिंपल है, जितना ज़्यादा आप वाइजली यूज़ करोगे उतना बेटर है। सोशल मीडिया यूज़ भी करना है, लोगों को दिखाना भी है। हैव ए फ्रेंड लिस्ट, मतलब जिन लोगों को बहुत प्रॉपरली जानते हो उनको प्रॉपरली एक प्राइवेट अकाउंट रखो, उस पर उन लोगों को फॉलो कर लो, उन लोगों से फॉलो कर लो, बस इतना। बाकी रेस्ट ऑफ द चीज़ें वो अपने पब्लिक अकाउंट पे बाकी सारे लोगों के लिए एक्सेसिबल। ये कुछ चीज़ें जो अपन कर सकते हैं। वहीं आजकल जैसे हर कोई चाहता है हमारी वीडियोस हो वायरल, हमारी फोटोज वायरल हो, वहीं इसका कितना ही नेगेटिव साइड भी है जो हमें भी नहीं पता कब और कैसे देखने को मिल सकता है। जी, जैसे आपने कहा कुछ भी फ्री नहीं होता, जैसे अगर ये फ्री है तो या वायरलिटी मिल रही है तो वी आर द प्रोडक्ट एब्सोल्युटली, टुडे और सम अदर डे। या अभी हम वॉर्स की बात कर रहे थे कि जी। एक तो एक कंट्री ने बेसिकली देखा कि कहाँ पे उनकी लोकेशंस है, वहाँ पे मिसाइल अटैक किया, राइट? यही सही समझा ना मैंने? राइट, और किस तरीके से ये डिजिटल और साइबर वाली चीज़ों को वॉर्स में यूज़ किया जाता है? बहुत सही चीज़ है। देखो मैं आपको बताता हूँ, आज के टाइम में जो किंग है ना, वो है जिसके पास डेटा है, और हमारा पूरा डेटा यूएसए के पास है। सारे कंपनीज यूएस बेस्ड हैं, पूरा आईटी इकोसिस्टम यूएस बेस्ड है, तो उनके पास हमारा ऑलमोस्ट सारा डेटा है। कभी भगवान ना करे ऐसा कभी हो कि इंडिया वर्सेस यूएस हो, तो यूएस नोज एवरीथिंग अबाउट अस। हमारा पूरा बिहेवियर उनको पता है कि इंडिया के लोग कैसे। मान के चलो इंडिया की गवर्नमेंट रेडी हो गई कि वी विल फाइट अगेंस्ट यूएस। यूएसए के लोगों ने, यूएसए के पास डेटा है, उस डेटा से हम एग्जैक्ट कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं कि यहाँ के लोग कैसे हम इनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अब कल को यूएसए ऐसे प्रोपेगेंडा स्टार्ट कर दे और इंडियन जो पॉपुलेशन है उसको अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ लाके खड़ा कर दे। राइट, तो ये सारे, एक होता है इंफॉर्मेशन कन्वर्ट्स इनटू इंटेलिजेंस, कि आज वो इन्फॉर्मेशन है बट जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो वहीं से इंटेलिजेंस निकल के आएगी। तो वो इन्फॉर्मेशन जितना ज़्यादा बल्क में हम देंगे, आप देखो चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी वालों ने एक बेसिक मॉडल तैयार किया और उसको पब्लिक में डाल दिया। अब पब्लिक उनसे पूछ के उसको खुद ही ट्रेन कर रही है कि अब हम उनसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो ट्रेन हो रहा है, उसके पास डेटा सेट आ रहा है। राइट, तो ये सारी चीज़ें कि हमारा डेटा इंटरनेट के इकोसिस्टम में, वी आर फ्यूल, अवर डेटा इज़ फ्यूल। तो फायर है तो फ्यूल आग को बढ़ाएगा ही, बुझा नहीं सकता। राइट, बड़ी सीरियस और वो कन्वर्सेशन होगी कि अच्छा यार ऐसा भी होता है, ऐसे जी, इतनी छोटी सी चीज़ें लगती हैं हमें, है ना? हमने अपना लोकेशन ऑन रखा है और ये इस लेवल तक जाके मतलब ख़त्म हो सकती हैं चीज़ें, जैसे आपने वॉर्स का बताया। जी, आपने काफ़ी सारे केसेस सॉल्व किए हैं, आपने बताया, और अभी भी केसेस आते हैं। जी। तो सबसे कॉम्प्लिकेटेड या सबसे इंटरेस्टिंग केस आपका अब तक का कौन सा रहा है? सच काफ़ी सारे केसेस सॉल्व किए हैं एंड काफ़ी सारे सुनने को तैयार हैं। उनमें सारे केसेस में जनरली क्या हो रहा होता है कि कुछ ना कुछ चैलेंजेस आ रहे होते हैं नए, कि अभी फाइनेंशियल फ्रॉड्स के मैं आपको केस बताता हूँ एंड ये आपकी ऑडियंस को ना एक बहुत क्लियरिटी देंगे कि अगर उनके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड होता है तो टेक्निकली वो कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो मान के चलो एक फ्रॉड हुआ, 20 से 25 लाख रुपए अमाउंट है, और वो जब फ्रॉड होता है तो वो एक पर्टिकुलर 5 से 10 अकाउंट्स में आते हैं पैसे, कि ये 5 से 10 अकाउंट है, इनमें पैसा आएगा। तो अब वो पैसा वहाँ चला गया। अब उसके बाद उन 5 से 10 अकाउंट से वो डिफरेंट और अकाउंट्स में जाएगा। तो ये जो 5 से 10 अकाउंट है इसको बोलते हैं लेयर 1 के अकाउंट। उसके बाद लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4 के अकाउंट्स। तो अब इसमें क्या करना होता है साइबर सेल में, सिंपल आप साइबर सेल को कंप्लेन करो कि ये हमारा फ्रॉड हुआ है एंड इनको रिकवर कराना है। तो उसमें क्या होता है कि साइबर सेल क्या करेगी, ये जितने भी लेयर्ड अकाउंट है इन सबको फ्रीज कर देगी और फिर इनसे रीज़न पूछेगी कि भाई ये पैसा आपके पास आया है, आप ये बताओ कि ये पैसा स्कैम का, ये हमारे अकॉर्डिंग स्कैम का पैसा है, अब आप इसका जस्टिफिकेशन दो। ठीक है, अब इस केस में ना ये मेरे लिए भी शॉकिंग था, मैं स्टार्टिंग ही थी मेरी,
तो हम एक ऐसे साइबर केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। आप विश्वास नहीं करोगे, ये लेयर 1 से लेयर 7 तक सारे लोगों को जब बैक ट्रेस किया ना, ये सारे लोग वो हैं जो सुबह 10 बजे जाते हैं, शाम को 6 बजे 300 रुपये कमा के आते हैं। सारे लेबर क्लास के लोग हैं जिनको पता ही नहीं है साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, पता ही नहीं है स्कैम क्या हो रहा है। एक पूरा इकोसिस्टम है, एक आधार कार्ड की कॉपी, बैंक अकाउंट, एटीएम कार्ड, ये 3 चीज़ें 10,000 रुपये में मिलती हैं। एक उस क्लास के एक बंदे को पकड़ा जिसको इतनी अवेयरनेस नहीं है, उसको 10-15 हज़ार रुपये दिए और उससे ये सारी चीज़ें ले ली, उसका एटीएम ले लिया, उस अकाउंट में पैसे आए, एटीएम से विड्रॉल कर लिए, साइबर सेल के पास कंप्लेन गई, साइबर सेल उस बंदे को पकड़ लेगी, मजदूर को पकड़ लेगी जिसको कुछ नहीं पता। अब वो तो परेशान हो गया, बट पुलिस के हाथ भी कुछ नहीं लगेगा क्योंकि वो रियल गिल्टी है ही नहीं। गिल्टी तो कहीं है जो जस्ट कर गया एंजॉय। तो दैट्स द गेम। मतलब बहुत शॉकिंग था। मेरे को लगा था इनिशियली कि ये शायद खुद के अकाउंट्स कहीं ना कहीं तो होंगे, कहीं नहीं थे। लास्टली जो पैसा विड्रॉल हुआ या तो क्रिप्टो में कन्वर्ट हुआ है या फिर वो एटीएम से विड्रॉल हुआ है, जो इन्हीं लोगों का। ऐसे केसेस आते हैं कभी, मेरे गर्लफ्रेंड का फोन हैक कर दो, मुझे बताओ किससे बातें करती है, मेरा पति किससे बात कर थोड़ा मूड लाइट कर लेते हैं, टेंशन हो गया है। आपने बोल दिया फोन में कुछ ऑन ना रखो, वाईफाई से कनेक्ट ना करो, मुझे डर लग रहा है मैं माइक से भी बात करूँ, नहीं कैमरा भी कहीं भेज तो नहीं रहा कुछ। कैमरे से फोटो लोगे वो मेटा डेटा जाएगा, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जाएंगे। माइक माइक हमारी फोटो तो नहीं ले रहा। माइक्स रिकॉर्ड तो कर रहा है, रिकॉर्ड हमारे पास ही है ना। मे बी। ओके। ऐसे अकाउंट हैक वाले काफ़ी आते हैं कि भैया मेरी जो गर्लफ्रेंड है, मेरे को लगता है कि शी इज टॉकिंग टू समवन एल्स, 10,000 रुपये दूंगा आपको, हैक करके दे दो। तो क्या करते हो फिर आप? नहीं बहुत सारे वैसे, अब देखो सोशल मीडिया में प्रेजेंस है और उस टाइप का है कि ये बंदे हेल्प करते हैं, तो उनकी एक्सपेक्टेशन हमसे होती है कि यार चलो क्या पता हेल्प हो ही जाए, और इनको पता भी नहीं है कि टेक्निकली ये चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। अगेन जैसा मैंने बोला था, अकाउंट्स हैक नहीं होते, अकाउंट डोनेट होते हैं। राइट। तो अभी एक आया था, वो सबसे एडवांस था, वो मेरे को आज तक समझ नहीं आया कि उसमें करना क्या था। एक आदमी है, वो आते हैं मैसेज करते हैं कि यार मेरी वाइफ एंड बच्चा गायब हो गया। मैंने कहा उनके पास फ़ोन है? वो नहीं। फिर आप उनको ट्रैक करके दो। हाउ इज़ दिस पॉसिबल? उनके पास ना फ़ोन है, ना कोई स्मार्ट डिवाइस है, ना वो इंटरनेट से कनेक्टेड है, मैं कैसे उनको ट्रेस करके दूँ? इस लाइन नहीं यार, आप साइबर सिक्योरिटी बंदे हो, आप कुछ भी कर सकते हो। अभी तक भी मैं सोच रहा हूँ मैं क्या कर सकता हूँ इसके उसमें। मतलब वैसे नहीं हो पाएगा कुछ नहीं हो सकता। नहीं हो भी सकता है। लास्ट टाइम उसको लाइक कहाँ पे देखा गया लास्ट टाइम है ना, फिर उसके नियरेस्ट कैमरास एंड देन नहीं। लास्ट टाइम देखो, मेरे को कुछ भी चीज़ फेक करनी है ना, तो अभी मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, चंडीगढ़ बैठा हुआ हूँ। अभी ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस है। अभी देखो जो बंदा लॉस्ट हुआ है वो तो खुद फेक नहीं करेगा, बट अगर लोकेशन फेक करनी है ना, उसके भी एप्लीकेशंस है। आप अपने मोबाइल को जैसे ऑन कर रहे हो, उस टाइम पे वो एप्लीकेशन पूछेगा ऑन होना है नहीं होना, उसको ऑन करो तो अब आप इंडिया में बैठ के दिखा सकते हो। व्हाट्सएप पे लोकेशन शेयर करोगे आप, एंड आपकी लोकेशन आएगी यूएसए की, यूके की। दैट्स हैपनिंग। वाह। या और ये मतलब ये मेजरली क्रिमिनल्स यूज करते होंगे टू, मतलब उनको वो करने के लिए, पुलिस वालों को और बाकी लोगों को हाँ, इसमें गुमराह करने के लिए स्कैमर्स यूज करते हैं। कि एक बंदा जो दुबई में बैठा हुआ है, हाँ। वो बोल रहा है मैं बेंगलोर से ही हूँ, पास में आपके, उसके आसपास पता होता है कि ये कहाँ से है, उससे 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर। यार मेरे पे विश्वास नहीं हो रहा, मैं तो आपका पड़ोसी हूँ, 20 किलोमीटर दूर रहता हूँ। ट्रस्ट। आपने कल मुझे लोकेशन भेजी थी, वो ठीक थी। अच्छा, आपने इतने सारे स्कैम्स, फ्रॉड्स, फिशिंग और ये सब बता दिया। अब आपने जो हमारे साथ किया है वो क्या है? मेरी ईमेल से आपको ईमेल गई है, वो क्या है? हैकिंग है, स्कैमिंग है, फ्रॉडिंग है, फिशिंग है, क्या है? मैं क्लिक तो कुछ करती नहीं, डिवाइस भी Open मत भगवान करना की कृपा से iOS ही यूज कर रही हूँ। मेरी ईमेल आईडी से आपकी ईमेल आईडी को मेल कैसे चला गया? मैंने कुछ नहीं किया इसके लिए। ईमेल तो आपकी शो हो रही है वहाँ पे। वी आर नहीं पता जी, तो दरवाजे बंद कर दो सारे। सो वी आर एथिकल हैकर्स। दैट वाज जस्ट अवेयरनेस पर्पस कि हम यहाँ पे आ रहे हैं तो आपको कुछ हमसे कुछ मिले, तो दैट वाज फॉर यू गाइस। 15 सेकंड्स में मैंने ये काम किया। मेरे पास आपका ईमेल का एक्सेस भी नहीं है,
कोई एक्सेस नहीं है मेरे पास, बट मैं आपके ईमेल से किसी को भी मेल भेज सकता हूँ। मैं ही नहीं, एक टीनेजर जो कि इंटरनेट पे है, थोड़ा एक्सप्लोर कर रहा है, 15-16 साल का है, वो ऐसे काम कर सकता है विद इन 15 सेकेंड। इससे तो बहुत ज़्यादा मतलब ये तो बहुत ज़्यादा स्केरी चीज़ है। मतलब किसी की रेपुटेशन खराब करना और भी मुझे लग रहा है अभी बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं। हाउ इज़ दिस पॉसिबल? ये इसको देख भी और सकते हैं एक्चुअल में, मुझे पता लग पाएगी ये रियल में मैंने रियल नहीं है या क्योंकि आपने मुझे दिखाया अभी। हाँ तो गाइस जिनको नहीं पता मैं बता देती हूँ कि मेरे पास एक मेल आया अभिषेक की मेल से। वो था रिप्लाई में कि हमारे यहाँ कुछ हैक हो गया, हमें आपकी हेल्प चाहिए। बट जब अभिषेक ने अपनी ईमेल आईडी दिखाई तो उसमें मेरी ईमेल आईडी से इनको मेल गई हुई है वही सेम कि अभिषेक मेरे यहाँ पे कुछ हैक हो गया। मेरी रियल ईमेल से उनके वहाँ पे रिसीवर जैसे होता है कि कहाँ से आई है और उनकी ईमेल आईडी है। मेरे लिए बहुत शॉकिंग है अभी तक, तो वो चीज़ हम अभी समझ रहे हैं। जी। इसमें मैंने एक कॉन्सेप्ट होता है ईमेल स्पूफिंग। देखो, हम जैसे इंटरनेट पे गए ना, वैसे चीज़ें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होती हैं। जैसे स्टार्टिंग में हम जो कॉल करते थे, जो लैंडलाइंस थी, इंटरनेट जब शुरुआत में आया था वो लैंडलाइंस के थ्रू आ रहा था, वायर्स के थ्रू, वही जो टेलीफोन की वायर्स थी उनके हाँ थ्रू। जी। बट अभी आप कभी नोटिस करते हो, ऊपर आता है वोल्ट, VOLT लिखा हुआ, हाँ जी, जब कॉल करते हैं। कॉल करते हैं। हाँ। उसका मतलब क्या है? वो BO, वॉइस ओवर LTE 4G। यानी कि आप जो कॉल्स भी कर रहे हो ना, वो इंटरनेट का यूज़ करके हो रही है। तो अगर मैं आपके नेटवर्क में हूँ तो मैं सुन सकता हूँ कि आप कॉल पे क्या बात कर रहे हो। ओके। हाँ, आई कैन कैप्चर योर डेटा एंड देन देर आर टूल्स एंड आई कैन लिसन कि क्या फ्रिक्वेंसीज पे क्या बातें हो रही हैं। सो दैट्स डूएबल। तो जैसे ही हम इंटरनेट पे आते हैं ना, अभी मैं लाया नहीं हूँ, नहीं तो मैं आपको इनके नंबर से कॉल करता, आपको इनके नंबर से कॉल करता, एंड आपको आपके नंबर से भी कॉल करता। ओके। दिस इज जस्ट ए टेम्परेरी आइडेंटिटी। आप जब इंटरनेट से कनेक्ट करते हो, एवरीथिंग इज गेम ऑफ IP। अब मेरे को फ़ोन नंबर क्या शो करना है, ये बहुत नॉर्मल चीज़ है। ओके, तो इससे तो काफ़ी बड़े बड़े स्कैम्स और वो किए जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को, मेरे से ज़्यादा आपको पता होगा इस चीज़ को यूज़ करके स्कैम्स हुए हैं। बहुत सारे स्कैम्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं। इससे जैसे तो बच किसी ही ने नहीं अपनी सकते। इंश्योरेंस ले रखी है, लेट्स सपोज कि अगर इसकी डेथ होगी तो मुझे इंश्योरेंस में इतना पैसा मिलेगा, तो वो ईमेल पे या ऐसे कुछ करके दिखाते हैं। ऐसा फ्रॉड्स वगैरह रहते हैं? फ्रॉड्स होते हैं, ऐसे ईमेल्स को स्पूफ करके बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं। आपके पास कोई केस आया हो ऐसा? फ्रॉड्स का मैं बताता हूँ आपको। ये इसमें ना एक टर्म हो रहा है टाइपो स्क्विटिंग। इसमें क्या होता है कि ओरिजिनल URL में और फेसिंग URL में बहुत माइनर डिफरेंस होता है। कि एक तो ऐसा भी था, जैसे ए जनरली जो स्मॉल है वो 2 टाइप से बनाते हैं। एक तो सिंपली ऐसे ए बनता है और एक ए ऐसे बनता है। तो मैंने देखा अमेजोन की URL में जो ए है वो ऐसा वाला ए है और वो डिफरेंट वाला ए वहाँ पे डाला हुआ है। मतलब जस्ट सैली जो बोलते हैं ना, जैसे लिखने का जो ढंग है वो डिफरेंट है, बस है वो ए ही। ये होता है टाइपो स्क्विटिंग की जनरली छोटी छोटी गलती होती है जो हम नोटिस ही नहीं कर रहे होते URL में। दिस इज़ वन केस ऑफ साउथ इंडिया। ये एक बिजनेसमैन है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं। इनकी सेकंड इंस्टॉलमेंट ड्यू चल रही है, उसका टाइम है। तो इनके पास उसी ड्यूरेशन में एक मेल आता है कि आपको जो आपका सेकंड इंस्टॉलमेंट है 3.5 CR वो इस लोकेशन पे इस जगह पे करना है। अब मेल बिल्कुल स्पूफ की, ऑलमोस्ट सेम। तो उन्होंने देखा ठीक है और पैसा पे भी करना है, तो उन्होंने वो जो पर्टिकुलर बैंक अकाउंट था उसमें पैसा भेज दिया। अब अगेन मैं वो जो गवर्नमेंट के बारे में हम बात कर रहे थे उस एंगल पे आते हैं। यहाँ पे एक पॉजिटिव साइड है गवर्नमेंट की। हमने एक इकोसिस्टम डेवलप किया जिसे बोलते हैं I4C, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। इसका काम क्या है कि ये अगर इंटरनेशनल जो क्राइम्स हो रहे हैं उनमें वहाँ की लोकल गवर्नमेंट से हेल्प लेगी उन क्राइम्स को सॉल्व करने में। तो ये जो पैसा था ये USA के किसी अकाउंट में गया था, तो वहाँ से कोऑर्डिनेशन के थ्रू वो पूरा पैसा रिकवर हुआ। तो ये काफ़ी अच्छा प्लस पॉइंट है। अगर प्रॉपरली सही टाइम पे सही जगह पे क्राइम रिपोर्ट हो जाए तो रिकवरीज होती हैं। तो इससे तो बच ही नहीं सकते। ईमेल स्पूफिंग से देखो बच सकते हैं। मैंने आपको जो ईमेल भेजा है ना वो स्पूफ्ड ईमेल है। उसमें आप 2-3 चीज़ें नोटिस करो। पहली चीज़, उसमें आपकी प्रोफाइल पिक्चर लोड नहीं हुई। मैंने नहीं, वो तो आपने मुझे भेजी है, वो फर्क नहीं पड़ता जो मैंने आपको भेजी है। मतलब हाँ, उसमें मेरे पास आप देखोगे मेरे मोबाइल में तो आपकी प्रोफाइल पिक्चर नहीं आ रही। आप दिखाओगे अपने में? सो जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरी ईमेल आईडी से अभिषेक की ईमेल आईडी पे एक मेल गया। अब वो बताने वाले हैं कि रियल
में अगर मैंने मेल किया या एक वो स्पूफ ईमेल है, स्पूफ, या तो वो आप कैसे जज कर सकते हैं? हम आपको अभी दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे बेसिकली वो वाला ईमेल है, यहाँ पे देख सकते हो आप कि ये फ्रॉम आया है, ये आपकी जीमेल से आया है। सबसे पहली चीज़ इसमें जो नेम है वो आपको नोटिस करना है, क्या ये ही नेम आपका जब ईमेल जाता है तो क्या ये ही नेम शो होता है। फर्स्ट थिंग इसमें देखो, यहाँ पे आइकन आइडेंटिफाई नहीं हो पाया है। आप लोग अपना ओरिजिनल मेल देखो, वहाँ पे यहाँ पे या तो DP आ रही होगी आपकी, या फिर यहाँ पे कुछ तो होगा जो भी आपके मेल का इनिशियल लेटर होता है जनरली। यहाँ DP आ रही है अगर मैंने DP आ रही है। रियल खुद से की है तो। जी, तो यहाँ पे वो DP नहीं आ रही, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है, पहली चीज़। सेकंड, ये जो नेम है ना फ्रॉम, यहाँ पे मेरे को आपका, मैंने ट्राई किया था गैदर करने का कि आपका जीमेल पे क्या नेम आता है, बट वो मेरे को बहुत कम टाइम था तो वो मेरे को मिला नहीं। तो मैंने यहाँ पे आपका जो मेल का इनिशियल है ना, सालू निशा पॉडकास्ट, बस उसको ही आपके नेम में डाला हुआ है, जबकि रियल में दैट विल बी डिफरेंट जो आपने खुद ने सेट किया हुआ है। सेकंड, थर्ड चीज़, मैंने इसको जब रिप्लाई किया है तो मेरे में दिस इज शोइंग कि मैंने आपके एक मैसेज को रिप्लाई किया, और इसका रिप्लाई आपके पास भी जाएगा और आपको दिखेगा कि आपने एक मेल किया हुआ है जिसका रिप्लाई आया है, राइट। बट जब ये मेल आपकी आईडी से स्पूफ होके किसी के पास जाएगा तो ये जाएगा उसके स्पैम में, ये ओरिजिनल में नहीं आता। गूगल फिगर आउट करेगा कि ये नहीं है, ओरिजिनल नहीं है, तो ये दैट विल गो इनटू स्पैम, राइट। अब ये इसके अलावा इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसे हम लैपटॉप में ओपन करेंगे और एक टूल आता है माई टैग का, ईमेल व्यूअर, उस टूल को यूज़ करके इसका मेटा डेटा निकाल लेंगे। मेटा डेटा में हमने जो सर्विस इसे भेजने के लिए यूज़ किया उसका नाम आ जाएगा, क्योंकि हम जीमेल यूज़ कर रहे हैं, वो जीमेल गूगल से रिलेटेड कुछ होना चाहिए। अगर कुछ और है तो हाई चांसेस है कि वो स्पूफ है। ओके। तो ईमेल सिक्योरिटी के ऊपर लाइक देयर आर 4 और 5 थिंग्स जो हम नोटिस कर सकते हैं। अगर आपका मेल या फिर आपके पास कोई स्पैम में आ रहा है तो देयर मे बी कि वो एक स्पूफ्ड मेल है। ईमेल आईडी तो जो नेम है वो तो पता किया जा सकता है हम रैंडम मेल डाल के कि हेलो, मतलब हमें आपके बारे में ये इन्फॉर्मेशन मिली है, क्या ये सही है? मतलब नेम तो पता करना मुश्किल नहीं है। DP इसमें चेंज नहीं कर सकते स्पूफ में? नहीं, इस पर्टिकुलर में DP चेंज नहीं होगी। ये गूगल के कुछ इम्प्लीमेंटेशंस हैं। अनदर वन कि अगर आपका खुद का कंपनी का जीमेल है, खुद का कंपनी का ईमेल है, तो वहाँ पे एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर वहाँ पे डीमार्क एक रिकॉर्ड आता है वो मिसिंग है तो फिर आपके पास एग्जैक्ट आएगा जैसा आपका रियल में शो करता है, सेम पैसा जैसा आपका होता है तब ना, जज नहीं कर सकते? तब बिल्कुल जज नहीं कर पाओगे। जैसे हमने मैंने लिया अपना hello@mywebsite.com, बट वो लिया गूगल के थ्रू है, तो वो भी इतना ही सेफ है? गूगल के थ्रू नहीं, आपने आपके जो होस्टिंग प्रोवाइडर है वहाँ से आपको मिलता है। जब आप वेबसाइट के लिए होस्टिंग परचेज करते हो तो वहाँ से आप ईमेल क्रिएट कर सकते हो। गूगल से भी तो मिलती है ना हमें ईमेल्स, बिजनेस ईमेल्स। हाँ, बिजनेस ईमेल्स आपने लिया हुआ है तो वहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटी सिक्योरिटी की सम गूगल मैनेज एंड रेस्ट एक डीमार्क रिकॉर्ड होता है। अगर वो मिसिंग है तो फिर आपके ईमेल को स्पूफ किया जा सकता है। अब जनरली इसमें क्या है ना कि गूगल के कुछ इम्प्लीमेंटेशंस हैं कि वो फिगर आउट कर रहा है कि यार ये जहाँ से, अब इसमें आप मैसेज भी आता है एक टॉप पे कि ये जो ईमेल जहाँ से आया है ना, हो सकता है ये वहाँ से नहीं हो। गूगल सेज दैट। तो ये मैं आपको ऑफ स्क्रीन बताऊंगा, 2 सेकंड का काम होता है ये मेल भेजना, कि कैसे किसी के भी ईमेल से मेल कर सकते हैं। तो फिर हम देखेंगे कि कैसा मेल रिसीव होता है वो, तो वी विल सेल। ओके, आई विल सेंड इट अगेन एंड जब हम देखते हैं सारी चीज़ें। लाइक यू सेड कि गूगल की इम्प्लीमेंटेशन है तो उनकी काफ़ी सिक्योर चीज़ें हैं, काफ़ी बड़ी टीम है, काफ़ी ट्रस्टवर्दी है। जो बाकी मेल्स हैं, कस्टम याहू है या फिर और भी है, वो भी इतनी सिक्योर है या उनको स्पूफ किया जा सकता है? देखो, स्पूफिंग को रोकने के लिए एक डीमार्क रिकॉर्ड होते हैं, कुछ रिकॉर्ड्स होते हैं ईमेल सिक्योरिटी के, उनको अपन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और वो रुक जाती है। बट द पॉइंट इज, मैं अगेन वही बोलता हूँ कि साइबर सिक्योरिटी में ज़्यादातर क्राइम्स हो रहे हैं क्योंकि हमको पता नहीं है, वी डोंट नो अबाउट थिंग्स। तो वहाँ पे जनरली हम भी अब स्कैन करते हैं ना वेबसाइट्स में, IT सिस्टम्स में, तो बहुत जगह बहुत सारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो मिसिंग होते हैं। सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिस है वो मिसिंग होती हैं, तो उसकी वजह से ये सारा चीज़ें पॉसिबल है। ओके जी। तो हम अपनी फील्ड से रिलेटेड भी थोड़ा सा पूछ रहे हैं। क्रैक्ड सॉफ्टवेयर तो आपने बताया कि वो हार्म कर सकते हैं। एंटीवायरस है, क्या वो किसी वे में हेल्प करते हैं हमें सिक्योर रहने के लिए? परफेक्ट। अब देखो, टेक्निकली देखते हैं हम ये चीज़ें वर्क कैसे करती हैं। तो इनके पास लेट से कोई थ्रेट आया, इन्होंने उससे रिलेटेड एक सिग्नेचर बना लिया कि भाई पूरे इंटरनेट पे इस थ्रेड का सिग्नेचर ये है, कि ये सिग्नेचर जहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा हम मान लेंगे कि ये वाला थ्रेड यहाँ पे है, ये इसका यूनिक सिग्नेचर है। ओके। अब इन्होंने क्या किया, उसे अपने डेटाबेस में डाल लिया।
अब इन द फ्यूचर जब वो रिपीट होगा तो ये पहचान लेंगे, बट जब कोई नया थ्रेट आएगा तो दीज आर यूजलेस, क्योंकि इनके डेटाबेस में वो है ही नहीं। ओके, ये इनके लिमिटेशंस है। सो इट्स ओके टू यूज, मतलब कुछ से प्रोटेक्ट कर सकता है हमें, बट इट्स नॉट 100% सेफ। हाँ, जो मतलब करंटली वेल नोन है, जो मार्केट में है, उनसे तो एटलीस्ट आपको प्रोटेक्ट कर लेगा। बट आप बता रहे थे कि आप- एंटीवायरस किन्होंने बनाया है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। देखो, एंटीवायरस जनरली क्या होता है, अगर आप बिजनेस वर्ल्ड में देखो तो कई केसेस ऐसे हैं कि जहाँ पे पहले प्रॉब्लम क्रिएट की गई है और फिर उनके सॉल्यूशन दिए गए हैं। मैकेफी के फाउंडर के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि कैसे, आप पैटर्न नोटिस करो एंटीवायरस सॉल्यूशंस के। पहले एक वायरस आया, अब बहुत आसान है, देखो आप लोग भी समझ पाओगे। एक एंटीवायरस है जिसमें अब तक के सारे रिकॉर्ड्स हैं, सारे सिग्नेचर्स हैं। अब मेरे को कोई नया एंटीवायरस लॉन्च करना है तो मैं क्या करूँगा, एक वायरस बनाओगे। जो इसमें नहीं होगा, हाँ, और फिर मैं 2 दिन बाद आके बोलूँगा कि भाई मेरा एंटीवायरस इसे डिटेक्ट कर पा रहा है तो आई एम द बेस्ट, तो मैं अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर दूंगा। ऐसे वर्क करती है ऐसे इंडस्ट्री। रैंसमवेयर से बचने के लिए भी कोई बना है अभी तक एंटीवायरस? जनरली एंटीवायरसेस जो हैं वो सारे टाइप के मालवेयर को डिटेक्ट करते हैं, वो बता देते हैं कि ये ऐसा है। बट जैसे हम सिक्योरिटी बढ़ रहे हैं वैसे ही वो लोग भी, अटैकर्स भी ज़्यादा सिक्योर हो रहे हैं। वो क्या करते हैं, इनको सिग्नेचर हाइड करने लगे हैं कि उसका जो ओरिजिनल सिग्नल है ना उसे हाइड कर देंगे, सिग्नेचर को हाइड कर देंगे, जिससे कि वो डिटेक्ट नहीं हो पाएगा। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, पैरेलली दोनों ग्रो कर रहे हैं। आप अगेन वही 20 की स्पीड से तो वो 100 की स्पीड से। सारी बातें सुन के मुझे कंट्रोल मूवी याद आ रही है, अनन्या पांडे की। जी, ऐसे लग रहा है कि जैसे उसमें उसके साथ हुआ, उसके पार्टनर के साथ हुआ, वैसा अब आपकी टर्मिनोलॉजी, टेक्नोलॉजी समझ के लग रहा है कि होना पॉसिबल है किसी के भी साथ। जी पॉसिबल है। मैं अभी आपको बताता हूँ, टिकटॉक के जो हेडक्वार्टर्स हैक हुए थे। मूवीज में आप देखते हो कि हैकर किसी बिल्डिंग के बाहर गाड़ी में बैठे हुए हैं, वो कुछ कर रहे हैं लैपटॉप पे, राइट। सेम वे में हुआ कि जो इनके हेडक्वार्टर्स हैं उनके वहाँ पे साइड में ये गए। अब वहाँ पे ज़रूरी क्यों है कि दो होता है, एक तो होता है इंटरनेट और एक होता है इंट्रानेट। इंटरनेट जिसको सब एक्सेस कर सकते हैं, और एक इंट्रानेट जो आपका नेटवर्क एक्सेस कर सकता है। आपके जो यहाँ पे लोकल जो डिवाइसेस हैं कि ये मेरा डेटाबेस है, इसको मैं लोकल ही यूज करूँगा, मैं नहीं चाहता ये इंटरनेट पे जाए। अब मेरे को अगर उसका एक्सेस चाहिए तो मेरे को क्या करना है, आपके नेटवर्क में आना है। तो इसलिए मेरे को वो लोकेशन विजिट करनी पड़ेगी। आपकी लोकेशन विजिट करी, सबसे पहले आपका वाईफाई क्रैक किया। अब वाईफाई क्रैक करके और आपसे कनेक्ट किया, अब मैं आपके नेटवर्क में आ गया। नाउ आई हैव एक्सेस। क्योंकि हमको ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि हमारे इंटरनेट में भी कोई घुस जाएगा, तो वो इतना सिक्योर भी नहीं है। तो सेम स्टोरी है टिकटॉक हैक होने की। हैकर्स गए, रिपीटर्स होते हैं जो कि वाईफाई की रेंज को एक्सटेंड कर देते हैं, वहाँ पे रिपीटर्स यूज़ किए, वाईफाई की रेंज एक्सटेंड की, उस पर अटैक्स किए, क्रैक किया, यूज़ किया एंड गॉट इट। फिर ये सॉर्ट हो गया था सारा? नहीं, उसमें भी देयर वाज सम डेटा ब्रीच आई गेस। एग्जैक्टली आई डोंट नो व्हाट हैपेंड इन द लास्ट, बट देयर वाज समथिंग एज डेटा ब्रीच। जैसे अभी एक और चीज़ याद आ गई, आपने बताया था कि अगर यूएस इंडिया का इन केस कभी वॉर होता है तो उनके पास हमारा सारा डेटा है, क्योंकि हम सारी गूगल सर्विसेज, मेटा की सर्विसेज यूज़ करते हैं। जी, चाइना कोई भी एक्सटर्नल यूज़ नहीं करता, सो वी कैन से कि चाइना इज़ लाइक वेरी सेफ फ्रॉम दीज एंगल्स, फ्रॉम अदर कंट्रीज एटलीस्ट। बहुत आगे है। मतलब ये चीज़ है ना कि हर टाइम पे डेमोक्रेसी इफेक्टिव नहीं होती। डेमोक्रेसी का मतलब है कि आपको सबको खुश रख के चलना है, सबको सेटिस्फाई करना है। जबकि इन चाइना के केस में वो स्ट्रिक्ट डिसीजन ले सकते हैं। एक लॉ बताता हूँ वहाँ का, कि जो भी बच्चे हैं वो 45 मिनट से ज़्यादा फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते। ये लॉ है। मतलब Okay. किसी बच्चे ने ज़्यादा यूज़ किया ना तो उसके पेरेंट्स पे वायलेशन लगेगा कि आपने लॉ ब्रेक किया है। तो उनको क्या पता बच्चे ने यूज़ किया है? बहुत आसान है। मैं इंटरनेट पे सारा इकोसिस्टम उनका है, पूरा Okay. एवरीथिंग इज़ देयर। मैं देख सकता हूँ किस टाइप की वीडियो कितनी देर चली है। 45 मिनट से ज़्यादा बच्चों वाला कंटेंट कंज्यूम हुआ है, बच्चे यूज कर रहे हैं। एक 45 साल 50 साल का बंदा डोरेमोन वगैरह जनरली नहीं देखता, वो बच्चे ही देख रहे होते हैं। तो वहाँ से बिहेवियर एनालिसिस करके वी कैन डिटेक्ट कि भाई ये तो चाइना का इकोसिस्टम, चाइना ने बहुत ज़्यादा सिक्योरिटीज इंप्लीमेंट कर रखी है। अगर वो इन्फ्लुएंस भी हो रहे हैं अपने लोकल मीडिया से, हो रहे हैं अपनी लोकल चीज़ों को परचेज करने के लिए इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, लोकल इकोनॉमी ग्रोथ होगी वहाँ से। चाइना इज़ नॉट ओपन फॉर वर्ल्ड।
अब हम बोलेंगे कि बहुत सारी सर्विसेज वो मिस कर रहे हैं, नहीं कर रहे, उनके पास है अल्टरनेटिव्स, काफ़ी अच्छे अल्टरनेटिव्स उन्होंने डेवलप किए हुए हैं, बट उसको लिमिट में रख के कि बच्चे हैं वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ पे एक लॉ बना दिया, कंपनी से बोल दिया कि बच्चों वाली वीडियो चल रही है ना 45 मिनट से ज़्यादा चलने मत दो, ये लॉ है। उनको पता है कि नेक्स्ट जनरेशन को कैसे बचाना है। हमारे में मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। एक बच्चा है वो एआई से बातें करता है। अब वो उसने बोला हुआ है एआई को कि कंसिडर यू एज माई गर्लफ्रेंड, मेरी गर्लफ्रेंड की तरह बातें करो मेरे से। अब ये उससे अटैच हो जाता है एंड नाउ ही अटेम्प्ट सुसाइड। ये रियल केस है। ये रियल केस है। काफ़ी जगह होते हैं बच्चे एआई से अटैच हो जा रहे हैं, तो हमारी गवर्नमेंट को इस तरफ ध्यान देना पड़ेगा। बट अगेन बीइंग फ्रॉम ए टेक्निकल बैकग्राउंड, मेरे को भी समझ में नहीं आता इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। आई डोंट थिंक पॉसिबल है। ये जस्ट अवेयरनेस एंड पेरेंट्स उतना एक्सेस भी नहीं देना है कि देखो इंटरनेट पे ना बहुत ख़तरनाक चीज़ है, मतलब यू नेम इट यू विल गेट इट अगेन, कि जो चीज़ चाहिए वो वहाँ पे है, एक्सेसिबल है। अब वो ना उसकी एक एज है, उस एज के बाद वो एक्सेसिबल होनी चाहिए, एक मैच्योरिटी लेवल होना चाहिए। अब एक 5 साल का बच्चा भी सेम कंटेंट कंज्यूम कर पा रहा है, सेम चीज़ें देख पा रहा है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इंडिया में आप जनरली कमेंट्स देखो, वहाँ कमेंट्स में किसी की भी पोस्ट है कितनी भी ज़्यादा एजुकेशनल है, वहाँ पे कुछ ना कुछ नेगेटिव कमेंट्स करने वाले होते हैं। और जब इनको ट्रैक करोगे, ये बच्चे हैं सारे 15, 16, 17 साल के और 13, 12, जिनका जितना जल्दी मोबाइल मिल गया उतना जल्दी दे आर डूइंग दिस। अब एक बंदा किसी की वीडियो देख के उस पर कमेंट कर रहा है और फिर वहाँ पे रिप्लाईज कर रहा है, आप ये देखो ये डायरेक्शन किस में जा रहा है। वो हमारे टाइम पे हम जनरली बाहर खेल रहे होते थे, या फिर अभी मेरे टाइम पे भी मेरे को याद है कि 10th में पहला मोबाइल आया था, और वो दीदी टीचर हैं तो उनके फ़ोन उनकी सैलरी से आया था। वो पापा को काफ़ी समझाया था, बहुत रिक्वेस्ट की थी पापा जी से कि दिला दो, तब जाके वो आया। उसमें भी ऐसा था कि देयर वाज ए टाइम पीरियड कि इस टाइम पे इतने मिनट के लिए फ़ोन मिलेगा और उसके अलावा नहीं मिलेगा, पूरे दिन नहीं मिलेगा। शाम को पढ़ने जाओगे आप 5-7 घंटे पढ़ोगे, उसके बाद आपको 15 मिनट 20 मिनट के लिए फ़ोन मिलेगा, और उस पर भी ये पर्टिकुलर चीज़ें ही एक्सेस कर सकते हो, नथिंग एल्स। तो उस टाइप का पेरेंट्स को कंट्रोल रखना पड़ेगा अगर इस जनरेशन को बचाना है तो। नहीं तो ये जनरेशन अभी आप समझो, ये जब जनरेशन वाले लोग हैं ये लीड कर रहे होंगे कंट्री को, तो क्या हालत हो चुकी होगी। तो दैट्स ट्रू। चाइना इज़ डूइंग ए ग्रेट जॉब इन दिस सेक्टर, और उनकी जो यंग पॉपुलेशन है दैट इज़ कंट्रोल्ड, क्योंकि उनको पता है मेरे लिए कौन सी चीज़ सही है, उन्हीं चीज़ों को अलाउ किया हुआ है। मान के कोई एक सर्विस आई, उसके कुछ नेगेटिव्स हैं तो वो उसको अपने देश में नहीं चाहते, तो उन्होंने उसकी एक रेप्लिका बनाई जिसके नेगेटिव्स नहीं है, क्योंकि वो अपने लोगों को सर्व कर रहे हैं। बेस्ट इकोसिस्टम। और अब अपने यहाँ जो चाइनीज़ ऐप्स बैन हुई थी, वो बस ऐसे ही डिसीजन था कि ठीक है हमें चाइना से कोई ऐसे रिलेशन नहीं रखना, या कुछ केस था उस टाइम पे? क्योंकि आपने स्टार्टिंग में बताया था जो आप देखते हो न्यूज़ में, मीडिया में, वो सही नहीं होता, वो तो सिर्फ वही दिखाते हैं जो उनको दिखाना है। वो तो चाइनीज़ ऐप्स बैन क्यों हुई थी असल में? जितने भी न्यूज़ होती हैं वो सब इम्प्लांटेड होती हैं, दैट्स ट्रू। चाइनीज़ ऐप जो बैन हुई थी ना, उसमें एलिगेशंस थे कि ये जो डेटा है इसको चाइना मिसयूज कर रहा है। अब अगेन मैं ये चीज़ बोलूँगा, देखो चाइना एक ऐसी कंट्री है जो कोई भी स्ट्रिक्ट डिसीजन ले सकता है, और जो उनके अंडर आते हैं उनसे लेने को उनको फोर्स भी कर सकता है। जैक मा के बारे में हमको पता है, जैक मा ने गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोला, गायब हो गया बंदा, 2 महीने तक पता नहीं था जैक मा कहाँ है। जबकि एग्जैक्टली क्या केस था हमें भी नहीं समझ आया। उन्होंने किसी केस में, पॉलिसीज के केस में गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया था, एंड उसके बाद वो एक लॉन्ग पीरियड के लिए 2 महीने के लिए सोशल मीडिया से गायब हो जाता है। उनकी कंपनीज पे बैक टू बैक केसेज होते हैं, एंड करंटली जैक मा के बारे में ज़्यादा सुनने को मिलता नहीं है। तो दैट्स हाउ चाइनीज़ गवर्नमेंट ऑपरेट्स। तो उस केस में एक कंपनी है जो चाइना की है, लेट्स से टिकटॉक, कल को चाइनीज़ गवर्नमेंट बोलते हैं वी वांट डेटा फ्रॉम इंडिया, टिकटॉक की कितनी मजाल में मना कर दे। जब जैक मा नहीं कुछ, वो जो इतनी बड़ी मतलब हम कहते हैं तोप है, तो टिकटॉक जैसी कंपनीज तो यही सबसे ज़्यादा वन ऑफ द वेल्दिएस्ट मैन ऑफ चाइना, 2 महीने में उड़ा दिया, ख़त्म कर दिया, पता नहीं कहाँ गया। अभी है उनकी कोई न्यूज़ या अभी भी नहीं है? जैक मा भी उस तरह से लाइमलाइट में नहीं है, और मेरे को भी करंटली आई डोंट नो क्या स्टेटस है, कहाँ है, बट वो जो 2-3 महीने थे ना, उसमें
उन्होंने फिर मल्टीपल टाइम्स आके दे सेड सॉरी, और ऐसी चीज़ें हुई हैं कि उनको उस कंडीशन में देखा गया है कि दे आर लाइक, और मतलब दैट इज़ लाइक कि जैक मा का जो एग्जिस्टेंस पहले हुआ करता था कि वो इलोन मस्क के बगल में बैठ रहे हैं और कंट्री को लीड करने का ट्राई कर रहे हैं, दैट वाज गॉन कम्प्लीटली। वैसे जैसे चाइना ने अपनी सारी ऐप्स बनाई हुई हैं एंटरटेनमेंट की, हर चीज़ वो अपनी प्रमोट करता है। आपको नहीं लगता इंडिया की भी अपनी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, या हमें वही यूज़ करना चाहिए? जैसे व्हाट्सएप है, हम बाहर का यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ऐसे इंडिया की ऐप्स होनी चाहिए। जी देखो, हमारे पास जब चाइनीज़ ऐप जैसी बैन हुई तो उसमें हमारे पास इंडियन अल्टरनेटिव्स आए, जैसे कू आया, इंडियन ट्विटर, एंड बाकी बहुत सारे और ऐप्स आए, बट हम लोग उधर शिफ्ट नहीं कर पाए। रीज़न क्या है कि हम एक 30, 40, 50 तक पहुंच चुके हैं, हमने उतना एक्सपीरियंस ले लिया। अब कल को कोई सर्विस आती है और वो इनिशियल 2, 3, 4 लेवल का ऑफर करता है, तो वी कांट एक्सेप्ट इट। ट्विटर ने एक जो एक्सपीरियंस दे दिया वो कू नहीं दे पाया। कू ट्विटर पूरे इंटरनेशनल सबको कनेक्ट कर पा रहा था, वो कू इनिशियली नहीं कर पाया, और उन लोगों के पास रिसोर्सेज भी ज़्यादा है एंड पेनिट्रेशन भी अच्छा है, डेटा भी अच्छा है, तो उनके लिए आसान है। हमको एक इकोसिस्टम डेवलप करना है, बट पॉइंट इज़ कि हम कह रहे हैं कि हम एक गन बना रहे हैं जो हम अपने लिए यूज करेंगे वॉर में। मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूँ कि लेट्स से हम एक गन बिल्ड कर रहे हैं अपनी खुद की, जो हम वॉर में यूज़ करेंगे। अब भाई उसे ऐसी जगह जाके टेस्ट कैसे कर सकते हैं जहाँ पे ऑलरेडी टैंक चल रहे हैं, जहाँ पे ऑलरेडी रॉकेट लॉन्चर चल रहा है, राइट? तो ट्विटर, फेसबुक, ये जैसी कंपनी इतना बड़ा डेटा लेके बैठी है, इतना रिसर्च करके बैठी है, इतनी इंटेल गैदर करके बैठी है, वहाँ पे एक कंपनी आएगी इंडियन कंपनी की, हम अपना ट्विटर बनाएंगे, कैसे जीत पाओगे उन लोगों से, कैसे सस्टेन कर पाओगे? दैट्स द पॉइंट। क्रेडिट कार्ड को ऑनलाइन यूज़ करना सेफ है? देखो एक चीज़ है गेटवे, वो गेट एक कंप्लाइंस है इस इंडस्ट्री में, PCI DSS, पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड। जो लोग इसको फॉलो कर रहे हैं वो आपके डिटेल को इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में रख रहे हैं, हैश फॉर्मेट में रख रहे हैं कि वो खुद भी इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, नहीं देख पाएंगे, दैट्स सेफ। बट आप किसी एक अननोन वेंडर पे जाके, अननोन वेबसाइट पे जाके अपनी डिटेल्स फिल कर रहे हो और वो उसको स्टोर कर रहा है बैकग्राउंड में, तो वो इसको इजीली डार्क वेब पे सेल कर सकता है। आपने एक चीज़ नोटिस की, अपने पास जी पे, फ़ोन पे भी बैलेट वाला आ गया, उस पर पिन लेस होता है, स्कैन करो डायरेक्ट पे कर दो, पिन नहीं होता। फास्ट टैग NFC होता है कि कोई OTP वगैरह नहीं, डायरेक्ट पे हो जाता है। ऐसे ही क्या होता है, एक टर्म है कार्डिंग। कार्डिंग में क्या होता है, हमको कार्ड मिल जाते हैं डार्क वेब से, और उस कार्ड में अगेन वही $50 का, $100 का कार्ड होता है, और उसमें लेट से $1200, $1500 होते हैं, और उसमें एक सर्टेन लिमिट होती है कि लेट से आप पर डे $200 यूज़ कर पाओगे, $250 यूज़ कर पाओगे, तो आप वहाँ से वो कार्ड परचेज कर लो और फिर आप उन कार्ड से अपने पेमेंट्स कर सकते हो। दैट्स कार्डिंग। कार्डिंग में आपके जो स्टॉलन कार्ड्स हैं, जो भी डेटा ब्रीच में गए हुए हैं हैकर्स के पास, स्कैमर्स के पास, वो इनको यूज़ कर पा रहे हैं। ओके, जहाँ पे मल्टीपल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन नहीं है, वहाँ पे दीज आर बीइंग यूज्ड। सो बेसिकली बहुत ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी साइट्स जो है वहीं पे हम यूज़ करें, जी ऐसे XYZ नहीं कोई भी। हाँ, मतलब जहाँ पे आपको लगता है कि ये ऑथेंटिक हैं, और अभी जब जनरली आपको पेमेंट गेटवे दिख रहे होते हैं कि ये सॉरी अपने जो होते हैं इंडिया में रिजर्व पे वगैरह, ये सारे गेटवे हैं, तो ये सिक्योर हैं, ये PCI DSS को फॉलो कर रहा है। जो नहीं कर रहे इसका मतलब वो डेटा को सिक्योर नहीं रख पा रहे। ओके, जी आपकी इतनी सारी कॉन्वर्सेशन में से एक दो जो मुझे समझ आ रहा है, मे बी ये सिली है या सही है, मुझे नहीं पता, मुझे बताओ क्या ये सही है? वी शुड यूज़ टेलीग्राम दैन व्हाट्सएप क्योंकि वो ज़्यादा सेफ है। सेफ है, जनरली सेफ है, बट वहाँ पे स्कैमर्स भी ज़्यादा है, तो हाई चांस है कि अगर आप टेलीग्राम पे शिफ्ट करते हो तो कल को आप यू कैन गेट इन टच विद स्कैमर। नहीं, अपनी पर्सनल कॉन्वर्सेशंस के लिए। या यू कैन, बट जनरली ऐसा होता नहीं है कि हमें हमारे एग्जिस्टेंस ख़त्म करने की ज़रूरत पड़ जाए। टेलीग्राम पे तो यही होता है कि हमें अपना अकाउंट डिलीट करना है, तो जनरली हमारे लिए सेफ ऑप्शन है कि हम व्हाट्सएप पे रहें। रीज़न क्या है, अगर चैट डिलीट भी होती है तो दे कैन बी रिकवर्ड, बट टेलीग्राम पे अगर आपने चैट कर ली, अकाउंट्स वगैरह डिलीट हो गए, तो फिर वी डोंट हैव मच प्रूफ्स, तो बेटर है कि वी स्टे ऑन दिस। थोड़ा सिक्योरिटी इशूज हैं, बट वी हैव टू। इनकॉग्निटो और डार्क वेब में डिफरेंस क्या है? अच्छा क्वेश्चन है। देखो अपार्ट फ्रॉम वो चीज़ कि वहाँ पे हमें वो चीज़ें मिल जाती हैं हाँ जो नॉर्मली नहीं मिलती, जैसे ये वेपन्स और ये सब, इन टर्म्स ऑफ फाइंडेबिलिटी और वो एनोनिमिटी। देखो जो
इनकॉग्निटो मोड है वो बहुत ज़्यादा फेमस है कि दिस इज सिक्योर, सिक्योरिटी से उसे जोड़ते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। एक टर्म होता है कुकी। कुकी क्या होता है? एक टोकन होता है जो आपके लॉगिन के बाद में जनरेट होता है। परफेक्ट। तो इनकॉग्निटो मोड क्या करता है? वो आपकी कुकी स्टोर नहीं करता। ओके। अगर आप किसी वेबसाइट को विजिट कर रहे हो तो वहाँ पे उस वेबसाइट से रिलेटेड जो मार्केटिंग से रिलेटेड कुकीज़ है वो आपकी स्टोर नहीं होंगी, यानी कि वो डेटा उन कंपनीज़ के पास नहीं जाएगा। आप कुछ ऐसी वेबसाइट्स यूज़ कर रहे हो जो आप नहीं चाहते कि उससे रिलेटेड एड्स आपको दिखें, तो आप इनकॉग्निटो पर जा सकते हो कि भाई मेरी कुकीज़ उनके पास ना जाए। दैट्स सेफ। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इनकॉग्निटो में कुछ भी नहीं है, वो बस यही है कि वो आपकी कुकीज़ को स्टोर नहीं करता। जबकि डार्क वेब है वो आपको टॉर एंड ऑल से जब एक्सेस करते हो तो वो प्रॉक्सीज के थ्रू एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी आपको मिलती है। तो दीज आर डिफरेंट थिंग। जैसे आपने बताया कुछ केसेस हैं जो गूगल हिस्ट्री से सॉल्व हुए हैं, तो अगर मैं इनकॉग्निटो पे कुछ सर्च कर रही हूँ रोज़ कर रही हूँ, तो क्या वो हिस्ट्री ट्रैक हो सकते हैं? क्योंकि इनकॉग्निटो का मेन यही कहते हैं कि हिस्ट्री ट्रैक नहीं होती। ऐसा होता है? नहीं होता? नहीं, मिसकंसेप्शन है। इनकॉग्निटो ब्राउज़र में आप जो भी सर्च कर, सिंपल चीज़ मैं आपको बता दूँ, देखो नहीं, वैसे हिस्ट्री में नहीं शो होता जहाँ तक मैंने भी देखा है। हमें जब नहीं हम जाके होता, हाँ but- जी हमें आप As a- कीबोर्ड पे जो प्रेस कर रहे हो हम्म, वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसका मतलब वो आपके सिस्टम में कहीं तो जा रहा है। यू आर प्रेसिंग समथिंग ऑन कीबोर्ड एंड दैट गेटिंग रिफ्लेक्टेड ऑन स्क्रीन, राइट? इसका मतलब सिस्टम में लोकली उसका कहीं ना कहीं एग्जिस्टेंस है। तो आप इनकॉग्निटो में कुछ सर्च भी कर रहे हो, यू आर टाइपिंग फ्रॉम कीबोर्ड। की लॉगर्स होते हैं, की लॉगर सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, आप जो भी की प्रेस करोगे ना उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। मैं अगर आपके सिस्टम में मेरे को मालवेयर डालना है तो मैंने एक की लॉगर डाल दिया, अब वो की लॉगर क्या करेगा, आपके की प्रेस को रिकॉर्ड करेगा और इनको मेरे को भेज देगा। अब आप उसमें पासवर्ड भी टाइप कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन भी टाइप कर सकते हो, कुछ भी टाइप कर सकते हो, दैट विल बट वो तो आफ्टर का हो गया ना। उसमें मैं इनकॉग्निटो के बारे में बात करें ना तो वी कैन गेट हिस्ट्री बिकॉज अच्छा, हिस्ट्री भी उस सॉफ्टवेयर से मिल सकती है। मतलब कितना आसान हो जाता क्राइम करना अगर हम इनकॉग्निटो का यूज करके क्राइम कर पाते। ओके। ये वैसे हाँ तो लेट्स से अपने पास एक ग्लास है और उस ग्लास को अपन ब्रेक करना है, उसका एग्जिस्टेंस खत्म करना है, तो अपन ने वी जस्ट ड्रॉप इट और ये बहुत छोटे छोटे पीसेज में टूट गया, बिल्कुल। बट इसका एग्जिस्टेंस है, देयर आर सम आर्टिफैक्ट्स, राइट? तो ऐसे ही जब टेक्निकली कोई चीज़ हम डिलीट करते हैं तो ये क्या करता है, जैसे कोई 1 MB की फाइल है, वो क्या करेगी, बहुत छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में टूट जाएगी और पूरी मेमोरी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ओके, अब एक एज ए फोरेंसिक्स गाय आपको क्या करना है, उन सारे पीसेज को आपस में कनेक्ट करना है। ठीक है। इसको बोलते हैं बिट बाय बिट मेमोरी फोरेंसिक्स, कि हम अगर एक एक बिट को कनेक्ट कर पाए तो वी कैन रिकवर द डिलीटेड डेटा। मतलब जितना भी डिलीटेड डाटा है वो फिर से हम चेक कर सकते हैं। जी, तो सीसीटीवी कैमरास को हैक किया जा सकता है, जैसे हमारा भी अभी लगा हुआ है, ऐसा हो सकता है कि आप उसको कुछ करके अपने पास उसकी रिकॉर्डिंग्स ले आओ करंटली। देखो ये सारे जो कैमराज हैं ये आईपी कैमरा है, यानी कि अगेन स्मार्ट वंस, ये इंटरनेट से कनेक्टेड है। अभी मेरे पास लैपटॉप नहीं है करंटली और है, बैक स्टेज दिखाता भी हूँ। तो काफ़ी सारे ऐसे सीसीटीवी कैमराज हैं, कुछ सर्च इंजन्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जहाँ पे भी उनको डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल्स मिलेंगे उन सबको लिस्ट कर देंगे ओके। अपनी वेबसाइट में कि भाई ये सारी जगह है जहाँ पे डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल्स यूज़ हो रहे हैं। तो बहुत सारे सीसीटीवी ऐसे हैं जिन पे या तो कोई क्रेडेंशियल्स ही नहीं है, उनकी रिकॉर्डिंग्स को कोई भी एक्सेस कर सकता है, या फिर क्रेडेंशियल्स हैं तो वो उनके डिफ़ॉल्ट हैं जो कंपनी ने लगाए हुए थे, ओके। तो दैट कैन बी ईजिली गैदर्ड। तो सीसीटीवी कैमरा हैकिंग बहुत फैसिनेटिंग लगता है लोगों को, और डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल्स का यूज़ करके कई बार वल्नरेबिलिटीज़ को एक्सप्लॉइट करके, यस वी डू इट। काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन थी। जी, मेरे तो काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हुए हैं, जो मुझे लगता है एक्शंस मैं ले सकती हूँ कि ब्लूटूथ ऑफ रखे, एयर ड्रॉप ऑफ रखे, या फालतू लिंक्स पे क्लिक ना करें। एंड अगर हमारी ये जो मेन ईमेल्स हैं उसके लिए हम अलग फ़ोन रखें अगर पॉसिबल है तो, या जिसमें हमारे बैंक्स भी हों, हमारी ऑफिशियल ईमेल्स हो। जी, जो हम फालतू की ऐप्स यूज़ कर रहे हैं ये शॉपिंग के लिए, सोशल मीडिया के लिए, इसके लिए हम अलग यूज़ कर सकते हैं जी, एब्सोल्युटली, एटलीस्ट। एंड देन ये है, और बाकी फियर में ना आए, ग्रीड में ना आए अगर ऑनलाइन कुछ भी होता है। एब्सोल्युटली। तो बाकी इसके अलावा अगर आपको लगता है कोई प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकता है टू सेव हिमसेल्फ और हरसेल्फ फ्रॉम हैकिंग एंड स्कैमिंग, तो वो आप प्लीज़ शेयर कर दो। जी, तो लेट्स से आपके पास एक लिंक आई, अब आपको पता कब चलेगा कि ये फिशिंग लिंक है, कोई उस टाइप की लिंक है, जब आप उस पर क्लिक करोगे
तभी तो पता चलेगा वो है क्या। तो आपको क्या करना है, उस लिंक को कॉपी करो, ओपन मत करो। देयर इज वेबसाइट नेम्ड वायरस टोटल। वायरस टोटल पे जाके उसको स्कैन कर लो कि वहाँ पे बहुत सारे एंटीवायरस सॉल्यूशंस हैं। वो डिटेक्ट करेंगे कि इसका स्कोर क्या है। अगर उसका रेड में जा रहा है स्कोर, इसका मतलब मलिशियस है, वो ओपन नहीं करनी है अपने को। बहुत सारे सैंड बॉक्स इन्वायरमेंट है, आपके पास कोई अटैचमेंट आई, उसको डाउनलोड कर लो, इंस्टॉल मत करो, रन मत करो, ओपन मत करो। उसको सैंड बॉक्स इन्वायरमेंट पर ले जाओ, वहाँ पे ओपन कर लो। वो इंटरनेट पे प्रोवाइडेड इन्वायरमेंट है, तो उससे आपके सिस्टम को डैमेज नहीं होगा। जनरली जब भी बिजनेस मीटिंग्स हो रही है, सीक्रेट्स मीटिंग्स हो रही हैं, तो आपके आसपास जितने भी आईटी डिवाइसेस हैं, इंश्योर करो कि अगर आपके आसपास लैपटॉप है तो उसका जो फेस कैमरा है इनिशियली उसको कवर कर दो। जैसे एचपी के लैपटॉप्स में मैंने जनरली नोटिस किया है, और विक्टस सीरीज़ में उन्होंने कैमरा हाइड करते हैं। मतलब मेरे पास जो है उसमें दे हैव ए शटर कि उसको क्लोज कर सकते हैं, वो कैमरा हाइड हो जाएगा। दिस वे आप जनरली जब कहीं से मीटिंग्स कॉन्फ्रेंस की वो निकल के आती है ना, तो उनको नोटिस किया करो कि जो कैमरा होता है ना उस पर ब्लैक टेप लगी होती है। काफ़ी सीईओज की ऐसी वीडियोज भी हैं जहाँ पे ब्लैक टेप लगी हुई है। जकरबर्ग की एक वीडियो है जहाँ पे ब्लैक टेप लगी हुई है। तो ये सारी चीज़ें बिजनेस कम्पिटिटर, देखो लोग एडवांस है, तो एक जो बंदा आपसे कम्पीट कर रहा है, हमसे कम्पीट कर रहा है, वो किसी भी लेवल पे जाके खेलेगा। मतलब वही ना, साम दाम दंड भेद, कहीं से भी वो आपको ओवरकम करने का ट्राई करेगा। तो आप थोड़ा इतना सिक्योर हो जाओ, बट बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है कि अपने प्राइवेट स्पेस में नॉर्मली रहने दो, ज़्यादा स्मार्ट मत बनाओ चीज़ों को, राइट। आपका जो वर्क स्पेस है वहाँ पे जो भी लिमिटेशंस हैं, जो भी रिक्वायर्ड है बेयर मिनिमम, हैव दैट थिंग्स विद यू। थैंक यू सो मच, बहुत ही इंफॉर्मेशनल और यूजफुल कन्वर्सेशन की हमने। जी, सो Um, yeah, thank you. I guess I did my best and audience will like it. Rest all जो भी questions है, people can reach out and we are ready to answer that. Yeah, alright, थैंक यू सो Thank you मच so वंस much. अगेन, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। yeah. मुझे लग रहा है आज तक का सबसे बड़ा पॉडकास्ट यही है ना? बहुत सारे क्वेश्चन से, बहुत सारे बीच में भी डाउट्स क्लियर हुए, काफ़ी सारे वाइड टॉपिक्स कवर अप किए हमने। जी, तो थैंक यू वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग अस। yeah, thank you for inviting, and yeah, the experience was awesome and meeting you guys, everyone. It's really epic feeling and now it's worth it कि हमने अपने गेस्ट को एक दिन और इंतजार कराया। आई होप कि इस पॉडकास्ट से ना आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिली, बल्कि आप कुछ एक्शंस भी लेंगे टू मेक योर सेल्फ सेफ इन डिजिटल वर्ल्ड। ऐसे और एपिसोड्स के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। आई विल सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।